लियांग जियांग को सैन्य जिले की एक बैठक में बुलाया गया था और जेंग मेई को इसके बारे में पता था। उसने सीधे झो हानलियांग को फोन किया। सैन्य भर्ती का ये दौर झो हानलियांग द्वारा आयोजित किया गया था और लिन चुक्सिया और लुओ शाओकियोन के लिए विशेष भर्ती स्लॉट भी उन्हीं द्वारा दिए गए थे, इसलिए बिना किसी झिझक के उसने झो हानलियांग का नंबर डायल किया। जेंग मेई द्वारा फोन पर प्रतिस्थापन की घटना का विस्तृत विवरण सुनने के बाद झो हानलियांग को गुस्सा और हंसी दोनों महसूस हुई। क्या इन लोगों ने सचमुच उन्हें मूर्ख समझा था? अगर उसने लियांग जियांग और जेंग मेई को लिन चुक्सिया और लुओ शाओकियोन की विशेष भर्ती स्थिति को गोपनीय रखने का निर्देश नहीं दिया होता, तो क्या इन कानून तोड़ने वालों को यह अवसर मिलता? जेंग मेई के गुस्से के विपरीत उसने सोचा कि इस तरह की घटना जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इससे उन्हें एक सबक मिला कि भविष्य में भर्ती के दौरान स्थानीय कर्मचारियों पर कभी भी जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, यात्रा करते समय उन्हें भर्ती सामग्री अपने साथ ले जानी होगी ताकि दूसरों को उसमें छेड़छाड़ करने का कोई मौका न मिले। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें इस मामले को व्यक्तिगत रूप से निपटाने की आवश्यकता थी। डिवीजन कमांडर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। झो हानलियांग ने रेड फ्लैग कम्यून में हुई घटना की विस्तृत रिपोर्ट जू चेंगहोंग को दी। बड़े भाई और भाभी सचमुच बहुत चिंतित हैं। जू चेंगहोंग ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे अब इस बात की चिंता है कि अगर लाओसान को पता चल गया तो बड़े भाई और लाओसान के बीच का संघर्ष और गहरा जाएगा। काय करते डीन लियांग एक बैठक में गए हैं और उनकी जगह भेजने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। जू चेंगहोंग की यह बात सुनकर झो हानलियांग को भी एहसास हुआ कि उसने स्थिति को बहुत सरल बना दिया था। क्लिनिक के विस्तार की योजना झो मिकान द्वारा सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। हालांकि झो मिकान को प्रशिक्षण के लिए राजधानी भेजे जाने का फायदा उठाकर झो जिनपिंग दंपति ने चुपचाप अपना काम पूरा कर लिया। जब तक वह वापस लौटेगा, कौन जानेगा कि वह कितना क्रोधित होगा। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात से चिढ़ होती थी कि उनके परिवार के सदस्य निजी लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। लिन चुक्सिया और लुओ शाओकियोन की विशेष भर्ती के बिना शायद झो मिकान इस तरह नहीं सोचते, लेकिन अब वे वास्तव में बेबुनियाद अक्कलों में लिप्त थे। जब तक वह वापस आएगा तब तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी और वैसे भी लिन चुक्सिया और लुओ शाओकियोन दोनों ही सामान्य चयन मानकों के अनुसार योग्य हैं। एक पर रुककर जू चेंगहोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, पहले मामला सुलझा लो, फिर बात करेंगे। सुरक्षा के लिए अपने साथ 4 सैनिक चुन लें, किसी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। डिवीजन कमांडर, आप उनकी बहादुरी को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। झो हानलियांग से बिना नहीं रह सके। अगर वे सच में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं तो वे जीने से थक चुके होंगे। ये सच है। जू चेंगहोंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं कुछ ज्यादा ही सतर्क रहा हूँ। फिर भी अपने साथ एक सहायक ले जाएं। छोटे वांग को ले आओ, वह बच्चा बहुत बुद्धिमान है और उसके हाव भाव भी अच्छे हैं। हमेशा तैयार रहना अच्छा होता है। ठीक है, इस बार झो हानलियांग ने मना नहीं किया। चीफ सेक, जब से मेई और झाओ कियांग दफ्तर में जांच की दिशा तय करने में लगे थे, तभी जू लिगान ने दरवाजा खोल दिया। उसके पीछे लिन जियाओहुआ और झाओ कियांग भी आ गए। आंटी झाओ कियांग, झाओ कियांग आश्चर्य से खड़ी हो गई और मां बेटी को ध्यान से देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस समय क्यों आई हैं। जू लिगान ने हस्तक्षेप किया। चीफ सेक, कियांग, कॉमरेड लिन जियाओहुआ और कॉमरेड झाओ कियांग कुछ रिपोर्ट करने आए हैं। वे पहले मेरे कार्यालय गए और मैं उन्हें यहाँ ले आया। कृपया बैठ जाइए। जेंग मेई ने दीवार के सहारे रखी 2 कुर्सियों की ओर इशारा किया और लिन शियाओहुआ और झाओ कियांग को सिर हिलाकर बैठने का संकेत दिया। चीफ सेक, लिन शियाओहुआ ने कहना शुरू किया। उसकी निगाहें घबराहट से झाओ कियांग की ओर घूम गईं। कियांग, अगर मैं छेड़छाड़ करने वाले का नाम बता दूं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा? बैककोट कैप। झाओ कियांग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। चाची, कृपया स्पष्ट करें। निर्देशक सू, मेरी चाची और कियांग को यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप सब अपने अपने काम में लग जाए। जाने का इशारा देते हुए जू लिगांग अब और अनभिज्ञता का नाटक नहीं कर सका और उसे जाना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में लिन बाओहे और झाओ युलान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे शक्ति से भर उठे हों, जीवन को अचानक एक लक्ष्य मिल गया हो। हालांकि वे अपनी बेटी से अलग होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना ने उनके नुकसान के एहसास को काफी हद तक कम कर दिया। उनकी बेटी ने उन्हें एक से अधिक बार बताया था कि सेना में भर्ती होने के बाद वो कड़ी मेहनत करेगी और एक दिन उन्हें वहां से बाहर निकाल लेगी। बेशक गांव में इस बारे में कई नकारात्मक टिप्पणियां भी हुई। आखिरकार चुक्सिया को मूल रूप से गांव के अधिकांश परिवारों द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में लिया जाता था। आलसी, पेटू, अज्ञानी, शारीरिक रूप से कमजोर और यहाँ तक कि दिखने में भी अच्छी नहीं, यह एक विवादास्पद बात थी। फिर भी ऐसा नकारात्मक उदाहरण सेना में भर्ती होने वाला था, एक होनहार चिकित्सक बनने वाला था जो कॉलेज के छात्रों के बिल्कुल समकक्ष था। इसके अलावा सेना के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना गांव से प्रवेश पाने की तुलना में निश्चित रूप से आसान था। ये सोचकर जिन परिवारों में बेटियां हैं वे ईर्ष्या से भर उठे। उनकी प्रतिभाशाली बेटियों को लिन चुक्सिया के समान अवसर क्यों नहीं मिले? यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थी कि लिन चुक्सिया सेना में शामिल हो सकती है क्योंकि लुओ परिवार ने उसके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए थे जिससे वह लुओ शाओकियोन के साथ सैन्य इकाई में जा सके और लुओ होंकी को ढूंढ सके, जिसका अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से लिन चुक्सिया की शादी होंकी से करवाना था। इस अफवाह के कारण आंटी झोंग ने आधी सुबह तक सड़क पर गालियां दी, जिसका मतलब था कि चुक्सिया एक धूर्त लोमड़ी है जो बेशर्म है और सेना में जाकर उनकी बेटी के प्रेमी को चुरा लेगी। ये खबर सुनते ही लिन बाओहे ने उसे पीटने के इरादे से एक छड़ी उठाई, लेकिन झाओ युलान ने उसे रोक लिया। लोग ऐसे ही होते हैं। सगाई के दिन जब अदला बदली की घटना सामने आई तो कई लोगों ने महसूस किया कि चुक्सिया पर भगवान की कृपा है, ये सोचकर कि दंपति के अच्छे कर्मों का फल मिल गया है। लेकिन अगले दिन जब वे शुरुआती प्रतिक्रियाओं से उबर गए तो ईर्ष्या हावी हो गई और स्वाभाविक रूप से उनके प्रति अफवाहें कम अनुकूल हो गईं। अगर वे आंटी झोंग को पीट भी दे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या हम उसे यूं ही बकवास करने देंगे? लिन बाओहे ने कड़वाहट से कहा, अगर वह चाहे तो बकवास कर सकती है। एक बार चुक्सिया भर्ती हो जाए तो जो लोग हंसी की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें हंसी नहीं मिलेगी और हमें उनसे कोई गहरी नफरत नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि वे इसे हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, झाओ युलान ने जवाब दिया। इस बारे में सोच विचार करने के बाद लिन बाओहे ने आंटी झोंग की सर तक न गिरने का फैसला किया। हालांकि इन रुकावटों के बावजूद भी कुछ भी दंपति के आनंदमय वातावरण को कम नहीं कर सका। लुओ परिवार भी उतना ही रोमांचित था। ये कहना झूठ होगा कि मोटी चाची और लुओ गैंगशुन को चुक्सिया और होंकी के बीच सुलह की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा खुश किया वह ये थी कि चुक्सिया और शाओकियोन दोनों सेना में शामिल हो रही थी जहां वे एक दूसरे का ख्याल रख सकती थी। उस दोपहर के भोजन के बाद जब चुक्सिया नाशपाती के पेड़ के नीचे झाओ युलान और लिन बाओहे के साथ बातचीत कर रही थी, तभी अचानक आंगन का दरवाजा जोर से खुल गया और एक महिला लड़खड़ाते हुए अंदर आ गई। बड़ी बहन, आंटी। काफी देर बाद चुक्सिया और उसके परिवार ने धूल से सने चेहरे वाली उस अस्त-व्यस्त महिला को झाओ युकुई के रूप में पहचाना। छोटी बहन, अपने जीजाजी को बचाओ। ये शब्द कहते ही झाओ युकुई के पैर लड़खड़ा गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बड़ी बहन, झाओ युलान घबराकर उसे उठाने में मदद करते हुए बोली, क्या हुआ? जीजाजी में क्या खराबी है? क्या तुम दौड़ते हुए यहाँ तक आए हो? जारी रहेगा। हालांकि झाओ युकुई के बारे में उसकी राय बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय उसे बहस करने का समय नहीं था, इसलिए चुक्सिया घर के अंदर गई और उसके लिए एक गिलास पानी भरकर उसे दे दिया। आधा गिलास पानी पीने के बाद झाओ युकुई ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। उसने एक हाथ से झाओ युलान की बांह पकड़ ली, लेकिन अपनी निगाहें लिन बाओहे पर टिकाए रखी। युलान, बाओहे, तुम अपनी दूसरी बहन पर विश्वास करते हो, है ना? इस तरह के अचानक पूछे गए सवाल ने झाओ युलान और लिन बाओहे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे क्या कहें। दोनों ने बड़ी मुश्किल से झाओ युकुई की ओर देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। छोटी बहन, हम एक ही मां की संतान हैं, सच्ची बहनें। झाओ युकुई द्वारा पारिवारिक मुद्दे को आगे बढ़ाने के प्रयास को रोकते हुए झाओ युलान ने कहा, दूसरी बहन, क्या हम सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं? तुम्हारी भाभी, वह मानवीय है। उसने कियांग को शिकायत करने के लिए उकसाया, ये दावा करते हुए कि चुक्सिया को बदलने का काम मैंने और तुम्हारी बहनों ने किया था।
अब आपकी बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। युलान, बाओहे, तुम्हारे जीजा के साथ अन्याय हुआ है। उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसके अलावा जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ व्यवहार करता था उससे वे हमेशा असहमत रहते थे। वह चुक्सिया को नुकसान पहुंचाने में मेरी मदद कैसे करेगा, है ना? हालांकि झाओ युकुई के शब्द बहुत विस्तृत नहीं थे, लेकिन चुक्सिया के परिवार ने मोटे तौर पर सार समझ लिया। लिन शियाओहुआ झाओकियान को कम्यून ले गई थी और झांग गुजुन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब झांग गुजुन को हिरासत में ले लिया गया था। उसे आखिर हिरासत में कैसे लिया गया? चुक्सिया ने बीच में टोकते हुए कहा। उसे यह बात कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रही थी। जेग मेई ऐसी नहीं लगती थी जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। वह लिन शियाओहुआ और झाओ कियान के शब्दों के आधार पर झांग गुजुन को कैसे हिरासत में ले सकती थी? जू लिगांग ने मिलिशिया के एक समूह का नेतृत्व किया और तुम्हारे चाचा को कैद कर लिया। अगर उसे इसकी भनक न लगी होती और वह तेजी से न भागी होती तो तुम्हारी चाची को भी हिरासत में ले लिया जाता। चुक्सिया, तुम्हारे चाचा सचमुच तुम्हारी परवाह करते हैं। मेफेन के लिए शिक्षक का पद उसी ने सुरक्षित किया था, जबकि यह काम तुम्हारी चाची ने किया था। इसका तुम्हारे चाचा से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था। उसे पता चल गया कि मैंने चीजों के साथ छेड़छाड़ की है और उसने लगभग मेरी पिटाई ही कर दी थी। चुक्सिया, तुम्हारी चाची जानती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। अपनी चाची के प्रति मन में कोई द्वेष मत रखो। क्या आप अपने चाचा को बचा लेंगे? कृपया। चुक्सिया सचमुच हैरान दिखी। आंटी, क्या आप चिंता के कारण उलझन में नहीं पड़ रही हैं? मैं अपने चाचा को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पिता तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बस एक शब्द कह दो और तुम्हारे पापा तुम्हारी चाची की मदद जरूर कर देंगे। झाओ युकुई ने उत्सुकता से लिन बाओहे की ओर देखा। बाओहे, पिछली बार जब तुमने अपने जीजा से मदद मांगी थी तो वह इतनी आसानी से मान गए थे। ये सब दूसरी बहन की गलती है। मेरी दूसरी बहन आपसे विनती करती है, अपने बहनोई को बचा लीजिए। झाओ युकुई को सिसकते और रोते हुए देखकर लिन बाओहे अवाक रह गया। दूसरी बहन, मेरे पास उस तरह की शक्ति नहीं है। मैं, हाँ, अगर आप इच्छुक हैं तो आप निश्चित रूप से अपने बहनोई को बचा सकते हैं। गांव के बुजुर्ग पार्टी सचिव हमेशा आपके ऋणी महसूस करते हैं, है ना? बस उनसे विनती कीजिए और यह मामला अवश्य सुलझ जाएगा। पिछली बार जो 2 सैनिक उनके घर आए थे और जो अब भर्ती करने आए हैं, वे सभी एक ही यूनिट के हैं। जब तक वे एक शब्द कह देते हैं तब तक यह मामला वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो यही उसकी योजना थी। वह वाकई अच्छी तरह से जानकार थी। चाची, क्या बड़ा भाई कैप्टन जे के साथ नहीं है? तुम उससे मदद क्यों नहीं मांगते? चुक्सिया ने उलझन में पूछा। अरे, झाओ युकुई चौंक गई, फिर जल्दी से खड़ी हो गई। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ, किलिया के पास जरूर कोई न कोई रास्ता होगा। कुछ कदम बाहर निकलने के बाद वह तेजी से वापस मुड़ी और लिन बाओहे को खींचकर बाहर ले गई। बाओहे, तुम पुराने पार्टी सचिव से कहो कि वह सेना प्रमुख को फोन करें। मैं किलियांग को ढूंढती हूँ। चलो तुम्हारे जीजा को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। चुक्सिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा। चाची, आपको किसने बताया कि चाचा को हिरासत में ले लिया गया है? स्कूल के शिक्षक सोन सामग्री इकट्ठा करने के लिए कम्यून गए थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। झाओ युलान की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। जू लिगांग ने तो तुम्हारे चाचा को लात भी मारी थी। ये व्यक्तिगत प्रतिशोध है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे यह जानकारी कहां से मिली जिसमें उसने दावा किया कि आपका चाचा उसकी जगह लेने वाला था। इसलिए वह हमेशा से ही आपके चाचा के प्रति द्वेष रखता था। अगर ऐसा है तो कैप्टन जेग और मेरे बड़े भाई वहां नहीं होंगे। झाओ युकुई ने चुक्सिया को खाली निगाहों से देखा। उसका चेहरा भावहीन था। शिक्षक सोन उन्हें नहीं जानते। उन्होंने नहीं बताया कि वे वहां थे या नहीं। चुक्सिया ने बेबसी से आह भरी। अगर मेरा बड़ा भाई वहां होता तो वह जू लिगांग को मेरे चाचा को लात मारने की इजाजत कैसे दे सकता था? चाची, आपको कुछ समझ नहीं आया और आप तुरंत दागान के दादाजी को बुलाने के लिए वापस चली गई। जू लिगांग जिस तरह का व्यक्ति है, अगर उसे मौका मिले तो वह पलक झपकते ही तुम्हारे चाचा की हत्या करवा देगा। अगर आंटी तेजी से न भागी होती तो अब तक उन्हें जरूर पकड़ लिया गया होता और आपके चाचा के साथ उन पर भी मुकदमा चलाया गया होता। जब शिक्षक सोन को पता चला कि जू लिगांग ने मुझे पकड़ने के लिए किसी को भेजा है तो वह अपना सामान लिए बिना ही मुझे सूचित करने के लिए स्कूल वापस भागा और बताया कि उसके पिता की मृत्यु उस समय निंदा किए जाने के कारण हुई थी। अगर आपके चाचा न होते तो वह शिक्षक नहीं बन पाते। नहीं तो वह मुझे सूचित करने में इतनी जल्दी क्यों करता? ये समझते ही कि वे किस युग में हैं, चुक्सिया ने बोलना बंद कर दिया। बिना किसी कारण के बहुत से लोगों को मौत की सजा सुनाए जाते देख झाओ युकुई को डर क्यों नहीं लगता? उस क्षण उसे ये भी समझ में आ गया कि झाओ युकुई इतनी अस्त व्यस्त क्यों दिख रही थी। उसे यकीन था कि यहाँ तक आने में आंटी को जू लिगांग के लोगों द्वारा पकड़े जाने का डर सता रहा था। चाहे आंटी को अतीत में जियांग युएशिंग का प्यार न मिलने का कितना भी दुख रहा हो, अब उनके चाचा ही उनके लिए सब कुछ थे। नहीं तो वह इतनी चिंतित क्यों होती? शायद लोग किसी चीज की कदर करना तभी सीखते हैं जब उन्हें उसे खोने का सामना करना पड़ता है। झाओ युकुई ने अतीत में चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, झांग गुजुन वास्तव में उनके परिवार के प्रति बहुत अच्छे थे। जब वे शियाओलिन गांव में मिले तो वह उन्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा और इसलिए लिन बाओहे जल्दी से चेन फेंगगान के घर के लिए रवाना हो गया। बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। झाओ युलान रास्ते में झाओ युकुई के साथ कुछ हो जाने की आशंका से चिंतित होकर उसके पीछे पीछे बाहर चली गई और उसे याद दिलाते हुए कहा। चुक्सिया, घर पर ध्यान रखना, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मम्मी पापा के लौटने का इंतजार करना। चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ ही दिन पहले जब झाओ युलान शियाओलिन गांव से लौटी थी तो उसने झाओ युकुई से संबंध तोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अब इसका जरा सा भी संकेत कहां था? झाओ युलान और लिन बाओहे शाम को घर लौटे। चुक्सिया ने जल्दी से उनके लिए गर्म पानी डाला और तैयार रखा हुआ गर्म खाना लेकर आई और बोली, पिताजी, माँ, आप लोग बहुत थक गए होंगे, गर्म रहते ही खा लें। गांव में फोन नहीं थे और लिन बाओहे फोन करने के लिए चेन फेंगगान के साथ कम्यून गई थी। इसलिए चुक्सिया को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके माता पिता दोनों फिर से एक साथ आ गए। झाओ युलान ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, मैं खाना नहीं खा सकती। चुक्सिया, जाओ और पापा के साथ खाना खा लो। खाना खाओ। लिन बाओहे ने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर भूख के कारण आप बीमार पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? अपने पति को शायद ही कभी क्रोधित होते देख झाओ युलान ने आज्ञाकारी होकर अपनी चॉपस्टिक उठा ली। तुम्हारी चाची बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही थी, झाओ युलान ने अचानक बोल दिया। पहले तो वह अपने माता पिता के खाना खाने के बाद पूछने की योजना बना रही थी, लेकिन झाओ युलान को इस हालत में देखकर चुक्सिया को एहसास हुआ कि बिना बोले वह अपना खाना खत्म नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और बोली, माँ, क्या मेरे चाचा की सच में पिटाई हुई थी? वह पहचान से परे था। झाओ युलान सिसकते हुए बोली, जब तुम्हारी चाची और मैं वहां पहुंचे तब तक मुखिया जेग और उनके लोगों को खबर मिल चुकी थी और वे तुरंत वहां पहुंच गए थे। अन्यथा आपके चाचा को शायद जू लिगांग में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? चुक्सिया के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। कियांग जुंजी द्वारा चेतावनी भेजे जाने के बावजूद वह न केवल भागा नहीं बल्कि जू लिगांग का सामना करने चला गया और इस बात पर जोर दिया कि वह जू लिगांग को उस पर झूठे आरोप लगाने नहीं दे सकता। अब देखो क्या हुआ, तुम्हारी चाची को सचमुच हर रोज उसे सफाई के लिए बर्तन देने पड़ेंगे। ये बहुत दुखद मामला था, लेकिन झाओ युलान ने इसे इस तरह से पेश किया कि यह लगभग हास्यास्पद लगने लगा। चुक्सिया ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की और उसे दिलासा देते हुए कहा, माँ, चाचा ससुर का यह न्याय व्यर्थ नहीं जाएगा। हम चीफ से के अनुसार वे निश्चित रूप से उसे न्याय दिलाएंगे। झाओ युलान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बड़ी मौसी ऐसा क्रूर काम कैसे कर सकती हैं? क्या वह खुद को और झाओ के घर का हिस्सा मानती भी है? अगर चाची ने ऐसा नहीं किया तो सबसे बड़ी मौसी को किसी ने ऐसा करने का निर्देश दिया होगा। दरअसल चुक्सिया रुकी, हम अंदाजा लगा सकते थे कि यह किसने किया होगा। माँ, चिंता मत करो, जू लिगांग इस बार बचकर नहीं निकल पाएगा। लिन बाओहे ने बीच में कहा, चुक्सिया सही कह रही है, ये पार्टी की दुनिया है, वे कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो सही और गलत में फर्क नहीं करता हमेशा कानून से ऊपर रहने की अनुमति दे सकते हैं। झाओ युलान ने बार-बार आहें भरी लेकिन कुछ नहीं कहा। माँ, चुक्सिया ने चॉपस्टिक हाथ में रखते हुए कहा, थोड़ा खा लीजिए, भले ही मेरे लिए ही सही। माँ, आप अपनी सेहत की अनदेखी नहीं कर सकती। झाओ युलान ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, खाना खा लेंगी। चुक्सिया, तुम भी खा लो।
परिवार ने खामोशी से भोजन किया। चुक्सिया ने झटपट बर्तन और चॉपस्टिक इकट्ठा कर लिए। जैसे ही वह उन्हें धोने वाली थी, झाओ युलान ने उसे एक तरफ खींच लिया और कहा, जाओ अपने पिताजी के साथ समय बिताओ। माँ, मैं कटोरे नहीं तोड़ूंगी, चुक्सिया ने झट से कहा। जाओ अपने पिताजी से बात करो, झाओ युलान ने जोर देकर कहा। बचे हुए कटोरे प्रति व्यक्ति एक के लिए पर्याप्त थे। अगर दूसरा भी टूट जाता तो उन्हें हाथों से खाना पड़ता। चुक्सिया ने चुपके से अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उसने कभी घर का काम किया ही कब था। परिणाम स्वरूप 3 बार बर्तन धोने के बाद उसने 4 कटोरे तोड़ दिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झाओ युलान ने उसे यह काम करने की हिम्मत कैसे की। सोंगशुई काउंटी अस्पताल। बिस्तर पर बंधे हुए झांग गुजुन को देखकर झो हानलियांग का चेहरा भयावह रूप से गंभीर था। उसके पीछे खड़ी जेग मेई और झाओ गोलियांग इतनी भयभीत थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुखिया, आपको हमारे गुजुन के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। हमने ये किया हो या न किया हो, इसकी जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। वे उसे इस तरह पीट-पीट कर जान से कैसे मार सकते थे। झाओ युकुई बिस्तर के पास बैठी रोते हुए विनती कर रही थी। तुम झो हानलियांग ने मुड़कर जेग मेई को घूर कर देखा, लेकिन उसके बाद निकले शब्द फीके पड़ गए। इस घटना के लिए जेग मेई को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह तो केवल अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए वहां गई थी। किसने सोचा होगा कि उसे ऐसी घिनौनी घटना का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जेग मेई सैन्य क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग में केवल एक मध्य स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी थी। मामलों की जांच करना और उन्हें संभालना उनकी विशेषज्ञता नहीं थी। जहां तक झाओ गोलियांग की बात है, वह महज एक दशा नेता था जिसे इन मामलों में कोई अनुभव नहीं था। इन दोनों का दुर्भाग्यवश सामना लिन शियाओहुआ और झाओ कियान से हो गया। चाहे झांग गुजुन ने ऐसा किया हो या नहीं, उन्हें किसी को इस तरह नहीं पीटना चाहिए था। ये किस तरह का युद्ध था जिसमें अभी कबूलनामे निकलवाने के लिए यातना का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये स्पष्ट रूप से एक जानलेवा हमला था। 2 टूटी पसलियां, तिल्ली में चोट और घाव, क्या ये जानलेवा क्षति पहुंचाने का एक तरीका नहीं था? किलियांग, तुम यहीं रुककर निगरानी रखो। झो हानलियांग ने झाओ युकुई को संक्षेप में आश्वस्त किया और फिर वांग ली और जेग मेई के साथ अस्पताल से चले गए, जो उनके साथ आए थे। चाची, थोड़ी देर लेट जाइए, मैं यहाँ सब चीजों पर नजर रखूंगी। कल रात अस्पताल बदलने के बाद से झाओ युकुई को एक पल भी नींद नहीं आई थी। झाओ किलियांग को चिंता थी कि वह थक जाएगी, इसलिए उसने उसे आराम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चाचा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। अगर वो जागेगा और मुझे नहीं देख पाएगा तो उसे चिंता होगी। झाओ युकुई ने सिसकते हुए कहा, किलियांग, शियाओकिंग को अभी तक तुम्हारे चाचा की हालत के बारे में पता नहीं है। क्या तुम जाकर उन्हें ला सकते हो? शायद जरूरत पड़े। झाओ किलियांग ने उसकी बात काटते हुए कहा, आंटी, एहतियात के तौर पर कुछ नहीं होता। क्या डॉक्टरों ने यह नहीं कहा कि चाचा को कोई जानलेवा चोट नहीं आई है? उसे कोई खतरा नहीं है। मुझे बस चिंता हो रही है। आंटी, आप बहुत थकी हुई हैं, जल्दी से आराम करो। झाओ किलियांग ने झाओ युकुई को धक्का देते हुए कहा, नींद की कमी से तार्किक विचार आते हैं। क्या आपकी छोटी बहन और उसके पति ने कल यह नहीं कहा था कि वे आज सुबह सबसे पहले शियाओकिंग को लेकर आएंगे? हो सकता है जब तक आप अपनी झपकी से जागें तब तक वे आ चुके हों और चाचा जी भी जाग चुके हों। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। झाओ युकुई अचानक अकड़ गई। झाओ किलियांग ने ऊपर देखा तो उसे लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति, गोरा रंग, काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए, 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों और एक महिला के साथ दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक हल्की, उसकी खास बनावटी मुस्कान थी। मैं कॉमरेड गुजुन का हालचाल जानने आया था। उस व्यक्ति ने झाओ युकुई को देखकर मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। तुम कौन हो? झाओ किलियांग ने हैरानी से पूछा। उनके ठीक पीछे चल रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से समझाया, ये कॉमरेड जियांग युएशिंग हैं, जो सोंगशुई काउंटी के काउंटी पार्टी सचिव हैं। 20 साल से अधिक समय बाद अपने पूर्व प्रेमी को देखकर झाओ युकुई वही सन रह गई। उसने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया, लेकिन उसके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसे नहीं पहचानता था। झाओ युकुई वहां भावहीन खड़ी रही और सुनती रही जब जियांग युएशिंग ने डॉक्टर से कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे। आंटी, झाओ गोलियांग द्वारा धीरे से खींचे जाने पर झाओ युकुई वास्तविकता में वापस आ गई और उसने देखा कि जियांग युएशिंग उस पर प्यार से मुस्कुरा रही है। कॉमरेड युकुई, आपने बहुत मेहनत की है। जियांग युएशिंग, 20 साल हो गए, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो? झाओ युकुई खुद को रोक नहीं पाए और जो मन में सोच रही थी वो बोल पड़ी। झाओ युकुई को घूरते हुए और कुछ देर तक सोच में डूबे हुए अपनी भौहें सिकुड़ते हुए जियांग युएशिंग के चेहरे पर उलझन के भाव दिखाई दिए। तुम कौन हो? झाओ युकुई, जियांग युएशिंग अभी भी पूरी तरह से हैरान था। झाओ युलान की बहन, ओह ओह ओह, जियांग युएशिंग की आवाज थोड़ी गर्म हो गई। तो ये तुम हो? आपको इतने सालों से नहीं देखा, मैं आपको पहचान नहीं पाए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कॉमरेड नेशनल आर्मी की पत्नी होंगी। कॉमरेड नेशनल आर्मी एक अच्छे कॉमरेड हैं, मुझे विश्वास है कि वे निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं करेंगे। कॉमरेड युकुई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। औपचारिक बातों की एक श्रृंखला और चेहरे पर चिपकी एक बनावटी मुस्कान के साथ जियांग युएशिंग झाओ युकुई की आंखों के सामने झूम रहा था। अचानक उसे विडंबना का एहसास हुआ। वह 20 साल से अपनी छोटी बहन से नफरत करती रही थी और यह सब उस आदमी की वजह से था जिसे वह याद तक नहीं थी। क्या मजाक, बाद में पता चला कि वह इतने समय से खुद को ही धोखा दे रही थी। चाहे उसकी बहन आसपास हो या न हो, जियांग युएशिंग उसे कभी पसंद नहीं करती। अन्यथा उसका नाम सुनते ही वह उसे पहचानने में असफल नहीं होता। वह सचमुच मूर्ख थी। जब उसके माता-पिता ने उसे यह बात बताई तो उसने कभी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह हमेशा सोचती थी कि उसके माता-पिता उसकी छोटी बहन के प्रति पक्षपाती हैं, जानबूझकर उसके पक्ष में बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वह खुद अपने भ्रम में जी रही थी। झाओ युकुई को अचंभे में देखकर जियांग युएशिंग की आंखें थोड़ी चमक गईं। वह इस महिला के बारे में पूरी तरह से अनजान नहीं था, लेकिन काउंटी पार्टी सचिव होने के नाते वह इन सभी लोगों के सामने उसे जानने की बात कैसे स्वीकार कर सकता था? अगर झाओ युलान ने काउंटी की यात्रा न की होती, जहां उसने उसका नाम लिया था और उसकी पत्नी चिशियाओली द्वारा उसकी पिटाई की गई थी, जिससे हंगामा मच गया था, तो वह अभी झाओ युलान को जानने की बात स्वीकार नहीं करता। हालांकि समय बीतने के साथ-साथ कभी गुमनाम रहने वाली झाओ युकुई झाओ युलान से भी अधिक आकर्षक हो गई थी। उसका कद काठी, उसका व्यवहार, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कभी महिलाओं को न देखा हो, लेकिन एक ऐसी महिला का होना जो 20 वर्षों से उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रही हो, यह ऐसी बात थी जिस पर उसे अंदर ही अंदर थोड़ा गर्व महसूस होना चाहिए था। कॉमरेड युकुई, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बस काउंटी में आकर मुझसे मिल लेना। जब मुझे बहुत पहले ग्रामीण इलाके में भेजा गया था, तब आप सभी ने मेरी बहुत मदद की थी। अब समय आ गया है कि मैं आपका एहसान चुकाऊं। जियांग युएशिंग ने कहा और झाओ युकुई को एक पर्ची थमा दी। अपनी हथेली में उंगली चुभने का एहसास होते ही झाओ युकुई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि उसे छुपा सके। सहमति में 2 बार गुनगुनाया, फिर चुप हो गई। उसका दिल, जो शांत था, फिर से बेचैन हो गया। चाची, क्या वही है जिसने आपके और आपकी छोटी बहन के बीच कलह पैदा की? जियांग युएशिंग को विदा करने के बाद झाओ किलियांग ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। झाओ युकुई ने सिर हिलाया। उसका दिल अचानक शांत हो गया। हाँ, यही वह व्यक्ति था जिसने उसके और उसकी बहन के बीच दरार पैदा की थी। लेकिन अब 20 साल बाद, चाहे उसे वह याद हो या न हो, वह भी उसे जानने की बात स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता था और उसने गुप्त रूप से जो शर्मनाक कृत्य किए थे, वे ये साबित करने के लिए काफी थे कि वह एक सभ्य व्यक्ति नहीं था। ये कितना बड़ा मजाक है कि वह इस उम्र में भी उससे इतनी परेशान थी। शायद यही पहले प्यार की अविस्मरणीय प्रकृति है, या फिर यह कि जो अप्राप्य है वही सबसे अधिक वांछित होता है। सुबह के 11 बज चुके थे जब लिन बाओहे और झाओ युलान, लिन चुक्सिया और झांग शियाओकिंग के साथ सोंगशुई काउंटी अस्पताल पहुंचे। अपने बूढ़े पिता को इस तरह घायल देखकर झांग शियाओकिंग की आंखें लाल हो गईं और उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, ज़ुलिगान, मैं तुम्हारी दादी के साथ संबंध बनाऊंगा। शियाओकिंग, झाओ युकुई ने फटकार लगाते हुए चिल्लाया, फिर अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया, अपना सिर उसकी गर्दन में छिपा लिया और धीरे-धीरे रोने लगी। जब सबका ध्यान कहीं और भटक रहा था, तब झाओ किलियांग ने चुक्सिया की आस्तीन खींच ली। बड़े भाई, क्या बात है? चुक्सिया ने हैरानी से पूछा और उसके पीछे-पीछे बाहर चली गई।
उसकी भावनाएं अभी भी उथल-पुथल में थी। हालांकि उसके माता-पिता ने उसे बताया था कि उसके दूसरे चाचा कितनी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अपनी आंखों से इसे देखना अभी भी स्वीकार करना मुश्किल था। क्या आपने अपने दादा-दादी को बता दिया? नहीं, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं तो सिर्फ हम ही कैसे आ सकते थे? मुझे डर था कि इससे दादा-दादी को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। मैंने अपने सबसे बड़े चाचा और चाची को बताने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि यह खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। झाओ किलियांग ने आह भरी। अगर हम आपके दूसरे चाचा के ठीक होने के लिए कुछ और दिन इंतजार करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वे अभी आकर उन्हें इस हालत में देखते हैं तो मुझे डर है कि वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे बड़े भाई, बस कह दीजिए। झाओ किलियांग को हिचकिचाते और ऐसा लग रहा था जैसे वह और भी कुछ कहना चाहता हो लेकिन खुद को रोक रहा हो। ये देखकर चुक्सिया ने उसे उकसाया। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी दूसरी चाची और तुम्हारी चाची के बीच क्यों नहीं बनती? झाओ किलियांग ने हिचकिचाते हुए पूछा। मुझे पता है, चुक्सिया ने सिर हिलाया। वह बस यूं ही आ गया था। झाओ किलियांग ने चुक्सिया को जियांग युशेन के आने की पूरी घटना विस्तार से समझाते हुए कहा। मुझे चिंता है कि अगर वह फिर से आता है और तुम्हारी चाची उससे मिल जाती है तो चुक्सिया, बाद में अपनी चाची और चाचा से कहना कि वे तुम्हें घर ले जाएं। ठीक है, चुक्सिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उस घृणित व्यक्ति को देखने से बचने और अपनी मां की दर्दनाक यादों को फिर से ताजा होने से रोकने के लिए उसे एक अनजान बच्चे की भूमिका निभाने में कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार वह कभी भी एक समझदार बच्ची नहीं थी। झाओ युलान और लिन बाओहे के अच्छे व्यवहार के कारण ही उसने खुद को उनके प्रति विचारशील बनने के लिए मजबूर किया। इस बीच झाओ युकुई का झाओ युलान के प्रति रवैया पहले की तुलना में वास्तव में बदल गया था। ये स्पष्ट था कि बहन के साथ उसकी नई घनिष्ठता दिल से उपजी थी, न कि कल की तरह जब यह आवश्यकता से उत्पन्न हुई थी। यह एक संयोग ही था कि चुक्सिया झाओ युलान और लिन बाओहे को घसीटते हुए ले जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात जियांग युएशिंग से हो गई, जो डिब्बाबंद सफेद चीनी और पेस्ट्री से भरा एक जालीदार थैला लिए हुए था। जियांग युएशिंग को यहाँ झाओ युलान से मिलने की उम्मीद नहीं थी और उसने झिझकते हुए अपने हाथ में रखी चीजें उठाते हुए कहा, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि राष्ट्रीय सेना के साथी कैसे हैं। क्या आप अभी यहाँ से नहीं आए थे? चुक्सिया ने उदासीनता से पूछा। पिछली घटना के बाद इस सरकारी अधिकारी के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। मैंने कुछ और सामान खरीदा है और सोचा था कि दोपहर के भोजन के दौरान आकर दे दूंगा। जियांग युएशिंग ने झाओ युलान को सामान सौंपते हुए कहा, मेरी एक और मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। झाओ युलान पीछे हट गई और बचते हुए बोली, दूसरी बहन, हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। झाओ युकुई ने दरअसल बहुत पहले जियांग युएशिंग की आवाज सुनी थी, लेकिन उसने ये तय नहीं किया था कि उसका सामना कैसे किया जाए, इसलिए वह वहां नहीं आई थी। झाओ युलान द्वारा पुकारे जाने पर उनके पास आगे बढ़ने और जियांग युएशिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सचिव जियांग, आपके इस नेक काम के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। झाओ युलान, जो अब तक स्तब्ध होकर जमीन को घूर रही थी, ने आश्चर्य से झाओ युकुई की ओर देखा। क्या उसकी दूसरी बहन, जो इतने सालों से दुविधा में थी, वास्तव में जियांग युएशिंग से इस तरह बात कर सकती थी? जियांग युएशिंग के चेहरे पर मुस्कान अपरिवर्तित रही। युकुई, राष्ट्रीय सेना के नेता के रूप में उसे इस तरह घायल देखकर मुझे बहुत दुख होता है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का जीवन वास्तव में कठिन होता है। यह मेरी सहानुभूति का एक छोटा सा प्रतीक है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। कोई जरूरत नहीं है। झाओ युकुई के बोलने से पहले ही जियांग युएशिंग ने जालीदार थैला नीचे रख दिया और जाने के लिए मुड़ गया। मैं लगभग समय देखना ही भूल गया था। मैं राष्ट्रीय सेना के साथी से किसी और दिन मिलने आऊंगा। खुद को रोक न पाने के कारण चुक्सिया ने झाओ युलान से फुसफुसाते हुए कहा, मां, क्या आपको उसका बार-बार राष्ट्रीय सेना के साथी कहना अजीब नहीं लगता? झाओ युलान ने सहज ही चारों ओर देखा और आसपास किसी को न देखकर राहत की सांस ली और अपनी बेटी को घूरकर इशारा किया कि वह हंगामा करना बंद करे। ये तो मानो अंडे के छिलकों पर चलने जैसा है। चुक्सिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली और झाओ किलियांग की ओर देखते हुए कहा, जिस बात को लेकर तुम चिंतित थे वह तो हो ही चुकी है। क्या हम अभी जा रहे हैं? चाची, चाचा, प्रशिक्षक झो और बाकी लोग बाद में आएंगे। आप थोड़ी देर और रुककर उनके साथ वापस क्यों नहीं चले जाते? झाओ किलियांग ने सुझाव दिया। हम साइकिल से आए हैं, इसलिए मुझे खेद है कि हम कार से नहीं जा सकते, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो चलिए थोड़ी देर और रुकते हैं। चुक्सिया, क्या ये ठीक है? लिन बाओहे, जो आमतौर पर कम बोलने वाली थी, मूर्ख नहीं थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी बेटी ने पहले घर लौटने पर जोर देकर अनुचित व्यवहार किया था ताकि उसकी मां को जियांग युएशिंग का सामना करने से बचाया जा सके। अब जब वे मिल चुके थे तो उसे बचने की कोई जरूरत नहीं थी। चुक्सिया ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, तो हम थोड़ी देर और रुकेंगे। इस स्थिति में झाओ युलान को ये बात कैसे समझ में नहीं आ सकती थी। उसने राहत भरी निगाहों से अपनी बेटी के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी बेटी आखिरकार अपनी मां की भावनाओं पर विचार कर रही थी। तीनों सदस्यों के बीच की मौन समझ को देखकर झाओ युकुई संदेह से भर गई। क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? दूसरी बहन, झाओ युलान ने उसे कुछ नहीं छिपाया और कुछ दिन पहले की घटना का ब्यौरा दिया जब वह जियांग युएशिंग से मदद मांगने गई थी, लेकिन जियांग की पत्नी ने बिना किसी कारण या चेतावनी के उसकी पिटाई कर दी थी। युलान, मुझे माफ कर दो। झाओ युकुई को और भी ज्यादा पछतावा महसूस हुआ। कोई बात नहीं दूसरी बहन, माफी मत मांगो, आपसे हम सब मिलजुल कर रहेंगे। पापा और मम्मी को तो जरूर खुशी होगी। हाँ, पापा और मम्मी जरूर खुश होंगे। झाओ युकुई ने झांग गुओकी के बिस्तर के पास हाथ पहुंच रहे अपने बेटे की ओर देखा, फिर चुक्सिया की ओर देखकर प्रस्ताव रखा, क्यों न हम संधि संधाना कर लें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुक्सिया और झांग शियाओकिंग ने सर्वसम्मति से इस विचार को खारिज कर दिया। क्यों नहीं? झाओ युकुई ने अपने बेटे से मुस्कुराते हुए पूछा। तुम हमेशा मेरे सामने चुक्सिया की तारीफ करते हो और शिकायत करते हो कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अब अगर मैं तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत दे दूं तो इसमें क्या बुराई है? झांग शियाओकिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने चुक्सिया की तारीफ इसलिए की थी ताकि तुम आंटी के परिवार के साथ बेहतर व्यवहार करो, इसलिए नहीं कि मैं उससे शादी करना चाहती थी। चचेरे भाई बहनों से शादी करने से मूर्ख बच्चे पैदा हो सकते हैं और आप ये जानते हैं। क्या आप दादा दादी को वंशजों से वंचित करने की योजना बना रहे हैं? भले ही इससे मूर्ख बच्चे पैदा न हो, फिर भी चुक्सिया तुम्हें पसंद नहीं करेगी। झाओ गोलियांग ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम बिल्कुल पतले हो, तुम्हारे आसपास रहने से सुरक्षा का कोई एहसास नहीं होता। बड़े भाई, ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ। मेरे हाई स्कूल से स्नातक होने और सेना में भर्ती होने तक प्रतीक्षा करें। सेना में भर्ती होने के बाद मैं सैन्य अकादमी में आवेदन करूंगा। तब तक मैं आपसे बेहतर शारीरिक स्थिति में होऊंगा और मेरी रैंकिंग भी आपसे ऊपर होगी। इस पर विश्वास करें या नहीं, यही तो जज्बा है। मैं इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हल्की फुल्की हंसी मजाक ने किसी तरह दुख के बोझ को काफी हद तक कम कर दिया। झो हनलियांग और ज़ेक मिली से भयभीत होकर लिन ज़ियाओहुआ और झाओ कियान ने सब कुछ कबूल कर लिया। सबसे पहले उन्हें ढूंढने और झाओ कियान को सैन्य शारीरिक परीक्षा देने का सुझाव देने वाला व्यक्ति ज़ुलिगान था। बेशक ज़ुलिगान ने इस बात की गारंटी नहीं दी कि झाओ कियान निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेंगी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि अगर वे इस कार्य के लिए उनके निर्देशों का पालन करती हैं तो मां और बेटी दोनों को लाभ होगा। अगर यह हेराफेरी उजागर हो जाती है और मां बेटी इसे छुपाने की कोशिश करती है तो शिव परिवार झाओ कियान को अपनी बहू के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेगा। ये तो बहुत ही लुभावना था। चाहे वह शिक्षिका बनना हो या कम्यून निदेशक की बहू बनना, दोनों ही भूमिकाएं मां और बेटी के लिए महत्वपूर्ण उन्नति थी, जिन पर वे उत्सुकतापूर्वक सहमत हो गईं और तुरंत एक समझौता हो गया। ज़ुलिगान ने इस मां और बेटी को क्यों चुना? इसकी जड़ पिछली मैचमेकिंग कोशिश में थी। हालांकि शिव परिवार ने झाओ कियान को सिरे से अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसकी और उसकी मां के लालच ने ज़ुलिगान पर गहरी छाप छोड़ी। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, यहाँ तक कि खुद ज़ुलिगान को भी। लेकिन फिर भी उसने मां और बेटी को ही क्यों चुना? उनके विचार में जब मामला उजागर हुआ तो उनकी योजना वैसे भी समाप्त हो जाती और समझौता करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आखिरी कोशिश इसलिए थी क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं और राजनीतिक हवा बदल रही है। उसने जो किया था उसे देखते हुए यही एकमात्र रास्ता था, इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसका लक्ष्य झांग गुजुन को खत्म करना और उसे अपना बलि का बकरा बनाना था।
नहीं तो वह झांग गुजुन को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ पाता। वह झांग गुजुन की समस्या को जहर की खुराक से हल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके बाद के परिणाम बहुत ही कष्टदायक होते और उसे डर था कि वह इसे संभाल नहीं पाएगा, इसलिए उसने इसके बजाय यातना का सहारा लिया। बस बात इतनी सी थी कि उसने झांग गुजुन के कठिन जीवन का अनुमान नहीं लगाया था, इसलिए वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। पूछताछ समाप्त होने और सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद झो हानलियांग ने वह सवाल पूछा जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था, आपको लिन चुक्सिया को ही क्यों चुनना पड़ा? क्या इसका कारण ये था कि उसने आपकी बहू बनने से इनकार कर दिया था? महज कुछ ही दिनों में जू लिगान की उम्र 7 या 8 साल बढ़ गई थी और उसके कनपटी के बाल सफेद हो गए थे। अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर अपना सिर उठाते हुए कहा, यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती है। अगर मुझे पता होता, लेकिन भला पूर्व ज्ञान जैसी कोई चीज दुनिया में होती कहाँ है? अगर कुछ कहना हो तो मैं यही कहूंगा कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा। सम्राट की तरह व्यवहार करते हुए वह ये भूल गया था कि उसके पैरों के नीचे की भूमि किसकी है। जू लिगान के पतन के साथ जू गोहों की विश्वविद्यालय में दाखिले की जगह स्वाभाविक रूप से रद्द हो गई और वह झगड़ालू औरत वांग में हुआ चुक्सिया के घर में हर जगह रोती रही और तब तक जाने से इनकार करती रही जब तक कि लुओ गैंगशुन अनिच्छा से उसे घसीटकर नहीं ले गया। जू लिगान अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत परवाह करता था और उसने अपने परिवार को इसमें घसीटे बिना कई बेईमानी भरे कामों में खुद को शामिल किया था। इस प्रकार जू लिगान से संबंधित लाभों को खोने और उनकी संपत्ति जब्त होने के अलावा जू गोहों और वांग में हुआ को किसी अन्य दंड का सामना नहीं करना पड़ा। यदि भर्ती से संबंधित मुद्दे न होते तो झो हानलियांग और जेग मेई स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। इस चरण में मामला स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। प्रस्थान करने से पहले झो हानलियांग और जेग मेई विशेष रूप से डेलिंग गांवे और एडचेन चेन फेंगगान को श्रद्धांजलि अर्पित की। रात के खाने में उन्होंने फिर से लुओ गैंगशुन के घर पर भोजन किया। उसे दोबारा देखकर झो हानलियांग ने चुक्सिया को चिढ़ाते हुए कहा, शाओ चुक्सिया, वह खाने का कूपन काफी उपयोगी था, है ना? उस नन्हे से चेहरे को देखो, साफ दिख रहा है कि उस पर थोड़ा मांस चढ़ रहा है। आज के खाने के लिए कितने फूड कूपन लगेंगे? आप तय करें। आखिरकार आप मेरे वरिष्ठ अधिकारी होंगे और मैं बिना अनुमति के बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना? अगर तुम मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने का फैसला कर लो तो क्या होगा? झो हानलियांग का स्वभाव अच्छा था, इसलिए चुक्सिया को उससे बात करने में काफी सहजता महसूस हुई और उसने भी ज्यादा औपचारिक व्यवहार नहीं किया। झो हानलियांग ने झाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, स्क्वाड लीडर झाओ, पिछली बार मुझे और कमांडर झो को पकौड़ी से भरे एक थैले वाली लड़की ने 70 किलो खाने के कूपन के लिए ठग लिया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वह कितनी निर्दयी है? खांसी, खांसी, खांसी। पानी पीते समय लुओ परिवार के भावी दामाद झाओ की का दम घुटने ही वाला था। उसकी कोमल और नाजुक छोटी चचेरी बहन, वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती थी? लेकिन उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए ये वास्तव में संभव था। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि दोस्तों को सुख दुख में समान रूप से साथ देना चाहिए, लुओ शियाओकियोंग ने तुरंत बीच में कहा, चुक्सिया ने वे खाने के कूपन अपने पास नहीं रखे, उसने उनमें से आधे मेरे साथ साझा किए। खांसी, खांसी, खांसी। झाओ की का फिर से गला घोंट दिया गया। झो हानलियांग ने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ी तो गरिमा दिखाओ। आप दोनों ने ऐसा किया है और आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? जेग मेई मुस्कुराई और बोली, लिन चुक्सिया, क्या तुम्हें पता है कि अगर यह घटना न भी हुई होती तो भी हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। झो हानलियांग ने बीच में ही बात काट दी और जेग मेई तुरंत समझ गई, मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। क्यों? लुओ शियाओकियोंग ने हैरान होकर चुक्सिया को गौर से देखा। क्या इसलिए कि चुक्सिया बहुत सुंदर है? झो हानलियांग और जेग मेई ने एक दूसरे को खाली निगाहों से देखा, मानो वे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में न हो। झो हानलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर ऐसा नहीं है। कैप्टन जेग के लौटने के बाद हम उन्हें लिन चुक्सिया की घटना के बारे में जरूर बताने वाले थे। मेरा मतलब है, हम इसे कैसे भूल सकते हैं? चुक्सिया को यह आभास हो गया था कि दूसरा पक्ष कुछ छिपा रहा है, लेकिन चूंकि वे बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उन्हें सुखद परिणाम से बहुत खुशी हुई और वे कुछ भी बदलना नहीं चाहती थी। नए रंगरूटों के लिए रिपोर्ट करने की तारीख 28 मई थी। प्रस्थान करने से पहले चुक्सिया और उसके परिवार ने अपनी चाची और दादी के घर का दौरा किया। लिन बाओजुआन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। हालांकि अपनी सास के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे, लेकिन उसके पति द्वारा संरक्षित उसके अच्छे स्वास्थ्य और सक्षम स्वभाव ने दूसरों के लिए चिंता करने की कोई खास वजह नहीं छोड़ी। उसकी दादी के घर पर उसके चाचा का परिवार स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था और उसकी दादी और दादा दोनों आंसू भरी आंखों से चुक्सिया से लिपटे हुए थे, यह महसूस करते हुए कि उनकी सबसे बड़ी पोती आखिरकार कठिन समय से बाहर निकल आई है। जहां तक उसके दूसरे चाचा की बात है तो कोई आया ही नहीं। दूसरे चाचा को उनसे सामना करने में बहुत शर्म महसूस हुई। लिन शियाओहुआ और झाओ कियान उन्हें बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे। जू लिगान की रिपोर्ट करने में उनके योगदान को देखते हुए स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा ने मां और बेटी को केवल आधे महीने के लिए हिरासत में रखा। हाल ही में लौटे होने के कारण संभवतः उनके मन में चुक्सिया के परिवार के प्रति अभी भी द्वेष था। अपनी दादी की गर्मजोशी के विपरीत चुक्सिया की दादी के परिवार का माहौल बिल्कुल अलग था। चूंकि बूढ़े मास्टर लिन और बूढ़ी महिला लिन उनके घर में रहने आ गए थे, इसलिए उसके चाचा का परिवार लिन बाओहे के परिवार को अपने लिए एक कांटा मानता था और निश्चित रूप से चुक्सिया की स्थिति का जश्न मनाने के मूड में नहीं था, बल्कि वे शायद उसके दुर्भाग्य की कामना कर रहे थे। लियू मेकी ने कहा कि यह जरूर कोई अंधा भर्ती करता रहा होगा, वरना वे चुक्सिया जैसी किसी अनजान लड़की को क्यों चुनते? जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि वह चुक्सिया की भाभी नहीं बल्कि उसकी कट्टर दुश्मन थी। जहां तक उसके छोटे चाचा के परिवार की बात है, बुजुर्ग लिन दंपति के साथ संबंधों के कारण चीजें भी ठंडी पड़ गई थी। बधाई देने आई चुकियों के अलावा किसी और ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। पूरे गांव को देखने पर लुओ गैंगशुन के परिवार और चेन फेंगेन के परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोग चुक्सिया के सेना में शामिल होने के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया रखते थे। अधिकांश ग्रामीणों का मानना था कि एक महीने के भीतर चुक्सिया को निश्चित रूप से घर वापस भेज दिया जाएगा। अपने कमजोर शरीर के साथ वह खेती का काम भी नहीं कर सकती, सेना में भर्ती होना तो दूर की बात है। हाँ, यह एक तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी थी। हाँ, अगर लिन चुक्सिया सेना में भर्ती हो सकती है, तो मेरी बेटी भी एक अधिकारी बन सकती है। ये ईर्ष्यापूर्ण टिप्पणी थी। उनके पास एक सक्षम चाचा है ना? हम ऐसा नहीं करते, है ना? यह एक ईर्ष्यापूर्ण टिप्पणी थी, क्योंकि झांग गुजुन रेड फ्लैग कम्यून के प्रमुख थे, इसलिए उन्हें जो मार पड़ी वह आखिरकार उचित ही थी। क्या असल में ये तो बस डागान के दादाजी का बाओहे के प्रति अपराध बोध है, जिसकी वजह से वे जबरदस्ती उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन पद पर बने रहना खुद पर निर्भर करता है। उसके साथ यह एक असंतुष्ट टिप्पणी थी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सभी टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए परिवार ने अपना काम हमेशा की तरह जारी रखा और चुक्सिया अभी भी लिन बाओहे और झाओ युलान के साथ खेतों में काम करती रही। अन्य समयों में वह अपने माता पिता के करीब रहती थी। जब अंततः बिछड़ने का समय आया तो उसे अचानक अपने दत्तक माता पिता के प्रति गहरा स्नेह महसूस हुआ और उन्हें छोड़ने के विचार से उसके दिल में एक कड़वाहट सी महसूस हुई। अब जबकि जू लिगान, जो बाधा थी, चली गई थी, उसने संक्षेप में कॉलेज जाने पर विचार किया। फिर भी इस बारे में सोचने पर पहले एक चिकित्सक के रूप में सेना में शामिल होने और फिर कॉलेज की पढ़ाई करने की संभावना सीधे कॉलेज जाने की तुलना में कम आशाजनक नहीं थी, इसलिए उसने इस अवसर को संजो कर रखा था। उस दिन जब परिवार आंगन में बातें कर रहा था, तभी 3 अप्रत्याशित मेहमान आ गए, जिन्हें आंटी झोंक लेकर आई थी। क्या सहयोग है? 40 या 50 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, नीली पतलून और काली टी शर्ट पहने हुए, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर भूरी मुस्कान थी और उसका चेहरा ऐसा था कि लंबे समय तक देखने के बाद भी उसके चेहरे के भावों को
याद रखना मुश्किल था। लगभग उसी उम्र की एक महिला जिसने नीली पतलून और काला टॉप पहना हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी और उसकी मुस्कान में थोड़ी सी झिझक झलक रही थी। लगभग 20 साल की एक लड़की जिसने नीली पतलून और काला टॉप पहना हुआ था, उसकी दो मोटी चोटियां उसके सीने के सामने करीने से लटक रही थी, जो उस महिला से काफी मिलती जुलती थी। स्पष्टतः ये 3 सदस्यों का परिवार था। तुम? झाओ युलान ने हैरानी से पूछा। उसके चाचा, उसकी चाची, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारी चुक्सिया को सचमुच पता नहीं था, वह तुम्हारी चुक्सिया की जगह ले रही थी। तभी यह बात स्पष्ट हो गई कि यह कोई और चुक्सिया थी जिसने चुक्सिया की जगह ले ली थी। अपने नाम से बिल्कुल मिलती जुलती इस लड़की को देखकर चुक्सिया पूरी तरह से अचंभित रह गई। ये पूरा परिवार यहाँ किस लिए आया होगा? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके मन में ऐसे अजीबोगरीब विचार आए, उसे वास्तव में कोई और कारण समझ ही नहीं आया। अंत में लिन चुक्सिया के परिवार को आखिरकार समझ में आया कि प्रतिरूपण की खबर फैलने के बाद पूरे परिवार को ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था और उन पर ज़ूलिगान के चमचे होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार ने ज़ूलिगान का अनुसरण किया और कई लाभ प्राप्त किए। अन्यथा ज़ूलिगान सैन्य प्रतिरूपण के लिए अपनी बेटी को क्यों चुनता? परिवार के सभी लोग ईमानदार थे। संयोगवश उनकी बेटी का नाम भी बिल्कुल लिन चुक्सिया के नाम जैसा ही था। उन्हें सूचना पत्र देखने का भी मौका नहीं मिला और उसी समय उन पर मौखिक हमला किया गया। उन्हें कितना अन्याय महसूस हुआ होगा। सौभाग्यवश एक नेक इरादे वाले व्यक्ति ने उन्हें एक स्पष्ट रास्ता दिखाया, जिससे वे निदेशक झा के आवास पर जाकर ईमानदारी से माफी मांग सके और देख सके कि क्या वे उनके लिए कुछ शब्द कह सकते हैं। शायद उनकी मदद से उनके परिवार का जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। तो वे आ गए। क्या इस बारे में आपसे पहले किसी ने बात नहीं की? चुक्सिया ने पूछा। वहां था। हाँ था। तीनों सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, हिचकिचाते हुए। इस समय क्या तुम अब भी एक दूसरे का बचाव करना चाहते हो? चुक्सिया मन ही मन सोच रही थी कि क्या कोई मछली जाल से बच निकली है। यदि ऐसा है तो झो हानलियांग ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला था। पिताजी, माताजी, मुझे बोलने दीजिए। छोटी वाली लिन चुक्सिया ने चुक्सिया के परिवार की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, कम्यून अधिकारी यांग शियाओ हुई हमारे गांव की लड़की है। पिछली बार जब वह अपने माता पिता के घर आई थी तो उसने विशेष रूप से हमारे घर का दौरा किया था। उसने कहा कि अगर भर्ती अधिकारी आए तो मुझे पंजीकरण नहीं कराना चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं पंजीकरण कराती हूँ तो मेरा चयन निश्चित रूप से नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पंजीकरण नहीं कराती हूँ तो मेरे चुने जाने की संभावना हो सकती है। जब मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है तो उसने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। उसने ये भी कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और पंजीकरण कराया तो मुझे निश्चित रूप से सबसे पहले बाहर कर दिया जाएगा। हमारे गांव में उसका काफी दबदबा है और चूंकि मेरे माता पिता दोनों ईमानदार लोग हैं, इसलिए उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की। और चूंकि मैं खुद एक अविवाहित लड़की हूँ, इसलिए मेरे लिए भी उसकी बात न मानना सही नहीं था। बस यूं ही अजीबोगरीब तरीके से मैं आज की स्थिति में आ पहुंचा। दरअसल ज़ूलिगान ने इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार किया था। उसने प्रतिरूपण के लिए अपने किसी करीबी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो पूरी तरह से अजनबी था और जिसका उससे कोई संबंध नहीं था। जाहिर है उसने सोचा होगा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश शुरू में चुक्सिया के परिवार को नकली लोगों के परिवार से सख्त नफरत थी, लेकिन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और 3 लोगों के परिवार को देखने के बाद उनके लिए अपनी नाराजगी को बनाए रखना मुश्किल हो गया। दयालु हृदय वाली लिन बाओहे तुरंत तीनों के परिवार को झांग गुजुंग को खोजने के लिए कम्यून में ले गई। आखिरकार लिन चुक्सिया का परिवार भी पीड़ितों में से एक था। उनकी मदद करना उचित प्रतीत हुआ। माँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि ज़ूलिगान ने इस तरह के दोषपूर्ण ऑपरेशन में क्यों भाग लिया। परिवार को वहां से ले जाने के बाद लिन बाओहे ने हैरानी से झाओ युलान से पूछा। वह कई दिनों से इस बारे में सोच रही थी। अगर ज़ूलिगान ने उनके परिवार पर शादी के लिए दबाव न डाला होता, या शायद इस शादी के पीछे के कारणों का पता लगाना इतना आसान न होता। वह और तुम्हारी दूसरी चाची एक ही हैं। क्या आपकी दूसरी चाची भी 20 वर्षों तक एक स्पष्ट नाराजगी नहीं पालती थी? उसके साथ भी यही बात है। माँ से शादी न कर पाने के कारण वह इस बात को लेकर लगातार चिंतित रहता था। बाद में जब उनका बेटा सच्चाई के जाल में फंस गया तो उन्होंने हमारे परिवार में शादी करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसी समय अधिकारियों द्वारा उसकी जांच शुरू हो गई और आपकी दूसरी चाची के पति ने उसे धमकी दी, जिससे उसके पास वह जोखिम भरा कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंकल गंगशुन ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया होता तो भी उन्हें उस दौरान जेल में डाल दिया जाता। उन्होंने स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा और पूरी ताकत से आगे बढ़ने का फैसला किया। एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। चुक्सिया ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सोचा, ये सोचते हुए कि उसे अपने जीवन में अंततः किस तरह के प्यार का सामना करना पड़ेगा। योजक चिन्ह। झाओ युलान अपनी बेटी की धीमी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही थी, इसलिए वह आगे झुकी और बोली, चुक्सिया ने क्या कहा? मैंने कहा था कि मम्मी पापा का साथ रहना सही साबित हुआ। जो कुछ उसने अभी सुना था उससे ही कुछ अलग लग रहा था, इसलिए झाओ युलान ने अपनी बेटी की ओर हैरानी भरी निगाहों से देखा और पूछा, क्या तुमने अभी यही कहा था? हाँ। अपनी बेटी की अधिक प्रतिक्रिया देखकर झाओ युलान मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हारे पापा और मैंने साथ रहकर सही फैसला लिया है। चुक्सिया, अब तुम एक समझदार लड़की हो। दामाद का चुनाव करते समय तुम्हें विवेकशील होना चाहिए। धन दौलत से ज्यादा चरित्र को चुनना बेहतर है। चुक्सिया ने बिना किसी झिझक की तेजी से सिर हिलाया। मैं समझ गई। ओह, झाओ युलान ने धीरे से आह भरी और अपनी बेटी के करीब सरकते हुए उसे बाहों में भर लिया। पापा और माँ तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद की देखभाल करना सीखना होगा। मैंने सुना है कि सैन्य प्रशिक्षण काफी थका देने वाला होता है। अगर आप टिक नहीं सकते तो वापस घर आ जाइए। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। हम। उसकी बेटी ने इतनी फुर्ती से जवाब दिया कि झाओ युलान ने तुरंत कहा, बेशक अगर आप इसे सहन कर सकते हैं तो वापस मत आइए। आखिरकार आप सेना में रहकर ज्यादा बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हम। अपनी बेटी को इतना आज्ञाकारी और विनम्र देखकर झाओ युलान ने जोर से कहा, तुम्हारा स्वभाव दूसरों जैसा नहीं है। सेना में जबकि अन्य लोग शीर्ष पद के लिए होड़ करते हैं, हमें प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे आपकी सेहत खराब होती है तो नुकसान आपका ही होगा। हम। लेकिन चुक्सिया, हालांकि हम शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, फिर भी हम पीछे रहने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपका भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। हम। हालांकि उसे यह कुछ हद तक मजेदार लगा, चुक्सिया ने तुरंत सहमति जता दी। झाओ युलान अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, देखो माँ क्या कह रही है, उसे डर है कि तुम दोनों थक जाओगे और आगे बढ़ना बंद कर दोगे। ओह माँ, मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, चिंता मत करो। यह अवसर आसानी से नहीं मिला और मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगा। प्रशिक्षण, भला ऐसा कौन सा प्रशिक्षण है जो थकाने वाला नहीं होता? जब तक यह मेरे शरीर की सहनशक्ति के भीतर है, मैं निश्चित रूप से इसे सहन कर सकता हूँ। शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने या न करने की बात करें तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। इसके अलावा सोचना भी व्यर्थ है। मेरी शारीरिक स्थिति को देखते हुए शीर्ष स्थान के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना खुद को जरूरत से ज्यादा आंकना होगा। चिंता मत करो माँ, मुझे प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। माँ और पिताजी को घर पर मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियाओकियोंग मेरे साथ है और मेरी बड़ी चचेरी बहन भी वही है। अगर कुछ भी हुआ तो वे मेरा ख्याल रखेंगे। ये सलाह अनगिनत बार दोहराई जा चुकी थी। चुक्सिया जानती थी कि जब वह पहली बार घर से निकली थी तो उसके माता पिता उससे भी ज्यादा चिंतित थे। अगर संभव होता तो वे उसकी जगह जाना पसंद करते, इसलिए वह हमेशा उनकी शिकायतों के दौरान सहयोग करती थी ताकि उन्हें तसल्ली मिल सके। जब लिन बाओहे वापस लौटी तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। वह 3 लोगों के एक परिवार को वापस गांव भेजने के बाद झांग गुजुंग के साथ लौटा था और उसने स्थिति समझाने के लिए ब्रिगेड के लाउडस्पीकर पर रुक गया था। आह, वह परिवार भी कितना दयनीय है। लिन बाओहे ने शियाओशिया गांव में जो कुछ देखा था उसका विस्तृत विवरण अपनी पत्नी और बेटी को दिया। लिन चुक्सिया के परिवार में दादाजी बिस्तर पर लकवाग्रस्त थे और उनके परिवार में 4 ऐसे बच्चे थे जो खाना तो खा सकते थे लेकिन काम नहीं कर सकते थे और उनका जीवन उनसे भी ज्यादा कठिन था।
झाओ युलान आह भरे बिना नहीं रह सकी। अगर वह लड़की सचमुच हमारी चुक्सिया की जगह ले सकती है, तो वह वाकई उस परिवार को ऊपर उठाने में मदद कर सकती है। इस मामले में ज़ू लिगान ने जो किया वह इतना घृणित नहीं है। असंभव, लिन बाओहे ने हाथ हिलाते हुए कहा। मेरे बहनों ने कहा कि ज़ू लिगान केवल शियाओशिया गांव की लिन चुक्सिया के नाम और रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहता था। यदि यह बदलाव होता है, तो सेना में जाने वाली लड़की शू लिगान की बहन के परिवार की होगी। वह लड़की हमारी चुक्सिया से लगभग 50 से 60% मिलती जुलती है। तस्वीरों से आप ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। यह ज़ू लिगान, वह बहुत ही बेईमान है, किसी के बच्चे को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज उसके साथ जो हुआ, वह उसी का हकदार था। झाओ युलान ने गुस्से से कहा। मैं कह रहा था, ज़ू लिगान एक अनजान लड़की को इतना कुछ हासिल करने की अनुमति कैसे दे सकता है। पता चला कि एक तरकीब थी। चुक्सिया ने ताली बजाते हुए कहा। भगवान का शुक्र है कि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिन चुक्सिया, यह आवाज सुनते ही चुक्सिया का शरीर अकड़ गया। हे भगवान, वह मतिभ्रम का शिकार थी, है ना? लिन चुक्सिया, झाओ युलान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसके पिता को उसकी करनी का फल मिल गया और वह भी अपराध करने के बारे में सोच रहा है। ये कहते हुए वह गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गई और वाकई ज़ू गोहोंग दरवाजे पर साइकिल धकेलते हुए खड़ा था। तुम किस बात पर इतना चिल्ला रहे हो? मैं चुक्सिया को देखना चाहता था। किस लिए? झाओ युलान ने ठंडी आवाज में कहा। चुक्सिया की चाची के साथ तुमने जो किया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि यह तुमने किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी यहाँ आने की? मैं जैसे ही गोहोंग ने चुक्सिया को बाहर आते देखा, उसकी आंखें चमक उठी। चुक्सिया, चुक्सिया ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा। क्या आप भी जबरदस्ती शादी करवाने की योजना बना रहे हो? बिल्कुल नहीं, ज़ू गोहोंग ने बार-बार हाथ हिलाते हुए कहा। मैंने सुना था कि तुम सेना में भर्ती होने जा रहे हो। मैं तुम्हें विदाई देने ही आया हूँ। कौन जाने कब फिर मिलेंगे। चुक्सिया ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। तुमने काफी देख लिया है, अब तुम जा सकते हो। इसी बीच उसने ज़ू गोहोंग पर नजर डाली, जो खुशमिजाज और अच्छे कपड़े पहने हुए लग रहा था, जिससे पता चलता था कि उसके पिता की वित्तियों का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। मुझे पता है कि आप सभी मुझसे बहुत नफरत करते हैं और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने हद पार कर दी। लेकिन चुक्सिया, तुम्हारी चाची को न तो मैंने पीटा और न ही मेरे द्वारा किराए पर लिए गए किसी व्यक्ति ने। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ। उस समय जब आप सभी को लगा कि यह मैंने किया है, तो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं लगी। मैंने सोचा कि चूंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं आपको गलतफहमी होने देता हूँ। वैसे भी आप कुछ कर नहीं सकते थे। आप पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो सच में बचकाना था। चुक्सिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, वरना मैं वो सारी बेवकूफी भरी हरकतें नहीं करता। चुक्सिया ने उसे फिर से टोकते हुए कहा। मुझसे इन चीजों के बारे में बात मत करो, इनसे मुझे घिन आती है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। लिन बाओहे को एक बड़ी छड़ी के साथ दरवाजे पर खड़ा देखकर ज़ू गोहोंग ने अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन लिन चुक्सिया, मैं यूं ही हार नहीं मानूंगा। जब मैं तुमसे शादी करने के योग्य हो जाऊंगा, तब मैं वापस आऊंगा। पागल, चुक्सिया गुस्से से इतनी भड़क उठी कि उसने मिट्टी का एक ढेला उठाकर उस पर फेंक दिया। उसने बेशर्म लोग तो देखे थे, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह ऐसी बकवास कर रहा था। हे, चाची झोंग एक बनावटी मुस्कान के साथ गली के कोने से आई। उसके चाचा और उसकी चाची, आपने वाकई एक अच्छी बेटी की परवरिश की है। वह निश्चित रूप से एक अच्छे परिवार में शादी करेगी। झाओ युलान ने भी बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह अच्छे परिवार में शादी करेगी या नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती। वैसे भी मैं कुछ लोगों की तरह नहीं बनूंगा, जो अपनी बेटी को बेचने लायक वस्तु की तरह समझते हैं। कौन अपनी बेटी को बिकने वाली वस्तु की तरह समझ रहा है? अपनी बात समझाओ। आंटी झोंग उछल पड़ी। झाओ युलान, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। सिर्फ इसलिए कि वह सेना में भर्ती हो गई, आपको गर्व महसूस हो रहा है। देखते हैं कि जब उसे वापस भगाया जाएगा और वह तुम्हारी बाहों में रोने लगेगी तो कौन ज्यादा शर्मिंदा होगा। अपने परिवार के मामलों से मतलब रखो और मेरे घर आकर दिखावा मत करो। चुक्सिया ने आंटी झोंग को घूरते हुए झाओ युलान को आंगन में खींच लिया और बोली, माँ, ऐसे लोगों से बात करने की क्या जरूरत है? क्या तुम खुद ही अपना मुंह गंदा नहीं कर रहे हो? अरे, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? लिन बाओहे ने फावड़ा जमीन पर पटक दिया और आगे बढ़ रही आंटी झोंग अचानक रुक गई और लिन बाओहे को घृणा से घूरते हुए बोली, तुम्हें लगता है तुम बहुत बहादुर हो? अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। लिन बाओहे ने एक कदम आगे बढ़ाया और आंटी झोंग पीछे मुड़कर भाग गई। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से बहस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पापा, वो आपसे इतना क्यों डरती है? पिछली बार जब हम खेत में थे, तो आंटी झोंग भी अपने पिता से कुछ ज्यादा ही डरी हुई लग रही थी, इसलिए चुक्सिया ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उसे एक बार पीटा था, उसे याद है? लिन बाओहे ने सरल शब्दों में कहा। चुक्सिया के पास झाओ युलान की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तुम 6 साल के थे, तब चाची झोंग खाड़ी के किनारे कपड़े धो रही थी। उसके कपड़े खाड़ी के बीचों बीच बह गए और वह उन्हें वापस लाने से बहुत डर रही थी। उसने तुम्हारे लिए एक डंडा मंगवाया है ताकि तुम उसके लिए उन्हें बाहर निकाल सको। जैसे ही उसने तुम्हें धक्का दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये देख लिया और उसकी पिटाई कर दी। झाओ युलान अभी भी गुस्से में लग रही थी जब उसने एक कहानी सुनाई। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने नहीं जाते, तो कौन जानता है कि क्या हो सकता था। वह बिल्कुल निर्दयी इंसान है, उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। लिन बाओहे को जितनी बार भी गुस्सा आता था, लगभग हमेशा उसकी वजह से ही आता था। चुक्सिया की नाक में जलन होने लगी और उसने लिन बाओहे की बांह पकड़ ली। पापा, जब मैं घर पर न रहूं, तो माँ और अपना अच्छे से ख्याल रखना। जब मैं सक्षम हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हें सुखमय जीवन का आनंद लेने दूंगा। हम पिताजी इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, अगर भविष्य में कोई आपको धमकाने की हिम्मत करे, तो उन्हें ऐसा करने मत देना। अगर जरूरी हो तो आंटी झोंग जैसे लोगों की पिटाई कर देनी चाहिए। हम पिताजी को पता है। पिताजी, जैसे ही मुझे मेरा भत्ता मिलेगा, मैं उसे वापस भेजकर अपने घर की खिड़कियां बदलवा लूंगा। कोई जरूरत नहीं, इसे अपने पास रखो, मैं और तुम्हारी माँ कमा लेंगे। इस बार लिन बाओहे अपनी बेटी की बात से सहमत नहीं हुए। पहले पापा और मम्मी मेरा सहारा थे, अब स्वाभाविक रूप से पापा और मम्मी का ख्याल रखने की मेरी बारी है। चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता दोनों के हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, जब मैं घर पर नहीं होती, तो आपको और अधिक प्यार दिखाना चाहिए और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बच्चा, झाओ युलान ने असहज होकर अपने हाथों को छुड़ाया। खाना बनाने का समय हो गया है, तुम दोनों आदमी बातें करो। माँ शर्मिंदा है। हे, लिन बाओहे ने भोलेपन से हंसते हुए अनिच्छा से भरी अपनी बेटी की आंखों में देखा। इस चयन के लिए सोंगशुई काउंटी के रेड फ्लैग कम्यून, रेड लाइट कम्यून, रेड पॉपुलर कम्यून, रेड डॉन कम्यून और रेड मेपल कम्यून में से प्रत्येक से 6 लोगों को चुना गया। कुल मिलाकर 30 लोग प्रांत के सैन्य क्षेत्र में रवाना हुए। 28 मई की सुबह तड़के चुक्सिया और लुओ शाओकियोंग रेड फ्लैग कम्यून से एक ट्रैक्टर पर सोंगशुई काउंटी के लिए रवाना हुए। उनके साथ लिन बाओहे दंपति और लुओ गैंगशुन दंपति भी थे। सोंगशुई काउंटी में उनका स्वागत लियांग जियांग और ज़ेग मेई ने किया। सैन्य वर्दी पहने और लाल फूलों से सजी 30 भावी महिला सैनिक एक जैसी दिख रही थी। झाओ युलान ने हरे रंग के सागर के बीच अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अपनी आंखों के कोने पहुंचने के लिए मुंह फेर लिया। हालांकि चुक्सिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें भी लाल थीं। घर से निकले बिना ही उसके माता पिता के लिए चिंता शुरू हो गई थी। पापा, मम्मी, कृपया अच्छे से खाना खाए, पैसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। हम, पापा, मम्मी, मैं आपको पत्र लिखूंगा। हम, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस समय लिन बाओहे और झाओ युलान केवल हम कहकर ही जवाब दे सकी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे बोलेंगी तो कहीं सचमुच रोने लगेंगी और खुद को शर्मिंदा कर लेंगी। इस बीच मोटी चाची और लुओ गैंगशुन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। हरी ट्रेन की सीटी दूर तक गूंजती रही। खिड़की से बाहर लहराते हाथों को देखकर झाओ युलान और मोटी चाची खुद को रोक नहीं पाई। एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। जारी रहेगा। उस दौर में हालांकि अधिकांश लड़कियां भावी पीढ़ियों की लाडली छोटी राजकुमारियों की तरह केवल बच्चे नहीं थी, लेकिन वे ज्यादातर अपने माता पिता की सुरक्षा में पली बड़ी थी। पहली बार घर छोड़कर इतनी दूर जगह पर जाना और एक साल के भीतर अपने माता पिता को दोबारा न देख पाना, इन सब बातों ने उनके लिए रोए बिना रहना बिल्कुल असंभव बना दिया था।
रोने की क्रिया अत्यधिक संक्रामक होती है। 1 के रोने से 2 प्रभावित होते हैं, 3 के रोने से 4 प्रभावित होते हैं। अंततः इसका परिणाम ये हुआ कि सभी एक साथ रोने लगे और किसी को भी शर्म महसूस नहीं हुई। लियांग, जियांग और ज़ेक में ही जाहिर तौर पर ऐसे दृश्यों के आदी थे और उन्होंने किसी को सांत्वना देने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे वहीं बैठे खिड़की से बाहर के दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने-अपने विचारों में खोए रहे। आधे घंटे बाद डिब्बे में रोने की आवाज थम गई और आमने-सामने बैठे लोगों ने लाल नाक और सूजी हुई आंखों से एक दूसरे को देखा और तुरंत ही एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करने लगे। लुओ ज़ियाओक्योंग और चुक्सिया स्वाभाविक रूप से एक साथ बैठे थे और उनकी सीट में रेड फ्लैग कम्यून के परिचित चेहरे थे, जियांग शियाओडी, कियाओ निंगई और सन शानमेई, ज़ू किनकिन के साथ। रेड फ्लैग कम्यून के सभी 6 लोग वहां इकट्ठा हुए थे। चयन के दिन सभी लोग आपस में घुल मिल गए। हालांकि वे एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन वे करीबी दोस्त नहीं थे। लेकिन अब एक ही समुदाय में रहने के कारण उन्हें तुरंत एक जुड़ाव महसूस हुआ। लिन चुक्सिया, मैंने सुना था कि आपकी जगह किसी और को लेने की बात चल रही थी, है ना? गोल चेहरे वाली और स्पष्ट रूप से बहिर्मुखी स्वभाव की जियांग शियाओडी ने सबसे पहले एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें सभी की दिलचस्पी थी। चुक्सिया ने खिड़की से अपनी नजरें हटा ली, अपनी उदासी को छुपाते हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। जियांग शियाओडी ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, विश्वास ही नहीं होता कि उनमें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। आह, अराजकता। लिन चुक्सिया, जब तुम सेना में जाओगी तो तुम हमारे रेड फ्लैग कम्यून को बदनाम नहीं कर सकती, सन शानमेई ने अचानक बोल दिया। आपको चुक्सिया से इस तरह बात करने का अधिकार किसने दिया? बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम खुद रेड फ्लैग कम्यून को बदनाम न करो। लुओ शियाओक्योंग के मन में चुक्सिया एक कमजोर इंसान थी जिसे उसकी सुरक्षा की जरूरत थी, इसलिए चुक्सिया के जवाब का इंतजार किए बिना उसने तुरंत सन शानमेई पर पलटवार किया। चयन के दौरान उसका परिणाम सबसे कम था। क्या मैं ये सब मनगढ़ंत कहानी कह रहा हूँ? प्रशिक्षण में मेरा प्रदर्शन कैसा रहता है, यह मेरा निजी मामला है। चुक्सिया ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, इसका तुमसे या रेड फ्लैग कम्यून से क्या लेना देना है? 90 के दशक के बाद की पीढ़ी की एक वास्तविक सदस्य होने के नाते इस तरह से अपमानित होना और इसे सहन करना उसकी आदत नहीं थी। सुन शानमेई को भड़कते देख कियाओ निंगई ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, सब लोग कम बोलो, यहाँ बहस शुरू मत करो और हंसी का पात्र मत बनो, ठीक है? उससे कौन बहस करना चाहेगा? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सभी रेड फ्लैग कम्यून से हैं और एक बार जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और कम्यून का नाम रोशन करना चाहिए। सन शानमेई ने नाराजगी से कहा। लुओ शियाओक्योंग ने उसे उदासीन निगाहों से देखा और कहा, तुम उन चीजों के बारे में चिंता कर रही हो जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि हमारा चयन हो चुका है, इसलिए हमें से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, इतनी जल्दी क्या है? जब तक कि, सन शानमेई ने तिरस्कार से कहा, जब तक कि तुम उसके चमचे न हो। ये कहना बहुत ही दुर्भावनापूर्ण था और लड़कियों की आंखों में सन शानमेई के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव उभर आया। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वह हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है और अनजाने में ही वह थोड़ा पीछे हट गई। जो चाहो सोचो, लेकिन अगर किसी ने चुक्सिया को धमकाने की हिम्मत की तो उसे पहले मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूँ। सबकी उम्मीदों के विपरीत लुओ शियाओक्योंग शांत रही। चुक्सिया, शियाओक्योंग के साथ तुम्हारा रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। ऐसी दोस्त का होना एक आशीर्वाद है, जियांग शियाओडी ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, ये जानते हुए कि उसने अपने तरीके से उसके और लुओ शियाओक्योंग के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। चुक्सिया ने उसे एक शांत मुस्कान दी। हाँ, मेरे माता-पिता के अलावा वह उन लोगों में से एक है जो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती है। इतने अच्छे दोस्त के साथ सेना में शामिल होना, ये वाकई सराहनीय है, कियाओ निंगई ने कहा। हाँ, हाँ, मुझे भी ईर्ष्या हो रही है। ये शब्द ज़ू किनकिन ने कहे थे। सभी से बहिष्कृत महसूस करते हुए सन शानमेई ने अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर इसे जाने दिया। उनकी राय में उनके कार्यों का कारण ईर्ष्या थी क्योंकि सन शानमेई के शारीरिक चयन के परिणाम सर्वश्रेष्ठ थे। कुछ देर बातचीत करने के बाद चुक्सिया को इन लड़कियों के स्वभाव का मोटा-मोटा अंदाजा हो गया। जियांग शियाओडी का चेहरा गोल मटोल और आंखें बड़ी थी, अपने नाम के अनुरूप, जिसका अर्थ तितली है। वह एक जीवंत और प्यारी लड़की थी, बहुत ही मनमोहक। कियाओ निंगई दुबली पतली और लंबी थी, उसका रंग गोरा था, वह सुडौल थी और आंखें लंबी थी। उसका स्वभाव शांत था और उसमें थोड़ी सी वीरता भी थी। उनके पूर्वजों ने कियाओ फैमिली फिस्ट की स्थापना की थी और वह स्वयं भी मार्शल आर्ट में काफी कुशल थी। ज़ू किनकिन हष्ट-पुष्ट और सांवली त्वचा वाली थी, जो लंबे समय तक प्रसव पीड़ा का स्पष्ट संकेत था। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते उनका व्यक्तित्व कुछ हद तक सरल और सीधा था। उनमें सबसे लंबा और सबसे हट्टा-कट्टा सन शानमेई मर्दाना आभा बिखेरता था। स्वभाव से थोड़ी ईर्ष्यालु होने के कारण उसमें नेतृत्व करने की प्रबल इच्छा थी। समूह द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बाद भी उसने दूसरों को उसे अलग-थलग नहीं करने दिया। इसके बजाय वह लगातार बातचीत में खुद को शामिल करने की कोशिश करती रही और कोई फायदा मिले बिना हार मानने से इनकार करती रही। अन्य सीटों पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। लड़कियां होने के नाते उनमें से अधिकांश में थोड़ी सी तुलनात्मक झिझक थी और आगे के जीवन के बारे में सोचते हुए वे एक दूसरे को सावधानीपूर्वक परखने और समझने से खुद को रोक नहीं पाई। जब वह न्यूनशिन शहर पहुंचा तो वह लगभग 10 मिनट के लिए रुका और सैन्य वर्दी में 20 से अधिक महिला सैनिक उसमें सवार हुई और गाड़ी के दूसरे आधे हिस्से में बैठकर बातें करने लगी। तो ये सिर्फ हम ही नहीं है, लगता है कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र को इतनी महिला सैनिकों की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो लगता है तुम्हें सच में निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाना बहुत शर्मनाक होगा। वैसे भी मुझे कटने से बेहतर मरना पसंद है। अगर मुझे भी वापस गांव भेज दिया गया तो मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगी, उसने कहा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। महिला सैनिकों के नए समूह ने ट्रेन के डिब्बे में जीवन चर्चाओं को जन्म दिया। सुन शानमेई ने चुक्सिया की ओर मुस्कुराते हुए और एक नजर डालते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही थी, है ना? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से वापस गांव भेज दिया जाएगा। अगर मुझे सचमुच वापस भेज भी दिया जाए तो क्या हुआ? चुक्सिया ने उदासीनता से कहा और उसकी ओर एक नजर डाली। मेरे मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई कुत्ता लुडोनबिन को काटने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, मैं लुडोनबिन हूँ। पफ। लुओ शियाओक्योंग खिलखिलाकर हंस पड़ी और चुक्सिया के कंधे को धक्का देते हुए बोली, चुक्सिया, तुम तो वाकई बहुत होशियार हो। सन शानमेई, जिसे लव डोनबिन के बजाय कुत्ता कहा गया था, इतनी क्रोधित थी कि वह मेढक की तरह मुंह खोलकर हौंकने लगी। उसे यही मिलना चाहिए था। कियाओ निंगई को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वह नेता नहीं है तो फिर खुद को इतना महान क्यों दिखा रही है? हम सब तुमसे जलते हैं, ठीक है? कियाओ निंगई ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए कह दिया ताकि तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े। हम तुम्हारी काबिलियत से जलते हैं, इसीलिए हम तुम्हें तंग करते हैं। कियाओ निंगई ने एक और पंक्ति जोड़ी। ईमानदार शिव किनकिन ने अपनी छोटी-छोटी आंखों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देखा और अंत में एक सरल, मूर्खतापूर्ण हंसी हंस पड़ी। बेवकूफ, किसी और पर अपना गुस्सा निकालने में असमर्थ सुन शानमेई ने अपनी सारी निराशा ने इरादे वाली ज़ू किनकिन पर निकाल दी। कियाओ निंगई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सन शानमेई, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी सिर्फ हम मुट्ठी भर लोग ही नहीं है, पूरी बोगी ही भरी हुई है और हमारे गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी अन्य प्रतियोगी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हम कुछ लोगों पर ही ध्यान देना बंद करो, ठीक है? कौन तुम पर मोहित है? मैं आप सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस विवाद से उनके चेहरे लाल हो गए और गर्दनें मोटी हो गईं, लेकिन चुक्सिया, जिसके बारे में बात हो रही थी, खिड़की से बाहर देख रही थी और विचारों में डूबी हुई थी। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि आने वाला जीवन ऐसे संघर्षों से रहित नहीं होगा और अब उसे आसान जीवन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि पहले की तुलना में उसके कमजोर शरीर में काफी सुधार हुआ था, फिर भी अधिकांश ग्रामीण लड़कियों की तुलना में उसे अभी भी कमजोर माना जाता था। इसलिए आने वाला समय उसके जीवन का सबसे अंधकार में दौर भी साबित हो सकता है। सभी में चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपना पूरा प्रयास करना ही था। वापस भेज दिया जाना और बदनामी होना एक बात थी, लेकिन अपने माता-पिता के बेहतर जीवन की उसकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने ही मानकों पर खरा उतरने के लिए उसे भरपूर प्रयास करना पड़ा। आकाश की ओर देखते हुए चुक्सिया ने चुपचाप एक इच्छा की, यह आशा करते हुए कि जो भी उसकी मूल आत्मा को ग्रहण करेगा, वह उसके माता-पिता के लिए भी खुशी लेकर आएगा। 2 घंटे और बीत गए और ट्रेन प्रांत की राजधानी शहर में आकर रुक गई।
सभी लोग अपना सामान लेकर नीचे उतरे और एक ऐसी भूमि पर कदम रखा जिसे वे कुछ समय के लिए छोड़ नहीं सकते थे। लियांग, जियांग, गयांग और ज़ेक मिली ने सभी को एक बड़े ट्रक पर बुलाया। जैसे ही सभी लोग बैठ गए, वाहन का पिछला बैरियर जोर से बंद कर दिया गया और ट्रक लड़खड़ाते हुए आर्मी बेस की ओर बढ़ने लगा। शहर के केंद्र से गुजरते हुए जो सभी को चहल-पहल भरा लग रहा था, लेकिन चुक्सिया को सुनसान लग रहा था और खाली उपनगरीय इलाके में तेजी से आगे बढ़ते हुए छोटी महिला सैनिक चुप हो गईं। उनके दिलों में अनिश्चितता को लेकर आशंका का मिला-जुला भाव था, जिसके कारण उनमें बातचीत करने की इच्छा कम ही रह गई थी। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, ये बहुत बड़ा है, शानदार, ये सब सैनिक हैं। आर्मी बेस में प्रवेश करते ही उत्साहित युवा महिला सैनिकों में से एक ने पूरी तरह से निरर्थक उद्गार व्यक्त कर दिया, जिससे अन्य सैनिकों ने तिरस्कार का भाव दिखाया। इसके बाद ट्रक में अचानक तेज झटका लगा, जिससे सभी लोग अपनी सीटों पर आगे की ओर उछल पड़े और परिणामस्वरूप अफरा-तफरी मच गई। ज़ेक मेई पीछे से प्रकट हुई। उन्होंने खटखट की आवाज के साथ टैल गेट नीचे गिराया और कहा, वाहन से बाहर निकलो, जल्दी करो सब लोग। इतनी देर तक बैठे रहने के बाद सबके पैर थोड़े सुन्न हो गए थे। जल्दबाजी में आगे से कूदने वाले लोग अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए थे कि उनके ऊपर से गुजरने वाला दूसरा व्यक्ति गिर पड़ा, जिससे पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई। पीछे बैठिए, भ्रमित सी लुओ शियाओकियोंग ने चुक्सिया को धक्का देते हुए कहा, मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम काफी चालाक हो। आपने हमें पीछे बैठने के लिए इतना जोर क्यों दिया? तो ये है तुम्हारी योजना। हाँ हाँ, सभी लोग नजारे का आनंद लेने के लिए आगे बैठना पसंद करते थे, जिससे पीछे की सीटें कम भीड़-भाड़ वाली रहती थी। वे दोनों आराम से अपने पैर फैला सकते थे और सबसे आखिर में उतरने वालों में से होने के कारण उन्हें पैरों के सुन्न होने और कुचले जाने की चिंता नहीं थी। चुक्सिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पीछे लगे बड़े सुरक्षात्मक अवरोध की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने गलत समझा। मुझे बस सहारा लेने के लिए कोई ठोस जगह चाहिए थी। लुओ शियाओकियोंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है, तो आलसी लोग अपने आलसी का फल भोगें। आखिरकार वे पहुंच गए। इस धरती पर खड़े होकर अपने चारों ओर से आ रही जोरदार चीखों और आवाजों को सुनते हुए चुक्सिया को अभी भी कुछ हद तक वास्तविक सा महसूस हो रहा था। क्या आपसे वह वास्तव में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की महिला सैनिक थी? योजक चिन्ह 52 महिला सैनिक अपने पीछे तरह तरह का सामान घसीटती हुई, कुछ बड़े बड़े बंडलों में लिपटा हुआ, कुछ बोरी के थैलों में भरा हुआ, कुछ चमड़े के सूटकेस लिए हुई धनी परिवारों की ज़ेक मेई के पीछे पीछे चल रही थी और सैन्य जिले के दाहिनी ओर बने बिल्कुल नए बंगलों की एक पंक्ति के सामने पहुंचते ही उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। ज़ेक मेई ने पीछे मुड़कर सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह आपका छात्रावास होगा जहां आप कुछ समय के लिए रहेंगे। मैं नाम और कमरे व बिस्तर के नंबर पढ़कर सुनाऊंगा, अपना कमरा और बिस्तर का नंबर ढूंढिए और उसमें चले जाइए। अधिकांश महिला सैनिकों के लिए आवास उनकी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर था। उनके चिंतित चेहरे पल भर में खुशी में बदल गए और जल्द ही पूरा स्थान स्वीकृति की फुसफुसाहटों से गूंज उठा। हम आह हाँ जो उनके चारों ओर गूंज रही थी। हाँ हाँ ही जो महिला सैनिक पहले ही अंदर आ चुकी थी, उनमें से कुछ ये सब देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ी। प्रतिक्रियाओं के अराजक गूंज सुनकर वे हंसने लगे और एक दूसरे के कंधों और पीठ पर हल्के हल्के थपथपाने लगे। अपने अपने कमरों में वापस जाओ, यहाँ गंदगी मत फैलाओ। हाँ, बंगलों के बाहर सन्नाटा छा गया। शर्म से लाल हो उठे वे सभी लोग। ज़ेक मेई ने वाहन में चढ़ने से पहले उन्हें याद दिलाया था कि सवालों का जवाब हाँ में देना है, लेकिन जल्दबाजी में वे भूल गए थे। ज़ेक मेई ने समूह पर नजर डाली लेकिन किसी को डांटा नहीं। इसके बजाय उसने सूची में से कमरे आवंटित करना शुरू कर दिया। चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग को कमरा नंबर 3 में रखा गया था। साथ ही क्याओ निंगई और सन शानमेई के अलावा 2 अन्य महिला सैनिक लिन मिंगरान और क्यू शियाओजी भी थी, जो रास्ते में शामिल हुई थी। रेड फ्लैग कम्यून की जियांग शियाओरी और सु किनकिन को कमरा नंबर 4 आवंटित किया गया था। कमरा नंबर 3 में पहले से ही 4 सैनिक ठहरे हुए थे। चुक्सिया और अन्य लोगों को अंदर आते देख मध्यम कद की, पतली काया वाली, छोटे बालों वाली और गोल सेब के आकार के चेहरे वाली एक महिला ने हंसते हुए उनका अभिवादन किया। हेलो, मैं लियू मेजुन हूँ, 18 साल की, एक प्रांत के शहर से। आपसे हम युद्ध में साथी हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बोलते हुए उसने बड़ी कुशलता से चुक्सिया के हाथ से एक छोटा सा कपड़े का थैला ले लिया। तुम तो बहुत पतली दिख रही हो, इन चीजों को उठाना मुश्किल होता होगा, है ना? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। चुक्सिया ने प्रवेश करते ही लोगों द्वारा नीची नजर से देखे जाने की आशंका को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया और अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम लिन चुक्सिया है, मेरी उम्र 17 वर्ष है, मैं प्रांत के रेड फ्लैग कम्यून के दालिंग गांव यूनसोंग काउंटी के बीच शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम लुओ शियाओकियोंग है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं चुशिया के ही गांव की रहने वाली हूँ। लुओ शियाओकियोंग ने चुशिया की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी अपना परिचय देना शुरू कर दिया और जब सभी ने अपना सामान लॉकरों में रख दिया और आराम से बैठ गए, तो छात्रावास का कमरा तुरंत बातचीत की आवाजों से गुलजार हो गया। जो तीनों सैनिक बैठे रहे, वे सभी ये शहर के थे। उन्होंने चुक्सिया और बाकी लोगों को अपनी निगाहों में स्पष्ट श्रेष्ठता का भाव लिए देखा। मैंने सुना है कि आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, क्या तुम सिर्फ नियमित भोजन के लिए सेना में भर्ती हुई हो? ये सवाल पूछने वाली सैनिक यांग शियाओली थी, जो 19 साल की, लंबी, पतली और बादाम जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली थी, जिन्हें वह बोलते समय जानबूझकर चौड़ा कर लेती थी। हाँ, मैंने सुना है कि ग्रामीण इलाके इतने गरीब हैं कि लोग पेड़ की छाल खाते हैं, क्या ये सच है? ये सवाल 18 वर्षीय युआन मिंगमिन ने पूछा, जिसकी लंबाई मध्यम, शरीर मजबूत और बाह्य तथा आंखें साधारण और नाजुक थी। अरे, पेड़ की छाल खाना, क्या ये सच हो सकता है? ये सवाल 18 साल की चीजेहोंग ने पूछा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें, गोरी त्वचा थी, वह गुड़िया जैसी प्यारी और बेहद खूबसूरत थी। आप तीनों को खाने के बारे में काफी जिज्ञासा लगती है। अगर आपको इतनी ही दिलचस्पी है, तो आप खुद जाकर ग्रामीण जीवन का अनुभव क्यों नहीं करते? सन शानमेई ने उनके भेदभावपूर्ण सवालों का सबसे पहले जवाब दिया। क्या आपने कभी भूखे रहने का अनुभव किया है? लड़की, ये तो बहुत मजेदार है, युआन मिंगमिन ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं अनुभव करने के लिए और भी चीजों के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन के रहना, आप में गजब की कल्पना शक्ति है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास खाना नहीं है? सुन शानमेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं आपको बता दूं, विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अब बहुत अच्छी है। सभी सदस्यों के पास भोजन और वस्त्र हैं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप कल्पना करते हैं। सन शानमेई के आधिकारिक प्रचार प्रसार जैसे भाषण को सुनकर चुक्सिया के होठों के कोने अनजाने में फड़कने लगे। उसके अनुमान के आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक छात्रावास ने एक समूह बना लिया था। तो स्क्वाड लीडर कौन बनेगा? अपने कमरे में मौजूद 10 लोगों को बस एक नजर डालने से ही, हालांकि यह केवल एक संक्षिप्त बातचीत थी, उनके व्यक्तित्व की झलक पहले ही दिखाई देने लगी थी। सन शानमेई का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्पष्ट रूप से वह सत्ता की प्रबल इच्छा रखने वाली व्यक्ति थी। कियाओ निंगई का स्वभाव हंसमुख और उदार था। लिन मिंगरान और क्यू शियाओजिंग, जिनमें से एक कोमल और कमजोर दिखती थी, जबकि दूसरी लंबी और मजबूत, दोनों ही शांत स्वभाव की थीं और उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी साझा नहीं किया था, जिससे वे दोनों सबसे रहस्यमय बन गई थी। शहर की 4 लड़कियों में से लियू मेजुन सबसे मिलनसार थी। बाकी लोग यांग शियाओली को अपना नेता मानकर उसका अनुसरण करते प्रतीत होते थे। संभवतः यांग परिवार की पृष्ठभूमि अच्छी थी, इससे वह और लुओ शियाओकियोंग ही रह गई। सब कुछ विचार करने के बाद उसने सोचा कि कियाओ निंगई दस्ते के नेता पद के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसे यकीन था कि सन शानमेई और यांग शियाओली इससे संतुष्ट नहीं होंगी। चुक्सिया, तुम क्या सोच रही हो? लुओ शियाओकियोंग के एक धक्के से चौंक कर चुक्सिया होश में आए और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुमने सामान खोलना पूरा कर लिया है? मम्मा, लुओ जियाओकियोंग ने सिर हिलाया। तुम किस बात में खोए हुए थे? अंदाजा लगाओ, हमारी स्क्वाड लीडर कौन बनेगी? चुक्सिया ने लुओ शियाओकियोंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा। काश मैं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। चारों ओर देखते हुए लुओ शियाओकियोंग ने कहा, मुझे लगता है कि कियाओ निंगई उपयुक्त लगती हैं। चुक्सिया ने धीरे से हंसते हुए कहा, महान लोग एक जैसी सोच रखते हैं। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? लियू मेजुन मुस्कुराते हुए पास आए और बोली, लगता है तुम दोनों खूब मजे कर रहे हो। मेरे साथ भी साझा करो, मुझे भी हंसाओ। कुछ खास नहीं, बस यहाँ सब कुछ नया है। लुओ शियाओकियोंग हंसी और अपने बगल में रखे छोटे स्टूल पर थपथपाया। बैठ जाए, यहाँ बहुत सारे नियम हैं। हम दिन के समय बिस्तरों पर नहीं बैठ सकते और ये स्टूल बेहद तंग है।
हाँ, लेकिन बीप 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 अचानक बजने वाली सीटी ने लियू मेजुन के शब्दों को बीच में ही रोक दिया। वो झट से खड़ी हो गई और बोली, सभा, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। 5 मिनट बाद सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और बैरकों के सामने एक बड़ी घनी भीड़ खड़ी थी। आराम से, ध्यान, समूह का जायजा लेने के बाद ज़ेगमेई ने कहा, अब से सभी को एक सैनिक के मानकों का पालन करना होगा। दोपहर के भोजन के बाद हम नियमों, अनुशासन और सिद्धांतों का अध्ययन करके शुरुआत करेंगे। अगर कल भी हालात इतने ही अराजक रहे तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। यहाँ खड़े लोगों में से 100 साथियों को 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद 1 साल तक आगे सीखने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवा दस्तों में नियुक्त किया जाएगा। तभी आप आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र चिकित्सा सैनिक बन पाएंगे। बेशक जो लोग पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें वहीं वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से वे आए थे। आप आम महिला सैनिकों से अलग हैं। शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा आपको सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसलिए यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो आपका स्थान रद्द कर दिया जाएगा। छात्रावासों के आधार पर 10 श्रेणियां हैं, जिनमें छात्रावास एक पहली श्रेणी है और इसी तरह छात्रावास 10वीं श्रेणी तक। अब मैं दस्ते के नेताओं और उपकब्जेदारों की घोषणा करूंगा। बेशक ये केवल अस्थायी है। आधे महीने में सांस्कृतिक और शारीरिक प्रशिक्षण में सभी के प्रदर्शन के आधार पर टीम लीडरों का पुनः चयन किया जाएगा। अस्थायी दस्ते के नेता और उपदस्ते के नेता निम्नलिखित हैं। प्रथम श्रेणी की दस्ते की नेता लियांग एवी, दस्ते की उपनेता जिन शियाओयुए। द्वितीय श्रेणी के दस्ते के नेता जियांग लिमिंग, दस्ते की उपनेता यू वेनहुई। तीसरी श्रेणी की दस्ते की नेता कियाओ निंगई, दस्ते की उपनेता यांग शियाओई। चौथी कक्षा की दस्ते की नेता गु निंगई, दस्ते की उपनेता जियांग शियाओडी। कक्षा 10 के दस्ते के नेता वांग लिहुआ, दस्ते की उपनेता युवेने। दोपहर के भोजन के बाद स्क्वाड लीडर और डिप्टी स्क्वाड लीडर अपने सहपाठियों को पढ़ाई के लिए संगठित करेंगे। कल सुबह एक परीक्षा होगी और उसके परिणाम सैन्य मुख्यालय के बड़े बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें। हाँ, आराम से, ध्यान, दाहिने चेहरे की ओर आगे मार्च। ज़ेगमेई के पीछे पीछे असमंजस भरे भावों के साथ महिलाएं बेमेल कदमों से आगे बढ़ीं, जिससे रास्ते में कई लोगों की तीखी निगाहें उन पर टिक गईं। ए मिलिट्री रीजन में महिला सैनिकों की केवल एक ही कंपनी थी और अब इन जीवंत युवा महिला सैनिकों के शामिल होने से यह आंखों के लिए एक शानदार नजारा था। पुरुष सैनिकों के दस्ते, जो देखने में सीधे आगे की ओर लग रहे थे, वास्तव में अपनी आंखों के कोनों से चोरी छिपे देख रहे थे। और महिला सैनिकों का क्या वे जिज्ञासु नहीं थे? जो साहसी थे उन्होंने गुजरते हुए पुरुष सैनिकों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जबकि डरपोक लोगों ने अपनी आंखों के कोनों से चोरी छिपे नजरें डाली, जैसे कि वे जिज्ञासु न हो। ऐसे लोग केवल कुछ ही थे। चुक्सिया, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी मुलाकात रेजिमेंटल कमांडर झो और बाकी लोगों से होगी? चुक्सिया के लगभग बराबर कद वाली लुओ शियाओकियों ने कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उसके बगल में चलते हुए धीमी आवाज में पूछा। इस युग की पुरुष सैनिकों का गंभीरता से अवलोकन कर रही चुक्सिया ने आलसीपूर्वक अपना सिर पीछे की ओर घुमाते हुए कहा, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। उन्होंने ही सबसे पहले हमें सेना में भर्ती होने का सुझाव दिया था और मुझे लगता है कि उनकी मदद से इस बार हमारा चयन हो सकता था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, चुक्सिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। खुद को इतना गंभीरता से मत लो। भले ही उसने मदद न की हो, प्रशिक्षक झो ने जरूर की होगी। वैसे इंस्ट्रक्टर झो वाकई बहुत अच्छे हैं। काश वो इतने बुरे न दिखते, हैं ना? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? चुक्सिया ने चेतावनी भरे लहजे में उसके माथे पर उंगली मारी। आखिरकार इस लड़की की सगाई झाओ के लियांग से हुई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहती हूँ? लुओ शियाओकियों ने आंख मारते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी सगाई अभी तक हुई तो नहीं है ना? चुक्सिया, क्या आप इतनी दखलंदाजी करना बंद कर सकते हैं? ये सोचकर कि चुक्सिया बस शर्मीली है, लुओ शियाओकियों ने उसे कंधे से धक्का दिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे एक घूंसा मारने का मन कर रहा हो। शर्मीली मत बनो। पुरुषों का विवाह करना और महिलाओं का विवाह करना सामान्य बात है। चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं अपने भाई से इस बारे में बात करूंगी। तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। जरूर, उसे बता दो। अगर तुम ऐसा कर भी दो तो भी वह भी मुझसे शादी नहीं करेगा। लुओ शियाओकियों ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, अब जब मैं और मेरा भाई सेना में भर्ती हो गए हैं तो मेरे माता पिता को बहुत राहत मिली होगी। सांस, दोपहर के भोजन के बाद आपको 1 घंटे का आराम मिलेगा, तब आप अपने भाई से मिलने जा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही सैनिक क्षेत्र में हैं। चुक्सिया ने कहा। लुओ शियाओकियों ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। मुझे डर है कि आपका भाई मुझसे मिलना नहीं चाहेगा। वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लुओ शियाओकियों ने ठंडे स्वर में कहा, वह मूर्ख हमेशा झोंक होंगेंग और उसकी सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की चाहत भरी निगाहों पर टकटकी लगाए रहता है। वह कभी उससे पीछा नहीं छुड़ाता। हे चुक्सिया, अगर मेरा भाई सचमुच सुधर जाए तो तुम्हें मेरी भाभी बन जाना चाहिए। जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। झोंक होंगेंग से छुटकारा पाना। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। चुक्सिया, तर्क की उस छलांग ने उसे सचमुच अवाक कर दिया। जैसे ही वे अपने भोजन के डिब्बे लेने और खुद पर उसने के लिए कतार में खड़ी हुई, निगलने की आवाज लगातार आ रही थी, जो अधिकांश महिला सैनिकों के लिए एक वास्तविक प्रलोभन था। एक सामान्य घर में पत्ता गोभी और कांच के नूडल्स शायद ही कभी पसंद किए जाते हों, लेकिन सुअर का मांस दुर्लभ था और चावल और उबले हुए बंस भी दुर्लभ थे। अधिकांश परिवार कॉर्नब्रेड या कॉर्नमील मिलाकर बने बन खाते थे। जहां तक चावल की बात है, उत्तरी क्षेत्र के कुछ ही परिवार इसे नियमित रूप से खाने का सामर्थ्य रखते थे। स्वादिष्ट भोजन के आकर्षण का सामना करते हुए भले ही पुरुष सैनिकों की निगाहें कभी-कभी उनकी ओर भटकती थी, महिला सैनिकों ने उतना शर्मिला, जिज्ञासु या संकोची व्यवहार नहीं किया जितना वे सड़कों पर कर सकती थी। वे अपने कटोरे लेकर बैठ गए और जैसे ही दस्ते के नेता ने कहा कि वे खाना शुरू कर सकते हैं, उनमें से अधिकांश ने इतनी तेजी से खाना शुरू कर दिया कि निश्चित रूप से वे पुरुष सैनिकों की गति के बराबर ही तेजी से खा रहे थे। अरे, क्या तुम थोड़ी और शालीन नहीं हो सकती? युआन मेंगमेन ने मेज पर सबसे जोर से खाने वाली सुन शानमेई पर तिरस्कारपूर्ण ढंग से भौहें चढ़ाईं। क्या ये पहली बार है जब आपने खाना खाया है? हुलाला, पत्ता गोभी के सूप को पीने की आवाज लगातार जारी रही। अरे, गलियारे के उस पार बैठे पुरुष सैनिकों की उपहास भरी निगाहों को भांपते हुए युआन मेंगमेन ने भौहें चढ़ाईं और अपनी चॉपस्टिक से सन शानमेई को धक्का दिया। कोई तुम्हारा खाना नहीं चुरा रहा है। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकते? तुम हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो। मैं यहाँ एक सैनिक बनने आई हूँ, न कि सबकी चहेती बनने का नाटक करने। सुन शानमेई ने बिना ऊपर देखे अपने मुंह में चावल ठूसना जारी रखा। तुम, युआन मेंगमेन ने घृणा से उसकी ओर देखा, अचानक खड़ी हो गई और 2 बार ताली बजाई। अगर तुम देखना चाहती हो कि सुअर कैसे खाता है तो इधर देखो। अपने ऊपर टिकी हुई तीव्र निगाहों को महसूस करते हुए सन शानमेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके साथ भाई बहन थे और अगर आप उसके घर में धीरे धीरे खाना खाते तो आपको भूखा रहना पड़ता। इसलिए उसे जल्दी जल्दी खाने की आदत थी और उसे इसमें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा अलग से देखा जाना और निगरानी में रहना चीजों को बदल दिया। स्वाभिमानी लड़की होने के नाते वह इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकी। बिना सोचे समझे उसने युआन मेंगमेन के चेहरे पर सीधा मुक्का मार दिया। अचानक हुए हमले से बेखबर और घमंड में चूर युआन मेंगमेन को एक जोरदार मुक्का पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा। अरे गंवार, युआन मेंगमेन चिल्लाए और सन शानमेई पर झपटी। कियाओ निंगई ने युआन मेंगमेन को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, क्या तुम रिपोर्टिंग के पहले ही दिन सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हो? गुस्से से आग बबूला और अपनी भड़ास निकालने में असमर्थ युआन मेंगमेन ने भयंकर निगाहों से कियाओ निंगई को घूरा। क्या आप किसी का पक्ष ले रहे हैं? जब वह मुझे मार रही थी तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका? क्या समय था? कियाओ निंगई ने ठंडी आवाज में कहा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे पल भर में ही लड़ना शुरू कर सकते हैं। इससे ये संकेत मिला कि स्क्वाड लीडर के रूप में उनकी भूमिका कितनी कठिन होने वाली थी। तब मुझे रोकने का समय कैसे मिल गया? आप क्या सोचते हैं? कियाओ निंगई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अगर आप खुद को बदनाम करना चाहते हैं तो वापस हॉस्टल में जाकर करें, यहाँ नहीं, जहाँ आप सिर्फ तमाशा देखने वाले बन जाएंगे। यांग शियाओली ने युआन मेंगमेन को हल्के से खींचते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं।
हाँ, पहले शर्म से लाल और घबराई हुई युआन मेंगमेन ने एक आज्ञाकारी बिल्ली की तरह विनम्रता से जवाब दिया, अपनी चॉपस्टिक उठाए और आंसू बहते हुए खाना शुरू कर दिया। सुन शानबेई ने उपहास उड़ाया और कुछ और शब्द कहने ही वाली थी कि ज़ेग मेई को सख्त चेहरे के साथ मेज की ओर आते देख उसने शर्मिंदा होकर अपने बचे हुए शब्द वापस ले लिए और सिर झुकाकर चावल खाना जारी रखा। सन शानबेई, युआन मेंगमेन, खाना खत्म करने के बाद मेरे दफ्तर में आना। हाँ, दोनों झटपट खड़े हो गए, एक साथ जवाब दिया, फिर निराश होकर वापस बैठ गए। हे, पहले ही दिन सजा मिलना, ये तो काफी साहसिक बात है। आप क्या जानते हैं, बात नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने की है, आप जानते हैं ना? क्या ये तरीका वास्तव में नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने में मददगार है? हो सकता है इससे नेतृत्व में मदद न मिले, लेकिन पुरुष सैनिकों के मामले में तो यह निश्चित रूप से मददगार है। हाँ, क्या आप भी पति ढूंढने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करने की योजना बना रही हैं? मैं कभी इतना बेशर्म नहीं होऊंगा, तुम बेशर्म हो, कहीं तुम भी इसे आजमाना तो नहीं चाहते? अगर मुझे कुछ सालों में एक अच्छा पति का परिवार नहीं मिला, तो शायद मैं भी यही रास्ता अपना लूंगी। तुम निर्लज प्राणी हो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सैन्य क्षेत्र की मुख्य सड़क पर तेज धूप में 10 लोग खड़े थे। वहां से गुजर रही महिला सैनिक चुभने वाले, तीखे और कठोर शब्दों में कानाफूसी कर रही थी, जबकि पुरुष सैनिक ध्यान से सुन रहे थे, कुछ तो चुपके से मुस्कुरा भी रहे थे। सन शानबेई, अगर तुम न होती, तो क्या हम सभी को पूरे सैनिक क्षेत्र में इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ता? तुम पागल हो, युआन मेंगमेन ने द्वेषपूर्वक कहा। तुमने सबको बदनाम किया और अब सारा दोष मुझ पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सन शानबेई ने दृढ़ता से जवाब दिया। लियू मेजुन ने कहा, हमारी कक्षा एक इकाई है, आपस में झगड़ने और दूसरी कक्षाओं को हंसी का पात्र बनाने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए और दूसरी कक्षाओं से आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। मैं लियू मेजुन के विचार से सहमत हूँ, कु शियाओजी ने कहा। इस तरह से मशहूर होना वाकई गर्व की बात नहीं है। इस तरह से कौन मशहूर होना चाहेगा? मैं तो बस उसे विनम्रतापूर्वक याद दिला रही थी, युआन मेंगमेन ने चुनौती भरे लहजे में कहा। क्या आप कृपया याद दिला रहे हैं? क्या यही तुम्हारा विनम्रतापूर्वक याद दिलाने का तरीका है? सन शानबेई ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ इसलिए सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम पुरुषों के लिए बेताब हो, है ना? आप मेरी बदनामी कर रहे हैं। सुन शानबेई, तुम ही हो जो पुरुषों के लिए बेताब हो। कियाओ निंगई ने गुस्से से कहा, ऐसा लगता है कि तुम दोनों सारा दिन यहीं खड़े रहने की योजना बना रहे हो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा। 2 घंटे बाद जब सब लोग चले जाएंगे, तब आप दोनों यहाँ बहस जारी रख सकते हैं। पहले ही दिन रिपोर्टिंग के दौरान बाहर निकाले जाने तक बहस करना सबसे अच्छा होगा, तब आप सचमुच मशहूर हो जाएंगे। उससे कौन बहस करना चाहेगा? युआन मेंगमेंग और सुन शानबेई ने लगभग एक स्वर में कहा। इस बार तो तुम सही तालमेल में लग रहे हो। कियाओ निंगई ने हल्की सी आह भरी। खैर, भर्ती के पहले ही दिन तीसरे बैच ने अपना नाम कमा लिया है। इस बदनामी को पलटना शायद 1-2 दिन में संभव नहीं है। यान शियाओली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। जब तक हर कोई कोशिश करने को तैयार है, तीसरी कक्षा और भी उल्लेखनीय बन सकती है। क्या हम इसी तरह का ध्यान चाहते हैं? कियाओ निंगई ने हल्की से कहा, इसका कोई उपाय नहीं है, स्थिति पहले ही बिगड़ चुकी है और हम इसे शांति से स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। पहले दिन किसी को भी नियमों और विनियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा यह विवाद शहरी ग्रामीण असमानताओं के कारण उत्पन्न हुआ है। हम पूरी तरह से इन दोनों को दोषी नहीं ठहरा सकते। यान शियाओली के बयान से साफ पता चलता है कि वह एक अच्छे इंसान होने का नाटक कर रही थी। उसकी ओर सरसरी नजर डालते हुए कियाओ निंगई चुप रही। युआन मेंगमेंग और क्यूई जेहोंग के यान शियाओली के प्रति रवैये से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यान शियाओली की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से गहरी थी। ये स्पष्ट था कि वह दस्ते की नेता होने से असहज थी। चुक्सिया को उनके बीच चल रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्षों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह शारीरिक रूप से उपस्थित थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। वह उस युग के सैनिकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी और उनकी प्रशंसा करती थी। इस धरती पर कदम रखने के बाद से ही उसका दिल उत्साहित और बेचैन था, फिर भी उसे एक तरह की भय और चिंता सता रही थी। वह घर छोड़कर चली गई थी, क्या उसके माता-पिता इस स्थिति के अनुकूल ढल पाएंगे? जैसे ही ट्रेन चलने लगी, गले मिलते और रोते हुए 2 लोगों की छवि उसके दिमाग में बस गई। उस दृश्य के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में उदासी छा गई। क्या उसके माता-पिता, जो उसे बहुत प्यार करते थे, उसके जाने के बाद ठीक से भोजन कर पाएंगे? उसने उनसे वादा किया था कि वह कड़ी मेहनत करेगी और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए कुछ बनकर दिखाएगी। अपनी बांह को हल्के से धक्का लगने पर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि लुओ शियाओ उसे ध्यान से देख रही है। तुम क्या सोच रही हो? तुम तो पूरी तरह से मग्न हो। मैं अपने माता-पिता के बारे में सोच रहा हूँ। छी, युआन मेंगमेंग ने जोर से कहा। लिन चुक्सिया, क्या तुम इससे भी ज्यादा मजेदार हो सकती हो? क्या घर छोड़ने मात्र से ही आप खुद को एक छोटे बच्चे की तरह समझने लगे हैं? अपने माता-पिता को अभी से याद कर रहे हो, है ना? क्या आप थोड़े पुराने ख्यालों के नहीं हैं? तुम्हें हर बात में दखल क्यों देना पड़ता है? चुक्सिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम कोई लड़ाकू मुर्गा हो? क्या आप तब तक चैन से नहीं रह सकते जब तक आप कोई परेशानी पैदा न करें? पहले ही दिन तुम मेरी गर्दन पर गंदगी करना चाहते हो। मैं झगड़ा नहीं खड़ा करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ। लड़ने वाला मुर्गा कौन है? कियाओ निंगई आगे बढ़ी और बोली, सब लोग चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। क्यों नहीं? युआन मेंगमेंग ने चुनौती देते हुए कहा। कैप्टन ज़ेग ने केवल दंड के तौर पर खड़े होने को कहा था, उन्होंने नहीं कहा कि हम बात नहीं कर सकते। क्या इसे स्पष्ट रूप से बताने की भी आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि आप प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं? युआन मेंगमेंग ने अपनी गर्दन अकड़कर कहा, मेरे लिए अगर यह स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं है, तो यह अनुमत है। तुम तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की तरह डरे हुए हो। मेंगमेंग, शायद कम बोलो, स्क्वाड लीडर कियाओ सही कह रही हैं। हमें सचेत रहने की जरूरत है। यान शियाओली के सहज शब्दों ने उग्र युआन मेंगमेंग को एक लड़ाकू मुर्गे की तरह चुप करा दिया। वहां मौजूद सभी लोगों को यह स्पष्ट था कि युआन मेंगमेंग जानबूझकर हंगामा कर रही थी, जिसका उद्देश्य कियाओ निंगई को कमजोर करना और यान शियाओली के अधिकार को बढ़ाना था। लुओ शियाओकियोन ने चुक्सिया को कोहानी मारी और उसकी ओर जीभ निकाल दी। चुक्सिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ नहीं कहा। अगर वे चाहे तो हंगामा कर सकते हैं, जब तक वे उसे परेशान नहीं करते, वह किसी के मामलों में दखल नहीं देगी। उसे बस अपना काम अच्छे से करना था, एक सक्षम चिकित्सक बनना था और अपने माता-पिता के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करने की क्षमता हासिल करनी थी। ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षाएं शायद बड़ी न लगे, लेकिन इस अपरिचित युग में आने के कारण वह वास्तव में उच्च आकांक्षाएं नहीं रख सकती थी। क्या आप व्यापार में संलग्न हैं? वह उस काम के लिए उपयुक्त नहीं थी। क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी। क्या आप शेयर बाजार में व्यापार करते हैं? उसे रुझानों की समझ नहीं थी। क्या आप लॉटरी टिकट खरीदना चाहते हैं? उसे संख्याओं का ज्ञान नहीं था। इस युग के बारे में वह ये तो नहीं कह सकती थी कि उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये लगभग सच ही था। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, उसे और भी जानकारी मिलेगी, लेकिन उसमें से बहुत कुछ व्यवहारिक नहीं होगा। उसने ये दावा सुना था कि 80 के दशक में सड़क किनारे स्टॉल लगाकर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन वास्तव में उसे इसे सफल बनाने का आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए वह कर्तव्यनिष्ठा से एक सैनिक के रूप में सेवा करेगी, विश्वविद्यालय में जाने के किसी भी अवसर का लाभ उठाएगी और एक सुरक्षित नौकरी वाली लोक सेवक बनेगी, जो हर किसी के लिए ईर्ष्या का विषय होगा। वैसे देखा जाए तो 90 के दशक के बाद पैदा हुए और अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग इस युग में आकर वाकई में चोट लगने का जोखिम नहीं उठा सकते। दोपहर में सजा के तौर पर खड़े रहने के बाद उन्होंने पूरा दोपहर छात्रावास में अगले दिन की परीक्षा से संबंधित नियमों को याद करने में बिताया, जिससे सौभाग्यवश आगे कोई और मूर्खता होने से बच गई। ठीक 6 बजे वे खाना खाने गए और इस तरह नए रंगरूटों के जीवन का पहला दिन समाप्त हुआ। लुओ शियाओकियोन को आखिरकार कुछ खाली समय मिला और उसने जल्दी से चुक्सिया को खींचकर पुरुष सैनिकों के छात्रावास की ओर ले गई। चुक्सिया उसके खींचने से लड़खड़ा गई। उसने मन ही मन मुंह बनाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लुओ हुंकी को देखने जा रही है या झाओ गोलियां को। योजक चिन्ह, अरे धीरे चलो, इतनी जल्दी क्या है? चुक्सिया, जो एक छोटे से पत्थर से टकराकर लगभग गिर ही गई थी, ने गुस्से से लुओ शियाओकियोन को पीछे खींच लिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
लुओ शाओकियोंग उत्साह से भरी हुई थी। ठीक है, मैं धीरे चलूंगी। चुक्सिया, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरे भाई को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम सेना में भर्ती हो गए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम अचानक उसके सामने प्रकट होंगी तो उसके चेहरे पर कितना सदमा होगा? क्या इससे वह इतना डर जाएगा कि उसकी जान ही निकल जाएगी? चुक्सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम अपने भाई को डराकर अधमरा करना चाहती हो या मेरे भाई को? तुम्हारे भाई को पता है कि हम सेना में भर्ती हो गए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे उसे कोई हैरानी होगी। शियाओकियोंग का चेहरा चमक उठा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वह अंदाजा लगा सकता है कि हम उससे मिलने आए हैं? वह सिर्फ अपनी उंगलियों को हिलाकर ही सब कुछ समझ जाएगा। चुक्सिया ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उसे किसी को इतना शर्मिंदा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कि वे झाओ गोलियांग से मिलना ही न चाहें। शायद वह अनुमान लगा सकता था। उन्हें पता है कि हम सेना में भर्ती हो गए हैं और शायद उन्होंने ये भी सुन लिया होगा कि हम आज ही पहुंचे हैं। उसे यह बात समझ में आ जानी चाहिए। मिंगमिंग मन ही मन रोमांचित था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासीनता झलक रही थी। अरे, सरप्राइज के बिना मजा ही नहीं आता। लुओ शाओकियोंग ने समय देखा, उसके पिता ने उसे सेना में भर्ती होने के इनाम के तौर पर अपनी बड़ी घड़ी दी थी। चुशिया, जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। रात 10 बजे बत्ती बंद कर दी जाती थी, लेकिन 8 बजे के बाद महिला सैनिकों को पुरुष सैनिकों के छात्रावासों के पास रुकने की अनुमति नहीं थी और पुरुष सैनिकों को महिला छात्रावासों के पास जाने से सख्ती से मना किया गया था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे महिला सैनिकों के प्रति अधिक उदार थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह नियम इसलिए बनाया गया हो ताकि कुछ पुरुष सैनिकों को पत्नियां मिल सकें? चुक्सिया को थोड़ा संदेह होने लगा और वह हथकंडे लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। अन्यथा महिला सैनिकों के प्रति नरमी क्यों बढ़ती जाती? खैर, वह हिस्सियों की प्रथाओं के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। लुओ शाओकियोंग को केवल इतना पता था कि लुओहोंग की प्रथम रेजिमेंट की दूसरी बटालियन की तीसरी प्लाटून की दूसरी टुकड़ी का एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह विशेष रूप से किस छात्रावास में था। इसलिए जब वे पुरुष सैनिकों के छात्रावासों में पहुंचे और इमारतों के घने समूह का सामना किया, तो वे अचंभित रह गए। जब आखिरकार उन्होंने एक युवा सैनिक को गुजरते हुए देखा, तो शाओकियोंग ने बेसब्री से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, साथी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लुओहोंग की किस छात्रावास में रहता है? 18 या 19 वर्ष के उस युवक को अचानक एक महिला सैनिक ने पकड़ लिया और वह शर्म से लाल हो गया। हकलाते हुए बोला, लुओहोंग की है? कौन? वह मेरा भाई है। शाओकियोंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। चुक्सिया के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। बड़ी बहन, उस लड़के को पता ही नहीं है कि लुओहोंग की कौन है। ये किस तरह का जवाब है? जैसा कि उम्मीद थी, सैनिक का चेहरा और भी लाल हो गया। मैं एक पूरा वाक्य भी न बोल पाने वाला वह सैनिक शायद पहले कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था और पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में ऐसी विचित्र मुलाकात से उसका शर्म से लाल हो जाना स्वाभाविक था। प्रथम रेजिमेंट की दूसरी बटालियन की तीसरी प्लाटून की दूसरी टुकड़ी का छात्रावास कहाँ है? चुक्सिया ने जल्दी और संक्षेप में बताया कि वे क्या खोज रहे थे। युवा सैनिक ने स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हुए कहा, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। महान कॉमरेड, सैनिक ने शाओकियोंग के पीले नाजुक हाथ पर एक नजर डाली और तुरंत अपनी निगाहें हटा ली। क्या आप कृपया? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। शाओकियोंग ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और शर्माते हुए मुस्कुराई। मैं उत्साहित हो गई थी और भूल गई थी कि मैंने अभी भी तुम्हें पकड़ रखा है। बड़ी बहन, क्या तुम थोड़ी और मूर्खतापूर्ण हरकतें कर सकती हो? चुक्सिया सचमुच उससे 3 फीट की दूरी बनाकर ये दिखावा करना चाहती थी कि वह उसे जानती ही नहीं। कितना शर्मनाक है ना? यही है। सैनिक दूसरी पंक्ति के तीसरे दरवाजे के सामने रुका। ये तीसरी टुकड़ी का छात्रावास है। क्या आप हमारी एक आखिरी मदद कर सकते हैं और अंदर जाकर लुओहोंग को आवाज दे सकते हैं? शाओकियोंग ने फिर से उस आदमी की आस्तीन पकड़ ली। सैनिक का चेहरा फिर से लाल हो गया। चुपचाप। चुक्सिया ने शाओकियोंग का हाथ अपने हाथ में लिया और सैनिक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। स्वागत है। घबराहट से व्याकुल होकर सैनिक तीसरी टुकड़ी के छात्रावास की ओर बढ़ा। तभी उसका बायां पैर उसके दाहिने पैर से टकरा गया और वह आगे की ओर गिर पड़ा। धड़ाम। तीसरी टुकड़ी का दरवाजा जोर से खुल गया। अजीब बात है, बाहर कोई पुरुष सैनिक क्यों नहीं दिख रहा? शाओकियोंग ने चुक्सिया से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। चुक्सिया ने भी उतनी ही हैरानी से सिर हिलाया, क्योंकि खाने के तुरंत बाद का समय था, जो आमतौर पर खाली समय होता है जब सभी को बाहर घूमना फिरना चाहिए, तो फिर सब लोग अंदर क्यों छिपे हुए थे? तीसरी टुकड़ी के छात्रावास में पुरुष सैनिकों का एक समूह गंभीरता से एक मेज पर लिख रहा था। दरवाजा अचानक खुल जाने से चौंककर वे सभी एक साथ ऊपर देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गुर सीखना चाहते हो? लुओहोंग इनमें से कौन है? तुम लुओहोंग को ढूंढ रहे हो? उसे गले लगाने वाले सिपाही ने लुओहोंग की ओर मुड़कर देखा, जो वहां उड़ रहा था। शाओ लुओ, लियांगजी तुम्हें ढूंढ रहा है। लुओहोंग का सिर धीरे धीरे झुकता चला गया। क्या वह सो रहा है? उसके बगल में खड़े सिपाही ने उसे हल्के से धक्का दिया। शाओ लुओ, छत में आग लग गई है, जल्दी उठो। लुओहोंग अचानक खड़ा हो गया। आह, बाल्टी कहाँ है? बाल्टी कहाँ है? उसने उठते हुए चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, उसकी हरकतों पर सब लोग हंसने लगे। जियो लुओ, लियांगजी तुम्हें ढूंढ रहा है। लुओहोंग ने लियांगजी नाम के व्यक्ति को असमंजस भरी नजरों से देखा। उसने उसे पहचाना नहीं। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ, बल्कि 2 लड़कियां तुम्हें ढूंढ रही हैं। लियांगजी ने सामान्य चेहरे के साथ कहा और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। लड़कियां? क्या ये वही नई महिला सैनिक हैं जो आज ही आई हैं? शायद। लियांगजी के बोलते ही सभी सैनिक दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले एक साथ रुक गए, फिर वहां खड़े भ्रमित लुओहोंग की ओर मुड़कर बोले, शाओ लुओ, जल्दी करो। आह, लुओहोंग अभी भी स्तब्ध था। सबने अपना माथा पकड़ लिया। यह आदमी बिल्कुल ही नासमझ था। वे हमेशा से यही सोचते थे कि हालांकि लुओहोंग शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन उसमें बौद्धिक क्षमता की गंभीर कमी थी। वह सचमुच एक बड़ा बेवकूफ था। लड़कियां पहले ही दरवाजे पर आ चुकी थी और वह भी ख्यालों में खोया हुआ था। इसे मूर्खता के अलावा और क्या कहा जा सकता है? मुझे कौन ढूंढ रहा है? पता नहीं। लियांगजी ने सिर हिलाया। उन्हें यहाँ लाने की जिम्मेदारी तो सिर्फ उनकी थी। उन्हें कैसे पता चल सकता था कि वे कौन थे? बाहर जाकर क्यों नहीं देखते कि कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? लुओहोंग के पास खड़े सैनिकों में से एक ने अधीरता से उसे धक्का देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। शाओ जियान, क्या तुम नहीं चाहते कि लड़कियां तुम्हें ही ढूंढ रही हों? किसी ने मजाक में कहा। बिल्कुल, आप सब यह नहीं कह सकते कि आप ही ऐसा ही महसूस नहीं करते हैं ना? दूसरों को मजाक करते सुनकर लुओहोंग को मजा नहीं आया। वह पीछे मुड़ा और गंभीरता से सबकी ओर देखते हुए बोला, हम सैनिक हैं, हम इस तरह बात नहीं कर सकते। हम सैनिक हैं, भिक्षु नहीं। सियाओ जियान ने बुदबुदाया, लेकिन लुओहोंग का चेहरा बिगड़ता देख उसने तुरंत कहा, ठीक है, मेरी गलती है, मुझे इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए था। आप जाओ, उन्हें इंतजार मत कराओ। वे सभी लड़कियों को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें डराने से बचने के लिए उन्होंने खुद को वहां आने से रोक लिया था। क्या यह उनके लिए मुश्किल नहीं था? यह मूर्ख अभी जल्दी में नहीं था। क्या पता उसने नई महिला रंगरूटों को डराकर भगा दिया हो? ये तो सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाई, लुओहोंग की लंबी कद-काठी देखकर लुओ शाओकियोंग उत्तेजित होकर उस पर झपट पड़ी। घर पर उनके रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने भाई को यहाँ देखकर वह बेहद उत्साहित हो गई। लुओ शाओकियोंग के अचानक हमले से चौंककर लुओहोंग लड़खड़ा गया, फिर उसने जल्दी से अपनी बहन को धक्का देकर दूर कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाओकियोंग, ये सेना है। तुम मेरे भाई हो। लुओ शाओकियोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, भाई, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई? नहीं, बेशक मैं हैरान हूँ, लेकिन लुओहोंग का चेहरा लाल से बैंगनी होता जा रहा था। उसके पीछे भेड़ियों का पूरा झुंड था और वह छात्रावास में जाकर उनके लिए हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। उसे लड़कियों के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे भी ज्यादा तब नफरत होती थी जब लोग उसकी बहन के बारे में बात करते थे। इसी वजह से दस्ते में अपने साथियों के साथ उनके संबंध हमेशा से ही दूर के रहे थे, लेकिन उन्हें वास्तव में लगता था कि उनका व्यवहार गलत था।
सैनिक इतनी आसानी से लड़कियों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? लुओ हुंकी, नमस्कार। लिन चुक्सिया विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए आगे आई। लिन चुक्सिया, लुओ हुंकी ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखा और अंततः उस लड़की को पहचान लिया। उसके कुछ महीनों तक दूर रहने के दौरान वह थोड़ी लंबी हो गई थी और उसका शरीर भी थोड़ा भर गया था। हालांकि वह अब भी बेहद दुबली पतली दिखती थी, लेकिन उसके जाने के बाद से उसमें काफी बदलाव आ चुका था। फिर भी वह इस बात से सचमुच हैरान था कि चुक्सिया को सैनिक के रूप में चुना जा सकता है। अपने दुबले पतले शरीर के साथ भला उसे कैसे चुना जा सकता था? क्या तुम्हारा भी चयन हो गया? ये सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से पूछ बैठा। भाई, ये कैसी बात है? लुओ शियाओकियों ने लुओ हुंकी को नापसंदगी से देखा। बेशक चुक्सिया का चयन उसकी अपनी योग्यता के आधार पर हुआ था, पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमताओं के बल पर, और उनकी जगह लगभग किसी और को नियुक्त कर दिया गया था। अगर कैप्टन जेग हमारे घर नहीं आते, तो शायद आज कोई नकली चुक्सिया आ जाती। मुझे बताएं, अगर किसी को बदला जा सकता था, तो क्या उन्हें स्वयं नहीं चुना जा सकता था? हाँ, बिल्कुल सच। चुक्सिया को लुओ हुंकी की उदासीनता और उसके प्रति तिरस्कार की आदत हो चुकी थी और वह क्रोधित नहीं थी। भाई, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हम यहाँ पहुंचते ही आपसे मिलने का सोच रहे थे और आपका रवैया कुछ ऐसा है। इस समय तीसरी टुकड़ी के अन्य पुरुष सैनिक पहले ही कमरे से बाहर निकल चुके थे और ईर्ष्या भरी निगाहों से लुओ हुंकी से पूछताछ होते देख रहे थे। कितना अच्छा होता अगर उनकी भी ऐसी ही एक बहन होती, और वह अपने साथ एक खूबसूरत साथी को लेकर आई थी। यही तो मुख्य आकर्षण था। हाल ही में किए गए प्रशिक्षण से चुक्सिया का चेहरा गुलाबी हो गया था और उसके शरीर में मानसिकता भी बढ़ गई थी। हालांकि लुओ शियाओकियों के बगल में वह अभी भी कुछ हद तक कमजोर दिखती थी, लेकिन आम लड़कियों के शर्मीलेपन से अलग एक आकर्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगा था। एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ एक लड़की होना ही पुरुषों को मोहित कर सकता था, ऐसी मनमोहक रूप से सुंदर लड़की को देखकर भेड़ियों के मुंह में भी पानी आ गया। समय कोई भी हो, महिलाओं और पुरुषों की सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं में हमेशा अंतर रहा है, और इस समय यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट था। उस दौर में लड़कियों की सोच ये थी कि मजबूत शरीर, घनी बाहें और बड़ी आंखें होना ही सबसे खूबसूरत बात है। ऊपरी तौर पर देखने पर पुरुष भी इस बात से सहमत थे कि ऐसी लड़कियां खूबसूरत होती हैं। हालांकि प्रशंसा के दृष्टिकोण से कोई भी पुरुष चुक्सिया जैसी लड़की को नापसंद नहीं करेगा, जो सच्ची स्त्रीत्वपूर्ण सुंदरता का प्रतीक थी। और ज्यादातर जोशीली लड़कियों के विपरीत वे कभी कभी अपने लिंग को नजरअंदाज कर सकती हैं। सबकी निगाहें खुद पर टिकी होने का एहसास होने पर भी चुक्सिया ने शर्माने का कोई नाटक नहीं किया। बेशक वह हर किसी पर नहीं मुस्कुराती थी, ऐसा करने से आसानी से गलतफहमी हो सकती थी। शांत भाव से लुओ शियाओकियों के बगल में खड़ी चुक्सिया के संयमित और सौम्य आकर्षण ने तुरंत ही दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि उनके विचार केवल विचार ही थे, केवल विचार। ऐसी लड़की से वे सिर्फ अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकते थे, उन्हें डर था कि वे उसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। खैर, युग चाहे जो भी हो, ऐसा लगता था कि इस बात पर आम सहमति थी कि बहुत खूबसूरत लड़की को सिर्फ देखना ही काफी है, उससे शादी करना ऐसा न करना ही बेहतर है। अपनी बहन से डांट खाने के बाद लुओ हुंकी को आखिरकार होश आया और उसने शर्मिंदा होकर चुक्सिया की ओर देखा। लिन चुक्सिया, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर शक था, बस मुझे आपकी शारीरिक स्थिति को लेकर चिंता थी। मुझे पता है, चुक्सिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हम चिकित्सा सैनिक हैं और हमारे लिए भी शारीरिक फिटनेस की आवश्यकताएं हैं, लेकिन वे इतनी सख्त नहीं है। तो बात यह है, मुझे भी यही लगा था। लुओ शियाओकियों ने चिढ़कर लुओ हुंकी के पैर पर लात मारी और कहा, भाई, अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकते तो मत बोलो। क्या चुक्सिया को नीचा दिखाने से तुम्हें अच्छा लगता है? अगर यहाँ झोंक होंगेन खड़ी होती तो क्या आपको ये सामान्य लगता? वह कैसी है? अचानक झुककर पहले सीधे खड़े रहे लुओ हुंकी ने झोंक होंगेन का नाम सुनते ही अपनी बहन की ओर विनम्रता भरे भाव से देखा। पहले से ही हताश लुओ शियाओकियों अपने भाई की दयनीय हालत देखकर और भी चिढ़ गई। लुओ हुंकी, क्या तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है? उसे सिर्फ आपकी पदवी में दिलचस्पी है, आप में एक व्यक्ति के रूप में नहीं। आप ये बात क्यों नहीं समझ सकते? मैं आपको बता दूं, इस बार भी उन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन वे बाहर हो गई। उसने कहा कि वह अगली बार भी भाग लेगी, और अगर वह सच में चुन ली जाती है, तो क्या आपको लगता है कि वह आपसे शादी करेगी? भाई, क्या आप यथार्थवादी बन सकते हैं? क्या हर समय सपने देखना बंद कर देना चाहिए? मैंने यह नहीं कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बस थोड़ी चिंता जता रहा था। लुओ हुंकी ने झिझकते हुए कहा और अपने पीछे खड़े साथी सैनिकों की ओर देखा। उन्हें गहरा अफसोस था। अभी अभी बातचीत के प्रवाह में वह ये भूल गया था कि उसके आसपास इतने सारे लोग मौजूद हैं। उसकी बहन के चले जाने के बाद निश्चित रूप से उसे फिर से पूछताछ की जाएगी। उसे जो भी होना था उससे नफरत थी। अफसोस, उसे यह एहसास हो गया था कि जब भी लिन चुक्सिया शामिल होती थी, कुछ भी अच्छा नहीं होता था। अनजाने में ही लुओ हुंकी की चुक्सिया की ओर देखने वाली नजर में थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी। लुओ हुंकी की शत्रुता को देखते हुए चुक्सिया कुछ हद तक हैरान थी। उसने ऐसा क्या किया था जिससे वह परेशान हो गया था? उसने बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह न तो उससे शादी करेगी और न ही उसे पसंद करेगी। इसके अलावा उसने पहले ही उनकी सगाई तोड़ दी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शत्रुता का कारण क्या था। बात समझ न आने पर उसने आगे सोचने की जहमत नहीं उठाई और अपनी नजरें कहीं और घुमा ली। 10 छात्रावासों की एक कतार में चलते हुए उसने देखा कि इस एक को छोड़कर बाकी सभी दरवाजे कसकर बंद थे। कितना अजीब। ये सोचते हुए उसने बस 2 कदम आगे बढ़ाए और लुओ हुंकी के साथियों की ओर देखा। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ सभी लोग अपने दरवाजे इतनी मजबूती से बंद क्यों रखते हैं? क्या आपको रात के खाने के बाद बाहर आने की अनुमति नहीं है? क्या वह उनसे कोई सवाल पूछ रही थी? इतनी खूबसूरत लड़की ने उनसे बात करने की पहल की। ये सच है ना? डॉट। भीड़ अचंभित होकर चुक्सिया को घूर रही थी। उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव स्पष्ट थे। चुक्सिया ने बेबसी भरी आह भरी। वह चीनी भाषा बोल रही थी, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि सब लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं? इस बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि वह मंदारिन बोल रही थी, न कि कोई क्षेत्रीय बोली। तो फिर वे क्यों नहीं समझ पा रहे थे? खैर, अगर वे नहीं समझ पाए तो ऐसा ही सही। वह एक कदम पीछे हटी और फिर से चारों ओर देखा। उसी क्षण शियाओ जियान नामक सैनिक को सबसे पहले होश आया और उसने जल्दी से कहा, इस दौरान सभी लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। परीक्षाओं की तैयारी? चुक्सिया थोड़ी देर रुकी, फिर उसे एहसास हुआ, सैन्य अकादमी की प्रवेश परीक्षाओं की। हाँ, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। सेना ने इस वर्ष एक नई नीति लागू की है। सभी नए रंगरूप सैन्य अकादमी प्रवेश परीक्षा देने के पात्र हैं। अब हर कोई अपनी पढ़ाई में सिर बढ़ाए बैठा है। यदि आप सैन्य अकादमी में प्रवेश पाते हैं, तो आप एक अधिकारी बनकर निकलते हैं, जो भविष्य के विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। अन्यथा आपको बस सहन करना होगा। कई लोगों को तो सेवा से घर भेजे जाने से पहले रुकने का मौका भी नहीं मिलता। मैं समझ गई। चुक्सिया ने सिर हिलाया। परीक्षा कब है? 3 महीने में। 3 महीने। चुक्सिया ने इस पर विचार किया। 3 महीने के समय में क्या वह सैन्य प्रशिक्षण में जाने के बारे में सोच सकती थी? लुओ हुंकी से बात कर रही लुओ शियाओकियों भी यहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रही थी और उसने तुरंत चुक्सिया को एक तरफ खींच लिया। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे यहाँ छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। मेरा इंतजार करो, हम अगले साल परीक्षा देंगे। उसकी शैक्षणिक योग्यता चुक्सिया जितनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसे इस वर्ष परीक्षा पास करने का आत्मविश्वास कम था, इसलिए उसने चुक्सिया से ऐसा अनुरोध किया था। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। हम इसे अगले साल ले लेंगे। चुक्सिया के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह बस इसी बारे में सोच रही थी, और वैसे भी उनके मेडिकल सैनिकों के बैच को शायद परीक्षा देने की अनुमति भी न मिले। उसे देखो, ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो सचमुच इसे लेने वाली हो। क्या तुम पढ़ाई में अच्छे हो? चुक्सिया से बात कर रहे सैनिक की आंखें चमक उठी। बस औसत दर्जे का, चुक्सिया ने जवाब दिया। क्या हम आपके पास ऐसे सवाल लेकर आ सकते हैं जिनका जवाब हम नहीं दे सकते? सैनिक ने फिर पूछा, यार, क्या तुम महिलाओं के बैरक में जा सकते हो? एक अन्य सैनिक ने उसे कोहनी मारते हुए और हंसते हुए चिढ़ाया। उस सैनिक का चेहरा उतर गया। बिल्कुल सही, नियम कितने अन्यायपूर्ण हैं। ठीक है, अब तुम लोग चले जाओ। लुओ हुंकी ने सख्त चेहरे से कहा और उन्हें तितर-बितर होने का आदेश दिया। उसे चुक्सिया को पुरुष सैनिकों से बात करने की पहल करते देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन ही मन उसे इस बात की राहत थी कि उसे वह लड़की पसंद नहीं आई थी।
अगर उनकी सगाई हो चुकी होती और वह उसे इस तरह पुरुषों से बात करते हुए देखता तो क्या वह पागल नहीं हो जाता? वह जानता था उसके माता पिता को इस लड़की ने धोखा दिया था। वह स्पष्ट रूप से शांत और संतुष्ट जीवन जीने वाली महिला नहीं थी। अगर शादी की बात हो तो झोंक होंगेन जैसी महिला से ही शादी करनी चाहिए थी। झोंक होंगेन के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में अनायास ही उसके ख्याल से गर्माहट आ गई। काश वह भी सेना में भर्ती हो पाती। अफसोस वह लिन चुक्सिया से कहीं अधिक उपयुक्त थी। उसे क्यों नहीं चुना गया और लिन चुक्सिया को क्यों चुना गया? बैकवर्ड, मैं अब कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। लुओ शियाओक्यों ने होंकी को धक्का दिया और गुस्से से फुफकारते हुए चुक्सिया को खींचकर ले गई। मैं भावुक हो रही थी, मुझे लगा कि तुम भी मुझे याद कर रही हो। लुओ होंकी, अगर मैं कभी दोबारा तुमसे मिलने आऊं तो मैं पीछे की ओर चल कर आऊंगा। लिन चुक्सिया के साथ समय बिताने के कारण उसकी अपनी बहन अधिकाधिक मनमानी करने लगी थी, फिर भी झोंक होंगेन का उस पर बेहतर प्रभाव था। लुओ शियाओक्यों द्वारा चुक्सिया को काफी दूर तक घसीट कर ले जाने के बाद भी लुओ होंकी वहीं खड़ी रही, अभी भी अचंभित थी। अरे तुम ठीक हो? एक सैनिक आगे बढ़ा और उसे खींचते हुए बोला, तुम्हारी बहन चली गई, तुम अभी भी यहाँ मूर्ख की तरह क्यों खड़े हो? हाँ, अगर तुम्हें पछतावा हो तो किसी और दिन मीठी मीठी बातें करके उसे मना लेना। सोचो जरा, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने इतनी दूर से आई थी, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? आप बिल्कुल, अगर मेरी बहन मेरे लिए ऐसा करती तो मैं बहुत खुश होता। मैं सपने में भी उसे डांटने के बारे में नहीं सोचूंगा। लुओ होंकी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने इस गुस्से के पीछे क्या सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो मैं भी तुमसे दोबारा मिलने नहीं आती। पहली बार डांट खाने के बाद भला कौन आना चाहेगा? हाँ बिल्कुल सही, आप, अरे आपको पता ही नहीं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। वीर की फुसफुसाहट सुनकर लुओ होंकी ने अपने होंठ हिलाए लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। उनके विचार में ये सभी लोग लिन चुक्सिया के दिखावे से मूर्ख बन गए थे। वह कुछ भी कहता वे उसकी बात नहीं सुनते। इसे भूल जाए, समय आने पर हर कोई समझ जाएगा कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। बेशक अगर वे नहीं भी समझते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता के कारण विशेष रूप से भर्ती किया गया था जो उनसे अतुलनीय थी। उन्हें उनकी राय की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या आप सैन्य अकादमी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? उफ, इसके बारे में सोचते ही उसे सिरदर्द होने लगा। स्वभाव से ही किताबों से परहेज करने वाला वह व्यक्ति उन्हें देखते ही नींद महसूस करने लगता था। अगर अगले 3 महीने तक उसकी यही हालत बनी रहती तो उसे सचमुच लगता था कि जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। लेकिन बाकी सब तो पढ़ाई कर रहे थे और उसके लिए विशेष व्यवहार की उम्मीद करना अच्छा नहीं होगा, है ना? ये कृतघ्न, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं पीछे हटकर चली जाऊंगी। काफी दूर चलने के बाद भी लुओ शियाओक्यों गुस्से से उबल रही थी। ठीक है, गुस्सा करना बंद करो। वैसे क्या आप हमारे भाई से मिलने जा रही हैं? चुक्सिया ने बोलते हुए तुरंत कहा, मैं अपने भाई झाओकेलिया की बात कर रही हूँ। अब नहीं जाऊंगी, आज तो मैं पहले से ही गुस्से से भरी हुई हूँ। लुओ शियाओक्यों ने नाराजगी से हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी अभी की मनोदशा को देखते हुए मुझे डर है कि कहीं मैं अपना गुस्सा उस पर न निकाल दूं। आह, ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं। चुक्सिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी क्रोधित अवस्था झाओकेलिया को डरा सकती है? वह उग्र स्वभाव वाली लड़की केवल अपने प्रेमी के सामने ही कोमल हो जाती थी। चुक्सिया सोचती थी कि अगर एक दिन उसकी मुलाकात किसी ऐसे लड़के से हो जिसे वह पसंद करती हो तो क्या वह भी लुओ शियाओक्यों की तरह ही व्यवहार करेगी। आप दोनों कृपया एक पल रुकिए। साथियों कृपया एक पल रुकिए, क्या वह हमें बुला रहा है? चुक्सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा सुंदर आदमी उनकी ओर तेजी से आ रहा था। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। पुरुष सैनिक उनके सामने रुपया क्षमा मांगते हुए बोला, अगर जरूरी न होता तो मैं आपको परेशान नहीं करता, मुझे वास्तव में खेद है। सीधी बात पर आओ, क्या तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी बातें करनी जरूरी है? लुओ शियाओक्यों, जो अभी भी गुस्से में थी, ने काफी असभ्य तरीके से जवाब दिया। हालांकि वह पुरुष सैनिक सुंदर था, लेकिन उसके पास पहले से ही भाई की लियांग था, इसलिए उसकी शक्ल सूरत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस सैनिक की आंखों में शरारत भरी चमक थी। मेरी बहन को भी आज ही आना चाहिए था और वह भी तुम्हारे ही कमरे में ठहरती, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि मेरा तबादला यहाँ हो गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उसे यह संदेश दे देंगे कि जब उसके पास समय हो तो वह मुझसे मिलने आए। तुम दोनों आधी रात को कहां भाग गई थी? चुक्सिया और लुओ शियाओक्यों ने अभी छात्रावास के दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि सनशान में उनसे सवाल करने के लिए उनके पास आ गई। लुओ शियाओक्यों ने उसे एक पल के लिए देखा और पूछा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? चुक्सिया ने उसकी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई और सीधे कियाओ निंगई के पास जाकर बोली, स्क्वाड लीडर, आपके भाई ने आपको बताया है कि जब आपके पास समय हो तो पहले समूह की 3री बटालियन में उससे मिलें। मेरा भाई प्लाटून सेवा नियमावली व्यवस्थित कर रही कियाओ निंगई ने चुक्सिया को हैरानी से देखा। क्या आपको यकीन है कि मेरा भाई ही मुझे ढूंढ रहा था? अगर उसने मेरे भाई को कभी देखा ही नहीं तो वह उसे जानने का दावा कैसे कर सकती है? उसने कहा कि वह मूल रूप से सैन्य जिला बी में था, पिछले हफ्ते प्रांत में स्थानांतरित हो गया था और उसे आपके परिवार को सूचित करने का मौका नहीं मिला था। उसने बताया कि उसने नए रंगरूटों की सूची में आपका नाम देखा, पता जांचा और पुष्टि की कि आप उसकी बहन हैं। चुक्सिया ने बताया। ये सुनकर कियाओ निंगई हंस पड़ी और बोली, तो फिर यह मेरा भाई ही होगा। लिन चुक्सिया, मुझे ये संदेश देने के लिए धन्यवाद। क्या तुम दोनों सचमुच पुरुष सैनिकों के छात्रावास में भाग गए थे? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम यहाँ सैनिक बनने आए हो, पुरुषों का पीछा करने नहीं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या सिखा रहे थे? उसके दोनों साथी नगरवासियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जिससे सन शानमेई को अपमानित महसूस हुआ और वह क्रोधित हो उठी। लुओ शियाओक्यों ने भावहीन चेहरे से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो देखो मैं तुम्हें पीट कर मार डालती हूँ या नहीं। बेशर्म छोटे बच्चे, लगता है तुम्हारे माता पिता भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। थप्पड़। सन शानमेई अचानक प्रकट हुई चुक्सिया को देखकर स्तब्ध रह गई, जो क्रोध की आभा बिखेर रही थी और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। हालांकि वह लुओ शियाओक्यों से यह बात मान सकती थी, लेकिन दुबली पतली दिखने वाली लिन चुक्सिया, जो एक छोटी बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी, क्या उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था? होश में आते ही सुन शानमेई पागलों की तरह चुक्सिया की ओर झपटी। दुबली पतली चुक्सिया स्वाभाविक रूप से लंबी और मजबूत सन शानमेई का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आह, सन शानमेई की चीख ने सबको उनकी स्तब्धता से जगा दिया। एक एक करके वे तेजी से आगे बढ़े और उन्हें अलग करने लगे। प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी को पकड़कर दोनों को अलग किया। क्या तुम कुत्ते हो? सुन शानमेई ने अपनी आस्तीन ऊपर खींचकर खून से लथपथ दांतों के साफ सुथरे निशानों का एक घेरा दिखाया और दर्द से कराह उठी। तुमने मुझे बुरी तरह पीटा, तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब सह लेना चाहिए? मुर्गी के घोंसले की तरह बिखरे बालों और माथे पर चोट के निशान वाली चुक्सिया सुन शानमेई से कहीं ज्यादा अस्त व्यस्त दिख रही थी। लुओ शियाओक्यों माफी मांगते हुए बुदबुदा रही थी और चुक्सिया की चोटों की जांच कर रही थी। लड़ाई शुरू करने से पहले तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मैं बीच में आकर तुम्हारी मदद करना ही भूल गया। क्या यहाँ दर्द होता है? यहाँ का क्या हाल है? और यहाँ वहाँ मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। सन शानमेई का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। कियाओ निंगई ने उसे झट से अपनी ओर खींच लिया। उसे डर था कि वह बिना किसी चेतावनी के फिर से हमला कर सकती है। हम कम से कम 3 महीने तक साथ रहने वाले हैं और ये तो सिर्फ पहला दिन है। अगर हालात पहले से ही ऐसे हैं तो हम आपस में मिलजुल कर कैसे रह पाएंगे? कौन उनके साथ झगड़ा करना चाहेगा? अगर सामूहिक सम्मान की बात न होती तो मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि वे कहाँ जाते हैं। सुन शानमेई ने दांत पीसते हुए कहा। लुओ शियाओक्यों ने ताना मारते हुए कहा, सन शानमेई, मैं अपने भाई से मिलने गई थी। चुक्सिया अपने भाई से मिलने गई थी। हमने किसकी प्रतिष्ठा खो दी? किसने ये फरमान जारी किया कि सैनिक बनने पर आप अपने परिवार के विपरीत लिंग के सदस्यों से भी नहीं मिल सकते? सिर्फ इसलिए कि आप स्क्वाड लीडर या डिप्टी न बनने से नाराज हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना गुस्सा हम पर निकालें। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपके लिए बलि का बकरा बन जाएंगे तो यह इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम अपने भाइयों को देख रहे हो? अपने प्रेमियों से मिलने जैसा है ना? सन शानमेई ने ताना मारते हुए कहा। बेशर्म, तुम सब क्या कर रहे हो? सख्त आवाज में जेक।
मेई भौहें चढ़ाकर दरवाजे पर प्रकट हुई। क्याओ निंगई, लिन चुक्सिया, लू शियाओकियोंग और सन शानमेई को मेरे कार्यालय में लाओ। ज़ेग मेई ने अपने सामने खड़े कुछ लोगों को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, ये सोचकर कि तुम पहले ही दिन इतनी परेशानी खड़ी कर सकते हो, तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। क्या हुआ जवाब दो। अभी अभी पहुंचे ही थे कि वे सैनिकों की बैरक की ओर भाग गए। मुझे उनका यह व्यवहार अनुचित लगा और मैंने उन्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे, उन्होंने न केवल मेरी अनदेखी की बल्कि हिंसा का सहारा भी लिया। सुन शानमेई ने उत्सुकता से दावा किया, क्या यही हुआ था? लू शियाओकियोंग ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा, सन शानमेई, क्या आप हमें चेतावनी दे रही थी? अब भी खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हुए, क्या आपको कोई शर्म आती है? क्या तुमने ही पहला मुक्का नहीं मारा था? सन शानमेई ने चुक्सिया की ओर देखते हुए कहा, लिन चुक्सिया, क्या तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि तुमने इसकी शुरुआत नहीं की थी? हाँ, इसकी शुरुआत मैंने ही की थी। कैप्टन, आपने उसकी बात सुनी, उसने स्वीकार कर लिया है। सन शानमेई ने विजयी भाव से ज़ेग मेई की ओर देखते हुए कहा, क्या आप बिना किसी पूर्वाग्रह के उस क्षण जो कुछ हुआ उसे बताने का साहस रखते हैं? सिर्फ अपना बचाव न करें या खुद को बेहतर दिखाने या दूसरों को बदतर दिखाने के लिए पक्षपातपूर्ण तस्वीर पेश करने की कोशिश न करें। मुझे असली सच्चाई चाहिए। बेशक आपके बोलने के बाद मैं स्क्वाड लीडर क्याओ से जरा करूंगा। अगर किसी ने झूठ बोला है तो वे कल सुबह कैंटीन जाएंगे और खाना खा रहे अधिकारियों और सैनिकों के हर समूह के सामने 3 बार चिल्लाएंगे, मैं गलत था। ज़ेग मेई ने आगे कहा, उनकी निगाहें उन सभी के चेहरों पर टिकी हुई थी। मुझे शुरू करने दीजिए। लू शियाओकियोंग ने अपने और चुक्सिया के कमरे में प्रवेश करने के बाद घटी घटना का विस्तार से वर्णन किया। फिर क्याओ निंगई की ओर मुड़कर कहा, स्क्वाड लीडर, मैंने अपनी बातों में कोई व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तो नहीं मिलाया। क्याओ निंगई ने सिर हिलाया, नहीं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सन शानमेई ने वही कहानी दोहराई, लेकिन इस बार उसने अपने पक्ष में तर्क को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं किया। हालांकि उन्होंने अंत में एक टिप्पणी जोड़ते हुए कहा, फिर भी लिन चुक्सिया को बिना कुछ कहे किसी को नहीं मारना चाहिए। तुम मेरे बारे में जो चाहो कह सकते हो, लेकिन मेरे माता-पिता का अपमान नहीं कर सकती। चुक्सिया की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। अगर तुमने अगली बार मेरे माता-पिता का अपमान किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। ज़ेग मेई ने अपने कनपटी को मालिश किया। उसे महसूस हो रहा था कि सिरदर्द शुरू हो रहा है। ये घटना बिल्कुल अप्रत्याशित थी। जब युआन मिंगमेन ने तीसरी टुकड़ी के छात्रावास में लड़ाई छिड़ने की सूचना देने के लिए दौड़कर प्रवेश किया, तो ज़ेग मेई ने जरा भी कल्पना नहीं की थी कि इस घटना की मुख्य पात्र लिन चुक्सिया होगी। एक लड़की जो देखने में इतनी कमजोर और लाचार लग रही थी। असल में सन शानमेई, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। लू शियाओकियोंग और लिन चुक्सिया ने मुझे बताया था कि वे पुरुष सैनिकों के छात्रावास में गई थी। लू शियाओकियोंग का बड़ा भाई और लिन चुक्सिया का बड़ा चचेरा भाई दोनों एक ही टुकड़ी में सेवा करते हैं। वे अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते थे, जो भावनात्मक और तार्किक दोनों दृष्टि से पूरी तरह से उचित है, और इसके अलावा हमारा सैन्य जिला ऐसी यात्राओं की अनुमति देता है। बेशक मैं समझता हूँ कि आप महिला सैनिकों की समग्र छवि को लेकर चिंतित हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन किसी से सवाल पूछने से पहले आपको स्थिति को पूरी तरह से समझना होगा और अपने शब्दों और लहजे के चुनाव पर ध्यान देना बेहतर है। आखिरकार वह आपकी साथी है, दुश्मन नहीं है ना? लू शियाओकियोंग, जब सुन शानमेई ने तुमसे सवाल किया था तो तुम्हें उसे पूरी स्थिति शांति से समझा देनी चाहिए थी। बात सिर्फ उसे समझाने की नहीं थी, बल्कि सभी महिला सैनिकों को मामले की सच्चाई समझाने की थी। ये सिर्फ आपके भले के लिए ही नहीं, बल्कि उनके भले के लिए भी है ना? हाँ हाँ, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, दोनों ने एकमत होकर अपनी सहमति व्यक्त की। फिर ज़ेग मेई की निगाहें चुक्सिया की ओर मुड़ गईं। लिन चुक्सिया, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो और भी ज्यादा गलत थी। भले ही सन शानमेई के शब्द अप्रिय थे, लेकिन आप बिना कुछ कहे हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। और फिर तुमने मेरे सामने ही उसे धमकी दी। तुम एक सैनिक हो, डाकुओं के सरदार नहीं। चुक्सिया के होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। स्पष्ट रूप से वह आश्वस्त नहीं थी। चूंकि आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं इस बार आपको दंडित नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। क्याओ निंगी, आप सन शानमेई और लू शियाओकियोंग को वापस ले लें। लिन चुक्सिया, आप रुकें। कैप्टन, ज़ेग मेई ने लू शियाओकियोंग की बात काटते हुए कहा, ये सेना है और आज्ञा पालन एक सैनिक का कर्तव्य है। साथ ही यहाँ आप एक स्वतंत्र सैनिक हैं और आपको लड़ाई सहित हर चीज में लिन चुक्सिया से बंधे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से लिन चुक्सिया का अंधाधुंध बचाव किया तो मैं तुम्हें दूसरी टीम में स्थानांतरित कर दूंगा। ज़ेग मेई के शब्दों ने लू शियाओकियोंग को सचमुच डरा दिया, जो केवल विनम्रता से जवाब दे सकी और क्याओ निंगई के पीछे पीछे बाहर चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने पीछे मुड़कर चुक्सिया की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या वह सचमुच इतनी खूंखार थी कि उसे देखकर लोग किसी बड़े खतरनाक भेड़िए की तरह व्यवहार करते थे? ज़ेग मेई ने लू शियाओकियोंग को तीखी नजर से देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम वाकई तीसरी टीम से स्थानांतरित होना चाहती हो। कैप्टन, मैं बस आपसे विदा लेना चाहती थी। ये कहते कहते लू शियाओकियोंग बिना कोई निशान छोड़े भाग गई। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ अकेले क्यों रखा? चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही सबसे पहले मुक्का मारा था। अपने दुबले पतले शरीर के बावजूद तुमने पहले वार करने की हिम्मत दिखाई। तुम वाकई साहसी हो। ज़ेग मेई ने खड़े होकर दीवार से लगी अलमारी खोलकर और उसमें से एक छोटी सी दवा की डिब्बी निकालते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर लड़ाई में तुम्हारा चेहरा टूट जाए तो तुम क्या करोगे? चुक्सिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उसने सचमुच इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जैसे ही उसने सुन शानमेई को अपने माता-पिता का अपमान करते सुना, उसके भीतर क्रोध का उबाल आ गया। वह बाकियों से अलग थी, उसके 2 माता-पिता थे। दूसरे समय और स्थान से आए लोगों को वह शायद अपने जीवन काल में फिर कभी न देख पाए। वह उनकी दयालुता का प्रतिफल देने में असमर्थ थी। उसने कई बार उन्हें नाराज भी किया था, जिसके लिए वह बेहद दोषी महसूस करती थी। इस समय और स्थान के लोगों ने अपनी सारी ऊर्जा उसके लिए समर्पित कर दी थी। उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे, जिससे वह अत्यंत प्रभावित हुई। इसलिए माता-पिता चाहे जैसे भी हों, वे ही उसकी कमजोरी थे। कोई भी उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकता था। इन्हीं विचारों के साथ चुक्सिया के चेहरे पर लगातार बदलते भाव दिखाई दे रहे थे। ज़ेग मेई ने बेबसी से आह भरी और चुक्सिया के माथे पर रुई का फाहा फेरते हुए कहा, तुम तो बड़ी जिद्दी हो। आमतौर पर आप नर्म और आज्ञाकारी दिखाई देते हैं, लेकिन जब असली चुनौती आती है तो आप इतने जिद्दी क्यों हो जाते हैं? दूसरे व्यक्ति की हरकत से चुक्सिया कुछ पल के लिए हैरान रह गई और उसने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। इसके लिए धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? आप सभी मेरे सैनिक हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं चाहती कि मेरे सैनिक कमान अधिकारियों के सामने बुरी तरह घायल और जख्मी हालत में उपस्थित हों। ठीक है, वह पूरी सच्चाई तो नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने ये बहाना बनाया। और वह सोच रही थी कि क्या चुक्सिया के माथे का घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसे में लोगों से मिलना वाकई मुश्किल होगा। क्या आपको कोई और चोट लगी है? माथे का इलाज करने के बाद ज़ेग मेई ने चुक्सिया की जांच करते हुए पूछा, आपको कहीं भी चोट लगी हो? शर्मिंदा मत होइए। यहाँ और कोई नहीं है और सारी खिड़कियां बंद हैं। नहीं, और कोई चोट नहीं है। चुक्सिया ने जल्दबाजी में ज़ेग मेई की बात काटते हुए कहा। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसे कहीं बुरी तरह चोट लगी हो। ये दवाएं अपने साथ ले जाओ और याद रखना कि इन्हें दिन में 2 बार लगाना है। ज़ेग मेई ने चुक्सिया को रक्त संचार बढ़ाने और रक्त जमाव को दूर करने के लिए मरहम की 2 ट्यूबें दी। आपसे याद रखना, समस्याओं को हल करने के लिए सिर्फ मुक्केबाजी ही एकमात्र तरीका नहीं है। हाँ, चुक्सिया ऐसी अच्छी सलाह पर आपत्ति नहीं करेगी। लिन चुक्सिया, ज़ेग मेई रुकी और हाथ हिलाते हुए बोली, जल्दी वापस जाओ और आराम करो। कल की परीक्षा खराब मत करना। उसने जिस परीक्षा का जिक्र किया वह नियमों और विनियमों पर आधारित थी, जो नए रंगरूटों के लिए पहली परीक्षा थी। हाँ, चुक्सिया ने जवाब दिया और थोड़ा असमंजस महसूस करते हुए पीछे हट गई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि ज़ेग मेई उस पर विशेष ध्यान देती है। अंतिम चयन से लेकर औषधि के इस उपहार तक। चुक्सिया, जब वह महिला छात्रावास क्षेत्र के पास पहुंच रही थी तो लू शियाओकियोंग चिंतित चेहरे के साथ बोली, क्या कैप्टन ज़ेग ने तुम्हें डांटा?
नहीं, चुक्सिया ने अपना सिर हिलाया, उसके दिल में गर्माहट सी महसूस हुई। क्या तुम इतनी देर से यही इंतजार कर रहे थे? हाँ, लुओ शियाओकियोन ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मुझे कैप्टन ज़े के पता चलने का डर न होता, तो मैं इतनी दूर तक इंतजार करने के लिए क्यों भागी होती? हमारे छात्रावास में जरूर कोई भेदिया है, नहीं तो कैप्टन ज़े को लड़ाई के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता? चुक्सिया, अब से हमें और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन चुक्सिया, तुमने आज मुझे वाकई बहुत प्रभावित किया। मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारा स्वभाव बहुत गुस्सैल था और तुम सिर्फ अपने परिवार के साथ ही आक्रामक होने की हिम्मत करते थे, लेकिन हाल ही में तुम उनके साथ भी कठोर नहीं रहे, बल्कि बाहरी लोगों के प्रति एक मेमने की तरह व्यवहार करते दिखे। जब भी तुम्हारे बड़े चाचा की पत्नी और तुम्हारी भाभी तुम्हें तंग करती थी, तुम हमेशा बहुत कमजोर होने का नाटक करते थे। आज तुमने आखिरकार मुझे चौंका ही दिया। चुक्सिया, इसे जारी रखो। विनम्र लोगों को सताया जाता है, विनम्र लोगों का शोषण किया जाता है। आप जितना अधिक सहन करेंगे और झुकेंगे, उतने ही अधिक लोग आपको परेशान करेंगे। यदि आप वास्तव में दृढ़ रुख अपनाते हैं, तो वे सचमुच डर जाते हैं। हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली बार जब तुम किसी लड़ाई में पड़ो, तो मुझे भी शामिल कर लेना। आज मैंने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दी, वरना सन शानमे का सिर तो निश्चित रूप से सुअर के सिर में बदल जाता। सच कहूं तो मुझे अब इस बात का बहुत पछतावा है। मैं इसे याद रखूंगा। ठीक है, लुओ शियाओकियों को बोलते बोलते और भी उत्साहित होते देख चुक्सिया ने तुरंत उसे बीच में रोकते हुए कहा, कैप्टन सिंह ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी है, लड़ाई की समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका नहीं है। अगर आज रिपोर्टिंग का पहला दिन न होता, तो शायद मैं अब तक एकांत कारावास में होता। आइए भविष्य में यथासंभव ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करें। वापस भेजा जाना बहुत शर्मनाक होगा, है ना? तो क्या हम उन्हें हमें धमकाने देंगे? लुओ शियाओकियोन ने नाखुशी से भौहें चढ़ाई। ये नियम सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है। भविष्य में सन शान में इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगी। बेशक, अगर वह सचमुच हमारे सिर पर गंदगी फैलाने की कोशिश करती है, तो हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते, है ना? लुओ शियाओकियोन ने सिर हिलाते हुए कहा, अब ठीक है, खैर मैं सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम हर सुख दुख में मेरे साथ रहोगे? चुक्सिया हंसते हुए बोली और सिर हिलाते हुए बोली, अगर तुम सचमुच हर सुख दुख में मेरे साथ रहोगे, तो स्क्वाड लीडर का पद तुमसे और भी दूर होता चला जाएगा। तो फिर इसे दूर ही रहने दो। मैं स्क्वाड लीडर के पद के लिए लड़ने के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा आपको आत्मविश्वास की इतनी कमी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद आप पढ़ाई में अच्छे हैं। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो न सिर्फ मैं, बल्कि आप भी स्क्वाड लीडर के पद के लिए प्रयास कर सकते हैं। मुझे बख्श दो, चुक्सिया ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं ड्रिल में सबका नेतृत्व कर रही हूँ और फिर अधमरी हालत में उनके पीछे पीछे चल रही हूँ? हे, लुओ शियाओकियोन ने अपना सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, सच है, यह आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और मुझे निराश मत करो। मैं स्क्वाड लीडर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करूंगा। ये कैसा विचार है? चुक्सिया ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको निराश न करूं। अरे बाप रे, ये तो दोनों ही है। कहती है कि वो स्क्वाड लीडर के पद के लिए अपनी अच्छी दोस्त को नहीं छोड़ेगी, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बहाना है। अगर उसका चयन नहीं होता है, तो वह कहेगी कि यह मेरे लिए था। अगर उसका चयन हो जाता है, तो वह शायद अंदर ही अंदर बहुत खुश होगी। चुक्सिया, तुम तो बड़ी चालाक हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ? लुओ शियाओकियोन खिलखिलाकर हंसी। खैर, लोगों को हमेशा कोई न कोई बहाना चाहिए होता है ना? तर्क करना छोड़ो, मेरे दुश्मन दोस्त। मैं वास्तव में एक अच्छा दोस्त हूँ, न कि कोई शत्रुतापूर्ण दोस्त। क्या कोई अच्छा दोस्त आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता है? मेरे लिए कभी-कभार थोड़ा सा त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे प्रति इतना अच्छा रहा हूँ, है ना? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनकी नोकझोंक से चुक्सिया को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसका दिल खुश हो गया। वह सचमुच भाग्यशाली थी। उनके समय में उनके पास ऐसा कोई देखभाल करने वाला दोस्त नहीं था, जो स्पष्ट रूप से उनके मानसिक बोझ के बारे में चिंतित हो और उन्हें सांत्वना देने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कहता हो। इस बारे में सोचने पर मोटी चाची और लुओ गैंगशुन शायद उस समय थोड़े स्वार्थी रहे होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वास्तव में लिन बाओहे और उसकी पत्नी के साथ सही व्यवहार किया। बाद में देखा जाए तो भले ही लुओ गैंगशुन ने खुद जिम्मेदारी ले ली होती, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदल पाता कि लिन बाओहे लगातार अपनी जेबों में अनाज भरता रहता था। अंततः दोनों को ही सजा मिलती। इस प्रकार आने वाले वर्षों में लुओ गैंगशुन और उनकी पत्नी भी लिन बाओहे की मदद नहीं कर पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोटी चाची के प्रति चुक्सिया की थोड़ी सी नाराजगी सचमुच खत्म हो गई। दो लोग छात्रावास में दाखिल हुए और सबकी निगाहें तुरंत उनकी ओर मुड़ गईं। कियाओ निंगई ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शौचालय जल्द ही बंद होने वाला है, आप दोनों को जल्दी से नहा लेना चाहिए। धन्यवाद। दोनों ने धन्यवाद कहा, बिस्तर के नीचे से अपने बेसिन उठाए और वॉशरूम की ओर चल दिए। लिन चुक्सिया, क्या तुम ठीक हो? लियू मेजुन उनके पीछे पीछे बाहर गई। मैं ठीक हूँ, चुक्सिया ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लियू मेजुन ने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए कहा, हम साथी सैनिक हैं, एक दूसरे की परवाह करना हमारा फर्ज है। क्या उन्होंने कुछ कहा? लुओ शियाओकियोन ने उत्सुकता से पूछा। जब हम लौटे तो सुन शानमेई ने बस गंभीर चेहरा बनाए रखा और कुछ नहीं कहा, जबकि स्क्वाड लीडर कियाओ अपने काम में लगी रही। लियू मेजुन ने आह भरी, मेरी एक दोस्त दूसरे स्क्वाड में है, उनकी यूनिट काफी एकजुट है। वैसे मैंने अपने दोस्त से सुना है कि हमारी टीम वाकई में एक छुपा हुआ ड्रैगन और घात लगाए बैठा शेर है। ये दिन निश्चित रूप से खबरों से भरे होंगे। छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ से आपका क्या मतलब है? लुओ शियाओकियोन ने उत्सुकता से पूछा। यांग शियाओली के पिता सिटी के मेयर हैं। उनके दादाजी हाल ही में राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके दो चाचा भी हैं जो महत्वपूर्ण आधिकारिक पदों पर हैं। युआन मिंगमेन के पिता कृषि मशीनरी विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह यांग शियाओली से दोस्ती करने की इतनी कोशिश करती है। क्यूई जहोंग के पिता भी यांग शियाओली के पिता के अधीनस्थ हैं, जो जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। आप ही बताएं, क्या ये लोग स्क्वाड लीडर कियाओ के नेतृत्व में सचमुच संतुष्ट रह सकते हैं? मुझे लगता है कि आज रात के अंक को उन्होंने जानबूझकर बिगाड़ा होगा। आने वाले दिनों में स्क्वाड लीडर कियाओ को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यांग शियाओली का दबदबा जगजाहिर है, वह स्क्वाड लीडर कियाओ के सामने दूसरे नंबर पर कैसे रह सकती थी? माउथ वॉश थूकने के बाद चुक्सिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब इतनी स्पष्ट रूप से कैसे पता है? मेरे दोस्त की टुकड़ी में उनके एक साथी के पिता शहर एक ही नगर पार्टी समिति के सचिव हैं। वह सर्वोच्च अधिकारी हैं, फिर भी यांग शियाओली के पिता के कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है। वह इस बात से परेशान थी और इसलिए जिस दिन उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस दिन उसने यांग शियाओली की पृष्ठभूमि का स्पष्ट विवरण दिया था। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, तभी मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने उससे कुछ और सवाल पूछ लिए। हाँ, लियू मेजुन को अपनी ही गपशप पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तो देवताओं की लड़ाई है, इसका हम इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। चुक्सिया ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, स्क्वाड लीडर कियाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बस देखते रहो। लुओ शियाओकियोन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने ध्यान दिया, उसके व्यवहार से तो वह किसी आम किसान की बच्ची बिल्कुल नहीं लगती। मुझे तो ये भी लगता है कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए बीच रास्ते में ही बस पकड़ी होगी। इससे तो मामला और भी पेचीदा हो गया है। लियू मेजुन ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो बस एक साधारण मेडिकल सैनिक बनना चाहती थी, मैं इस रास्ते में कैसे आ गई? क्या चुक्सिया ने ऐसा नहीं कहा था? देवताओं की लड़ाई का मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। वैसे लुओ शियाओकियोन ने अपना हाथ लियू मेजुन के कंधे पर रखते हुए कहा, आप हमारे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं? मुझे अपने लिए एक साथी ढूंढना होगा, है ना? यांग शियाओली का समूह सरसरी नजर में ही मेरे टाइप का नहीं है। स्क्वाड लीडर कियाओ से बात करना आसान लगता है, लेकिन वह सबसे दूरी बनाए रखती है। सन शानमेई सत्ता की भूखी है, ऐसे लोगों को दोस्तों की जरूरत नहीं होती। लिन मिंगरान और क्यू शियाओजी बहुत करीबी हैं और ऐसा लगता है कि वे अपने रिश्ते में दूसरों की दखल को पसंद नहीं करते हैं। कू शियाओजी के साथ आपका रिश्ता शायद लिन मिंगरान जितना करीबी ना हो, लेकिन आपके और उनके बीच का तालमेल उनसे अलग है।
मुझे लगता है कि जब तक मेरी मंशा अच्छी है, आपको एक और दोस्त पाकर कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? चुक्सिया ने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, तुम्हारा मनोवैज्ञानिक न बनना वाकई एक बड़ा नुकसान है। मैंने वास्तव में मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। क्या मैंने आपको बताया था कि मेरे दादाजी एक मनोवैज्ञानिक थे? लेकिन लियू मेजुन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, फिर उसने झट से विषय बदल दिया। चलो वापस चलते हैं, नहीं तो सुपरवाइजर आकर हमारा पीछा कर सकता है, जो कि बुरा होगा। रात बिना किसी घटना की गुजरी। सुबह 5 बजे जागने की घंटी बजी। सभी भर्ती दस्ते अफरा-तफरी में थे। हालांकि घर पर भी वे जल्दी उठने वाले थे। भला कौन सुबह 5 बजे उठता है? चुक्सिया, जो कभी 7 बजे से पहले नहीं उठती थी, ने अपने सिर को रजाई से ढक लिया और फिर से सो गई। कपड़े पहनने में व्यस्त लुओ शियाओकियों ने देखा कि नेता के बिस्तर पर फूला हुआ रजाई का टुकड़ा स्थिर पड़ा है और वह चिंतित हो गई। वह झुक गई और उभार को थपथपाते हुए बोली, उठो उठो चुक्सिया, जल्दी उठो। सुबह की कसरत का समय हो गया है, देर नहीं करनी चाहिए। क्या कप्तान ने कल नहीं कहा था, जल्दी करो। अपनी बैट अभी भी खुली हुई और पैंट थोड़ी ढीली होने के कारण लुओ शियाओकियों की पैंट उसके टखनों तक गिर गई, जिससे उसकी नंगी जांघें दिखाई देने लगी। नींद में डूबी हुई चुक्सिया जब उठी और लुओ शियाओकियों को अपनी पतलून ऊपर खींचने के लिए संघर्ष करते देखा, तो वह तुरंत जाग गई। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन लुओ शियाओकियों के गुस्से से डरने के कारण उसने कपड़े पहनते समय अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की। वह जितनी जल्दी में होती थी, उतनी ही ज्यादा गलतियां करती थी। गलती से अपने कपड़े उल्टे पहन लेती थी और फिर उन्हें जल्दी से उतारकर सही तरीके से पहनना पड़ता था। चुक्सिया, जल्दी करो, लियू मेजुन ने पुकारा और तेजी से बाहर निकल गई। कमरे में केवल चुक्सिया और लुओ शियाओकियों ही रह गई। आप पहले बाहर जाए, मैं एक पल में तैयार हो जाऊंगी। जल्दी करो, सुस्ती छोड़ो, लुओ शियाओकियों ने चुक्सिया के कपड़े ठीक करने में हड़बड़ी करते हुए कहा। कैप्टन ज़ेक, चुक्सिया और लुओ शियाओकियों अपने-अपने बर्तनों को पकड़े हुए दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे अचानक रुकी, उनकी आंखों के सामने दुनिया अंधेरी हो गई और वहां कैप्टन ज़ेक मेरी भावहीन खड़ी थी। दोनों को गौर से देखने के बाद कैप्टन ज़ेक दरवाजे से एक तरफ हट गए। उसकी ओर से एक शब्द भी न कहे जाने पर दोनों में से कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका और कैप्टन ज़ेक को घूरते हुए अवाक खड़े रहे। एक आह भरते हुए कैप्टन ज़ेक ने लाचारी भरे भाव से कहा, मैंने कल कहा था, जैसे ही वेक अप कॉल की आवाज आती है, आपके पास अपने बेसिन लेने और हाथ मुंह धोने के लिए 2 मिनट और अपने सभी आंतरिक कार्यों को पूरा करने के लिए 10 मिनट का समय होता है। क्या आप ये कर सकते हैं? वूश, कैप्टन ज़ेक के बोलते ही वे दोनों पलक झपकते ही गायब हो गए। मजाक छोड़िए, अगर वे और देरी करते, 10 मिनट की तो बात ही छोड़िए, तो 15 मिनट में भी काम पूरा नहीं हो पाता। दोनों ऐसे सिन की ओर दौड़ी जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। लुओ शियाओकियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए पहले अपना टूथ मग चुक्सिया के लिए पानी से भरा, फिर जल्दी से चुक्सिया का मग भी भर लिया और साथ ही साथ नल के नीचे बेसिन को रख दिया। जब तक उसने बेसिन में पानी भरा, तब तक चुक्सिया ने अपने दांत ब्रश कर लिए थे। जल्दी से अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे और लुओ शियाओकियों को पानी लाने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। साथ मिलकर काम करते हुए वे 10 मिनट का समय समाप्त होने से कुछ ही सेकंड पहले दरवाजे पर पहले से लगी हुई कतार में शामिल होने में कामयाब रहे। पंक्ति का जायजा लेने के बाद कैप्टन से चुपचाप पहले दस्ते के छात्रावास में दाखिल हुई, फिर दूसरे में और इसी तरह 10वें दस्ते तक जाती रही। फिर वो पंक्ति के सामने लौट आई और अपनी नोटबुक उठाते हुए बोली, जिनका मैं नाम पुकारूं, वे आगे आएं। वांग शियाहुआ, जियांग चुनमेई, ली युहुआ, लिन मेंगरान, लिन चुक्सिया। लाइन के आगे 10 लोग खड़े थे। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बाहर क्यों बुलाया है? कैप्टन ज़ेक ने उसके पीछे छात्रावास की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और अपने तह किए हुए कंबल देख लो। क्या इसे ही कंबल मोड़ना कहते हैं? यहाँ तक कि एक कुत्ता भी पैनकेक को लुढ़काते समय इससे बेहतर काम करता है ना? पफ, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दस्ते के सदस्य दबी हुई हंसी हंस पड़े, लेकिन कैप्टन ज़ेक की एक तीखी निगाह ने तुरंत सन्नाटा छा दिया। वे कुछ लोग सिर झुकाए और भावहीन चेहरे लिए वहां खड़े थे। ठीक है, अब सुबह के व्यायाम का समय हो गया है। मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाएं। जो लोग इसे पूरा कर लेते हैं वे 7 बजे नाश्ते तक आराम कर सकते हैं। जिनके पास कुत्ते द्वारा लुढ़काए गए पैनकेक जैसे कंबल होते हैं, 10 चक्कर लगाओ और उसके बाद ही तुम खाना खा सकते हो। अगर आप नाश्ते का समय चूक जाते हैं, तो दोपहर के भोजन का इंतजार करें। रिपोर्टिंग, आगे कदम। लुओ शियाओकियों बाहर निकली और बोली, कैप्टन ज़ेक, मैं लिन चुक्सिया की जगह 10 चक्कर लगाने का अनुरोध करती हूँ। क्यों? मैंने उसका कंबल मोड़ा और उसने मेरा। क्या ऐसा है? कैप्टन ज़ेक चुक्सिया के पास गए और बोले, बताओ, क्या वह जो कह रही है वह सच है? हाँ कहना, यह अनुचित प्रतीत हुआ, ना कहना, वह भी गलत लग रहा था। जब चुक्सिया हिचकिचाई, तो कैप्टन ज़ेक ने सख्ती से कहा, लुओ शियाओकियों, क्या तुम लिन चुक्सिया के लिए खाना भी खा सकती हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लिन चुक्सिया के कपड़े भी पहनने होंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें लिन चुक्सिया की नींद भी उसके लिए सो लेनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें लिन चुक्सिया के बॉयफ्रेंड्स को डेट करना है? कैप्टन ज़ेक को रिपोर्ट करना नहीं। इस बार लुओ शियाओकियों ने अपनी बात रखी। बिल्कुल सही, कम से कम एक चीज तो ऐसी है जो आप उसके लिए नहीं कर सकते। मैंने कल ही कहा था, अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करते रहे तो मैं तुम्हें दूसरी टीम में भेज दूंगा। क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह लिन चुक्सिया के भले के लिए है? मुझे आपसे ये पूछना है, जब काम करने का समय होता है, तो क्या आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं? चिकित्सा दल स्वतंत्र चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहा है, न कि उन छोटे बच्चों को जिन्हें हर चीज में किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तुम लोग सैनिक बनने आए हो, दाई बनने नहीं। चिंतित, दुर्भाग्य में आनंद लेते हुए, उदासीन, तमाशा देखते हुए, जैसे जैसे कैप्टन ज़ेक का लहजा और कठोर होता गया, चेहरे पर कई तरह के भाव उभरने लगे। लुओ शियाओकियों का चेहरा एकदम लाल हो गया, लेकिन वह बहस करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वह आवेग में आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि चुक्सिया 10 चक्कर नहीं दौड़ पाएगी। अगर उसे पता होता कि कैप्टन ज़ेक ये सब कहेंगे, तो वह आगे नहीं बढ़ती। वह बस चुक्सिया को नाश्ता बचाने में मदद करती और फिर बाद में उसके साथ भाग जाती। चुक्सिया भी परेशान लग रही थी। पिछले कुछ दिनों में लुओ शियाओकियों को उसकी वजह से एक से अधिक बार मुसीबत का सामना करना पड़ा था। अपने होठों को काटते हुए उसके मुंह में नमक का स्वाद भर गया। जैसे ही कैप्टन ज़ेक ने मुड़कर चुक्सिया की हालत देखी, वह चौंक गई और अचानक बोलना बंद कर दिया। ठीक है, चूंकि आज तुम्हारा पहला अपराध है, मैं इसे माफ कर देती हूँ। लेकिन कल से अगर ऐसा दोबारा होता है, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। अब अपनी अपनी कतारों में वापस जाओ, सभी को 5-5 चक्कर लगाने होंगे। काफी देर के विराम के बाद उन्हें धीरे-धीरे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उन्होंने असमान रूप से हाँ कहकर सहमति व्यक्त की और सभी अपनी अपनी संरचना में लौट आए। कैप्टन ज़ेक मेरी के रवैये में आए बदलाव से हर कोई हैरान था, लेकिन अगली सुबह व्यायाम के समय लोग काफी शांत हो गए। ये दौड़ 800 मीटर के मध्यम ट्रैक पर हुई थी और 2 चक्कर लगाने के बाद कम शारीरिक क्षमता वाले कुछ टीम सदस्य धीमे पड़ने लगे। फिर इधर-उधर बिखरे हुए छोटे-छोटे समूहों में वे पूरे मैदान में फैल गए। भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके पुरुष और महिला सैनिकों को कई बड़े मैदानों में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए इस मध्य मैदान में केवल ये 100 महिला चिकित्सा सैनिक मौजूद थी, जो अपेक्षाकृत शांत था। कैप्टन ज़ेक आरंभिक बिंदु पर खड़ी थी, उनके हाथ में एक स्टॉपवॉच थी। पहले दिन ही इतनी सख्ती क्यों? लियांग जियांग पास आकर बोली। कप्तान ज़ेक ने आह भरी और फिर पिछली रात की घटनाओं का वर्णन करते हुए निष्कर्ष निकाला, मुझे टीम के सभी सदस्यों की शारीरिक फिटनेस का आकलन करने की आवश्यकता है। आज सुबह का पहला व्यायाम सत्र है और मैंने उनसे कहा है कि जो लोग दौड़ जल्दी पूरी कर लेंगे वे पहले खाना खा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हर कोई समय से पहले काम खत्म करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा। आगामी प्रशिक्षण में मैं सभी की शारीरिक क्षमता के अनुरूप एक विस्तृत योजना बनाना चाहता हूं, अन्यथा। लियांग जियांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, शव से चिकित्सा सैनिकों के लिए शारीरिक आवश्यकताएं नियमित सैनिकों की तुलना में उतनी अधिक नहीं होती हैं, लेकिन सेना में ताकत और सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि आप उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से कम शारीरिक क्षमता वाली महिला सैनिकों को अस्वीकार कर रहे हैं। आपका ये स्तरित दृष्टिकोण एक इरादे से अपनाया गया है, लेकिन उन्हें एक तरह से अस्वीकृति जैसा लगता है। इस प्रथा से कुछ प्रतिभाशाली लोगों का भविष्य बर्बाद हो सकता है।
लेकिन क्या आपको इस बात की चिंता है कि लिन चुक्सिया जैसी महिला सैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पिछड़ सकती हैं, अंत में सुस्त पड़ सकती हैं और फिर अपना सारा आत्मविश्वास खो सकती हैं? हाँ, कैप्टन जेग ने सिर हिलाया। उसकी जैसी लगभग 20 महिला सैनिक हैं। उनके लिए मुख्य समूह के साथ प्रशिक्षण करना बेहद मुश्किल होगा। एक बार चुने जाने के बाद सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लियांग जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी विशेष व्यवहार के बस वही करें जो करने की आवश्यकता है। इस तरह से आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, समझे? मैं कैप्टन जेग शर्मा गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ही निशाना बनाया गया है। डायरेक्टर, ठीक है, प्रशिक्षण जारी रखो। लियांग जियांग ने हाथ हिलाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गया। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और बोला, मैंने उनके प्रशिक्षण का जिम्मा आपको सौंपा है क्योंकि मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है कि आप उन्हें मुख्य मैदान तक समय से पहले पहुंचा सकते हैं। हाँ, कैप्टन जेग की आंखें चमक उठी। 3 चक्कर लगाने के बाद चुक्सिया के गले से घड़घड़ाहट की आवाज आने लगी। हालांकि वह हमेशा से व्यायाम करती रही थी, लेकिन उसने कभी इतनी तीव्रता का प्रशिक्षण कब लिया था? लुओ शाओकियोन ने भी उसके साथ कदम मिलाकर उसके लिए से ताल मिलाते हुए अपनी गति बनाए रखी। शाओकियोन, मेरी परवाह मत करो, तुम भागो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आप जिद करते हैं तो मैं तीसरी टीम से स्थानांतरण का अनुरोध करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं मजाक नहीं कर रही। चुक्सिया की आवाज सख्त हो गई। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरी ऊर्जा बर्बाद मत करो, ठीक है? चुक्सिया, मेरा मतलब मेरा ये कहना है। चुक्सिया की आवाज में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। चुक्सिया, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 दिन के लिए रहूंगी, ठीक है? लुओ शाओकियोन को बातचीत करने के लिए अपनी आवाज नरम करनी पड़ी। नहीं, शाओकियोन, मुझे धक्का मत दो। चुक्सिया, लुओ जियाओकियोन अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक था। उसकी मां ने उसे लिन चुक्सिया का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि चुक्सिया उसकी भाभी है और अगर वह चुक्सिया के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो झाओ किलियांग भी निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, भले ही उन कारणों से नहीं, लेकिन वह वास्तव में चुक्सिया के साथ रहना चाहती थी। ये तो बस वे कारण थे जो उसने खुद को दृढ़ रहने के लिए दिए थे। चुक्सिया बिना कुछ कहे ही अपनी गति बढ़ा देती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, पसीना उसके माथे पर चिपक जाता है, बालों की लटों से टपकने लगता है। उसके सुंदर चेहरे पर अस्वस्थ लालिमा छा जाती है। उसकी आंखें थोड़ी सख्त सी लगती हैं। उसे इस हालत में देखकर लुओ शाओकियोन डर गई। उसने झट से कहा, चुक्सिया, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तेज मत चलो, धीरे बढ़ो, मैं आगे जा रही हूँ। अब 4 लैप बाकी हैं। चुक्सिया को ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में सीसा भरा हो और उसका गला जल रहा हो। अगर उसके मन में लगातार यह ख्याल न रहता कि उसे अपने माता-पिता को निराश नहीं करना है, तो शायद वह तब बेहोश हो चुकी होती। 800 मीटर के लैप ट्रैक पर 4 लैप की कुल दूरी 3200 मीटर होती है। पैदल चलना तो वह शायद कर लेती, लेकिन जॉगिंग करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब वह आखिरी से दूसरे स्थान पर थी। उसके पीछे खड़ी महिला सैनिक भी उतनी ही थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ही चिकित्सा दल में सबसे अलग थे। दौड़ में सबसे आगे सनशान में थी, जिसने आगे चल रही 2 दुबली पतली आकृतियों को देखकर शरारती मुस्कान बिखेरी और तेजी से दौड़ते हुए उनकी बराबरी कर ली। लिन चुक्सिया, हिम्मत जुटाओ, रेड फ्लैग कम्यून में हमें निराश मत करो। चुक्सिया ने अपनी आंखें घुमाई, इज्जत खोने की परवाह किया। रेड फ्लैग कम्यून का उससे क्या लेना देना था? क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? चुक्सिया की असंतुष्टि को भांपते हुए सनशान में विजयी भाव से हंसी। यदि तुम आश्वस्त नहीं हो तो मेरे साथ आने की कोशिश करो। मेरे साथ दौड़कर अंतिम पड़ाव तक पहुंचे। मैंने इसे पहले ही पूरा कर लिया है। मैं एक और चक्कर के लिए आपका साथ देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। कैसा रहेगा ये? चुक्सिया ने फिर से अपनी आंखें घुमाई। बड़ी बदमाश, खुद को मूर्ख बना रही हो। सुन शानवे ने बुदबुदाते हुए अपनी गति तेज की और चुक्सिया को बहुत पीछे छोड़ दिया। बेइज्जती होने की परवाह नहीं। चुक्सिया अब असमंजस की स्थिति में थी, लेकिन उसका दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट था। उसने यंत्रवत रूप से अपने पैर हिलाए, अपने पीछे वाली महिला की रफ्तार को महसूस किया और खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वह आखिरी से दूसरे स्थान पर भी आ सकती थी, तो वह आखिरी स्थान पर न आने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। कितना गरिमापूर्ण, यही है ना? कमांडर, आप वापस आ गए। झो मिकान ने अभी अपने बैग से दस्तावेज निकाले ही थे कि दफ्तर का दरवाजा खुल गया और झो हानलियांग अंदर आ गई। उसने उदासीनता से जवाब दिया और अपने काम में लगा रहा। पढ़ाई का सत्र काफी अच्छा रहा, है ना? कमांडर, क्या आपने नहीं कहा था कि इसमें 1 और हफ्ता लगेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बस जिज्ञासा थी। दरअसल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। हाँ। झो मिकान ने ठंडी आवाज में नाक सिकुड़ी और हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। जाओ और अपने काम में लग जाओ। कमांडर, क्या मैं इस अवधि के दौरान किए गए कार्य के बारे में आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ? क्या तुमने मुझे हर दिन रिपोर्ट नहीं दी है? खैर, झो हानलियांग ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, फोन पर बात करना कभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता और मुझे डर है कि कुछ बातें छूट सकती हैं। तुम्हें लगता है कि अभी कहने से कुछ छूट नहीं जाएगा? झो मिकान ने उसकी तरफ देखा। एक रिपोर्ट तैयार करके मुझे सौंप दें। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आपको पता है कि क्या करना है। झो हानलियांग ने बेरुखी से दफ्तर से बाहर निकलते हुए कहा। वह तो खुद ही मुसीबत मोल ले रहा था, है ना? लेकिन भगवान ही जानता है कि वह अंदर से कितना चिंतित महसूस कर रहा था। अगर बॉस को पता चल गया तो क्या वो उसका सिर काट देगा? अनजाने में ही उसने अपनी गर्दन सिकुड़ी और शश की आवाज के साथ अपने कार्यालय में घुस गया और उस कार्य रिपोर्ट पर विचार करने लगा जिसे उसे लिखना था। कुछ अक्षर लिखने के बाद वह झटपट उठा, दरवाजे तक गया, चारों ओर देखा और फिर तेजी से डिवीजन कमांडर के कार्यालय की ओर चल पड़ा। जू चेंगोंग चाय की चुस्की ले रहे थे और एक सैन्य अखबार पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने कागज नीचे रख दिया। अंदर आए, डिवीजन कमांडर। झो हानलियांग ने जू चेंगोंग की मेज पर कुछ बड़े कदम उठाए। डिवीजन कमांडर, क्या आपको पता है कि कमांडर वापस आ गए हैं? आप क्या सोचते हैं? जू चेंगोंग ने अवाक होकर उसे देखा। एक डिवीजन कमांडर के रूप में क्या यह उनके लिए घोर अयोग्यता नहीं होगी कि उन्हें ये पता ना हो कि उनका अपना सैनिक वापस लौट आया है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। झो हानलियांग ने जल्दी से समझाया। मेरा मतलब है, अगर जिस चीज का हम ख्याल रख रहे हैं, इसमें क्या है? जू चेंगोंग ने हैरानी से पूछा। शाओ झो, क्या तुम डर के मारे अपना होश खो रहे हो? हमने अभी कुछ महिला सैनिकों की भर्ती की है। हमने और कुछ नहीं किया। डरने की क्या बात है? मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन झो हानलियांग आगे झुके और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोले, कल महिला के आने के बारे में। जू चेंगोंग के शरीर में झटका लगा। अरे नहीं, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? उस लड़के ने कहा था कि वही 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा और अचानक इस तरह प्रकट होने से हम पर्दे के पीछे की योजनाओं को कैसे संभालेंगे? क्या आप कमांडर के तबादले का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? जू चेंगोंग की आंखें चमक उठी। क्या बाघ को पहाड़ से बाहर निकाला जा सकता है? झो हानलियांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आप कह सकते हैं कि, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाघ को पहाड़ से बाहर निकाल सके। जू चेंगोंग ने दर्द से अपना माथा मलते हुए कहा, आखिर वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? ओ प्यारे डिवीजन कमांडर, कृपया उन शब्दों को दोहराना बंद करें। अब हमें एक समाधान की जरूरत है। झो हानलियांग के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। अगर कमांडर को पता चला कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी को इस मामले की सूचना दी है और उसकी मदद भी की है, तो वह निश्चित रूप से मुझे जिंदा जला देगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी नौकरी से निकाले जाने का डर है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि अगर वह मुझे बर्खास्त कर देता है तो ये परेशानी का सबब होगा। डिवीजन कमांडर, आपको कोई समाधान सोचना होगा। मैंने आपके निर्देशों के अनुसार सब कुछ किया। इस समय आप मुझे बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। बकवास बंद करो। जू चेंगोंग ने झो हानलियांग को घूरते हुए कहा, क्या मैं कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? तुम ये सब क्यों बक रहे हो? ठीक है, आपको लगता है मैं बात नहीं करूंगा। बोलते हुए झो हानलियांग अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया। उसकी निगाहें जू चेंगोंग के इधर उधर टहलने पर टिकी हुई थी। डोन दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक से दोनों चौंक गए। अंदर आते ही झो मिकान ने दोनों के भावों को बखूबी पहचान लिया और भौहें चढ़ा ली।
तुम दोनों किस तरह की शरारत करने की योजना बना रहे हो? कोई नहीं, दोनों ने एक साथ हैरानी जताई। अगर कुछ नहीं है तो तुम क्यों डर रहे हो? झो मिकान की निगाहें झो हानलियांग की ओर मुड़ गईं। क्या आप कार्य रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं झो हानलियांग का दिमाग उलझन में था और वह अजीब तरह से हंसा। मैं झो मिकान ने उसका कॉलर पकड़कर उसे सीधे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। आखिर हुआ क्या? मुझे सच बताओ। मैं झो हानलियांग का दिमाग अचानक साफ हो गया और उसने जल्दी से कहा, मैं डूडू और मेरे बीच थोड़ी कहासुनी हो गई थी और मैं अंदर से बहुत उलझन में था, इसलिए मैंने सुलह के लिए डिवीजन कमांडर से मदद मांगी। झो मिकान ने ठंडी सांस ली। अगर आप और आपकी प्रेमिका आपस में झगड़ रहे हैं तो डिवीजन कमांडर को इससे क्या लेना देना है? मैं डॉलर को मेडिकल टीम में शामिल करवाना चाहता था। चयन के दिन संयोगवश उसे दस्त हो गए और वह चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाई। वह पिछले कुछ दिनों से मुझसे नाराज है। मैं असल में कमांडर से मदद मांगने वाला था, लेकिन झो हानलियांग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन जब आपने मुझे जाने के लिए कहा कमांडर, तो मैंने बोलने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में बिल्कुल ये सच है। झो हानलियांग का चेहरा दुख से भर गया था। डूडू ने आज मुझे अल्टीमेटम दिया है, अगर मुझे उससे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो वह मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। कमांडर, आप जानते हैं कि मैं अब जवान नहीं हूँ और अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए डॉलर जैसी लड़की का मेरे साथ रहने के लिए तैयार होना मेरा सौभाग्य है। इसके अलावा मैं उसे सचमुच पसंद करता हूँ। अब इसी वजह से उसके माता पिता भी मुझे नीची नजरों से देखने लगे हैं। उस दिन मैं ही उसे बंस खिलाने के लिए बाहर ले गया था, जिसकी वजह से उसे दस्त हो गए थे। क्या वह जो कह रहा है वह सच है? झो मिकान ने जू चेंगोंग की ओर मुड़कर पूछा। डिवीजन कमांडर जू, मुझे सच जानना है। जू चेंगोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हानलियांग इसी बारे में बात कर रहा था। फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं डिवीजन कमांडर हूँ या तुम बोलते समय हमेशा धमकी भरे लहजे में बात करते हो। लो, इसे ले लो। झो मिकान ने अपने हाथ में पकड़ी नोटबुक जू चेंगोंग को सौंपते हुए कहा, क्या तुम हमेशा से 58वीं सेना की पहली डिवीजन की प्रशिक्षण सामग्री नहीं चाहते थे? मैंने इन्हें आपके लिए ले लिया है। सच में? जू चेंगोंग की आंखें चमक उठी। बच्चे, बुरा नहीं है, तुम्हें ये कैसे मिला? उस बूढ़ी लोमड़ी ने तुम्हें ये खजाना कैसे दिया? आपको बस इस बात की चिंता करनी है कि यह ठीक है या नहीं। मुझे ये कैसे मिला? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? झो मिकान दरवाजे तक गया, देखा कि झो हानलियांग अभी भी वहीं बैठी है और भौहें चढ़ाकर बोला, तुम कब तक यहाँ बैठने का इरादा रखती हो? मैं अभी जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। झो हानलियांग ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, कमांडर, मुझे एहसास हो गया है कि प्यार वाकई इंसान को मूर्ख बना देता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने इससे पहले कभी ऐसी गलती नहीं की है ना? कमांडर टोंगजी, क्या आप मुझसे सामान्य मानवीय तरीके से बात नहीं कर सकते? हानलियांग टोंगजी मन ही मन बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। कमांडर, डिवीजन कमांडर ने अभी तक मुझे मंजूरी नहीं दी है। आप क्या सोचते हैं? संस्कृति की कक्षा के लिए आपको कम से कम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लियांग जियांग से कहो कि वह यून डॉलर के लिए कुछ प्रश्न निर्धारित करे जिनका उसे उत्तर देना है। अगर वह योग्य पाई जाती है तो हम एक अपवाद बनाकर उसे भर्ती कर लेंगे। झो मिकान ने कहा, फिर अचानक इतनी तेजी से अपना सिर घुमाया कि झो हानलियांग सहज रूप से पीछे हट गया। उसे लगा कि वह लगभग उसे टकरा ही गया था। आपने मेडिकल टीम के मामले की जानकारी मुझे क्यों नहीं दी? झो हानलियांग ने गुस्से से अपना माथा पीटते हुए कहा, कमांडर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत खेद है। मैं इतना व्यस्त था कि अन्य यूनिट मामलों के साथ साथ इसकी रिपोर्ट करना भूल गया। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कैप्टन लियांग के पास है और मुझे सीधे रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस भूल गया था। कमांडर टोंगजी, क्या आप अपने संवाद करने का तरीका नहीं बदल सकते? झो मिकान के सिर के पिछले हिस्से को घूरते हुए झो हानलियांग को आक्रोश महसूस हुआ। ओह ठीक है। झो मिकान अचानक रुक गया, फिर उसने हाथ हिलाकर बात टाल दी। कोई बात नहीं, बस जाओ। कुछ क्षण की झिझक के बाद झो हानलियांग ने कहा, कमांडर, एक ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। अपने मन की बात, ये सिर्फ लिन चुक्सिया भी चिकित्सा दल के सदस्यों में से एक है, तो क्या हुआ अगर वो है? झो मिकान ने अचानक पीछे मुड़कर झो हानलियांग की ओर देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि वहाँ कौन था? लिन चुक्सिया सामान्य माध्यमों से भर्ती की गई। बिल्कुल, तो फिर ठीक है। झो मिकान ने पीछे मुड़ते हुए कहा, जब तक उसकी भर्ती सामान्य तरीकों से हुई है तब तक ठीक है। हाँ। झो हानलियांग ने आंखें घुमाई। क्या इसे दोहराने की जरूरत है? इंतजार। झो हानलियांग डर के मारे पीछे हट गया। कमांडर, क्या आप हमेशा इस तरह अचानक लोगों को डराना बंद कर सकते हैं? कृपया। तुमने लिन चुक्सिया के बारे में मेरे परिवार को तो नहीं बताया है ना? नहीं। झो हानलियांग ने झट से अपना सिर हिलाया। तुम्हारे वचन के बिना मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वास्तव में, सच में। झो हानलियांग ने गंभीरता से कहा, मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना? क्या यह नहीं होना चाहिए कि अगर मैं दूसरों से झूठ नहीं बोलूंगा तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा? झो मिकान को लगातार चलते देख झो हानलियांग के कदम थोड़े संभले हुए थे। उसे डर था कि दूसरा अचानक मुड़कर उसके पैरों पर कदम रख देगा। अभी अभी जब उसने उस पर पैर रखा तो उसे बहुत दर्द हुआ। हालांकि कमांडर टोंगजी के चेहरे पर भाव इतने कम थे कि यह तय करना मुश्किल था कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कमांडर टोंगजी को गलत समझा हो? क्या लिन चुक्सिया के प्रति उनकी भावना उस समय केवल दया की थी और वह उसके तुरंत बाद इसे भूल गए थे? अगर ऐसा था तो उस बेचारी बच्ची के लिए दया ही समझिए। उसे ये भी नहीं पता था कि वह सेना के कठोर प्रशिक्षण को सहन कर पाएगी या नहीं। झो हानलियांग को अचानक यह एहसास हुआ कि अत्यधिक चिंता करने के कारण ही उनमें बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अगर वह कमांडर टोंगजी की तरह हो पाता तो वह निश्चित रूप से इतना बुरा नहीं दिखता। अरे कमांडर टोंगजी दाईं ओर क्यों मुड़ रहे हैं? क्या उनका कार्यालय बाईं ओर नहीं है? कमांडर। झो हानलियांग उनके पीछे दौड़ते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? झो मिकान ने ठंडे लहजे में उसकी ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो अंदाजा लगाने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। ऐसा कुछ है जो तुम करने की हिम्मत नहीं करते। झो मिकान ने उसे घूरकर देखा और आगे बढ़ती रही। कमांडर, आप वापस आ गए। आधे रास्ते में ही उनकी मुलाकात सेग मेई से हुई, जो मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। झो मिकान ने जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? भोजन करने के लिए। जेग मेई ने झो हानलियांग को हैरानी से देखा, क्योंकि कमांडर टोंगजी द्वारा अचानक उसमें इतनी दिलचस्पी लेना उसे अजीब लग रहा था। टीम के सदस्यों का क्या हुआ? झो हानलियांग ने तुरंत पूछा। कुछ लोग खाना खाने गए हैं, कुछ लोग आराम करने के लिए व्यायाम कर रहे हैं और बाकी लोग सुबह का अभ्यास कर रहे हैं। झो मिकान ने भौहें चढ़ाकर खेल के मैदान की ओर कदम बढ़ाया। झो हानलियांग ने भी तुरंत ऐसा ही किया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद जेग मेई ने भी अपनी दिशा बदल ली। तुम कहाँ जा रहे हो? जेग मेई ने झो हानलियांग के पास पहुंचकर धीमी आवाज में पूछा। झो हानलियांग ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और झो मिकान से कुछ दूरी बना ली। फिर उसने कहा, मैंने कमांडर को बताया है कि लिन चुक्सिया चिकित्सा दल में है। आपने उसे बताया? जेग मेई की आंखें पल भर में चौड़ी हो गई। मैडम। झो हानलियांग ने चुप रहने का इशारा करते हुए उसे बीच में ही रोक दिया और सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उस हिस्से का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। अगर जेग मेई के चेहरे पर दर्द भरी अभिव्यक्ति थी, अगर उसे पता चल जाए कि हम उससे यह बात छिपा रहे थे। तुम दोनों छुप छुपकर क्या कर रहे हो? चौंककर वे दोनों कांप उठे और जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी। झो मिकान वहीं स्थिर खड़ा रहा, सीधे उनकी ओर देखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। मैं कैप्टन जेग से लड़कियों को पटाने के तरीके के बारे में सलाह ले रहा हूँ। जल्दबाजी में झो हानलियांग ने ये झूठ बोलना जारी रखा और जेग मेई ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, जरूर। मुझे उम्मीद है कि चीजें उतनी ही निश्चित हैं जितनी आप कह रहे हैं। झो मिकान मुड़ा और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। पीछे खड़े दोनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़े। वे झूठ के रास्ते पर और आगे बढ़ते जा रहे थे। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था।
उसके पैर मानो शीशे से भरे हुए लग रहे थे, नाक से निकलने वाली हवा जल रही थी और उसका दिल मानो गले से बाहर निकल आएगा। ये स्थिति काफी समय से बनी हुई थी और चुक्सिया मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे उसकी बेचैनी थोड़ी सी भी कम हो जाए। अब सिर्फ आधा चक्कर ही बचा था। वह एक खराब हो चुकी धौंकनी की तरह हौंक रही थी, धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। ठीक है, वह आधिकारिक तौर पर दौड़ में आखिरी प्रतिभागी बन गई थी। जो लड़की उसके पीछे थी, वह अब उससे लगभग 2 मीटर आगे निकल चुकी थी। 2 मीटर की दूरी, जो आमतौर पर कुछ ही कदम होती थी, अब 2000 मीटर से भी अधिक लंबी प्रतीत हो रही थी। उसने उससे आगे निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह एक गधे के सामने लटकती गाजर की तरह था, इतना करीब होकर भी इतना दूर। आगे चल रही लड़की को स्पष्ट रूप से इस बात की चिंता थी कि कहीं वह पीछे न छूट जाए, इसलिए वह आगे बढ़ते हुए झुकती रही और कभी-कभी पीछे मुड़कर उसे देखती रही। चुक्सिया के बगल में चल रही लुओ शियाओकियोन चाहती थी कि वह उसे फिनिश लाइन तक ले जा सके। हालांकि ज़ेग मेई की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, इसलिए वह चुक्सिया के बगल में ही रही और लगातार उसका हौसला बढ़ाती रही। चुक्सिया, अब ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर ही बचे हैं, हिम्मत रखो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। चुक्सिया, थोड़े बड़े कदम उठाओ और अपनी सांसों को नियंत्रित करो। चुक्सिया, जल्दी मत करो, नाश्ते में अभी आधा घंटा बाकी है, तुम इसे मिस नहीं करोगी। दौड़ पूरी कर चुके और आराम करने के लिए टहल रहे कुछ साथियों ने लुओ शियाओकियोन की आवाज सुनी और जोर से हंस पड़े। लुओ शियाओकियोन, तुम्हें कैंटीन से खाना लेकर लिन चुक्सिया के सामने दौड़ जाना चाहिए था। शायद इससे उसे गति बढ़ाने में वाकई मदद मिल जाएगी। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। अगली बार आपको दौड़ पूरी करके पहले खाना खा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप यहाँ समय बर्बाद करें। बिल्कुल, अगर सब कुछ विफल हो जाए तो बस एक पैनकेक को धागे से बांधकर लिन चुक्सिया के सामने लटका देना। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे बाकी लोग अधिक से अधिक गैर गंभीरता से बोलने लगे, लुओ शियाओकियोन की मुट्ठियां भींच गईं। क्या तुम लोग लड़ाई के लिए तैयार हो? क्या आप दंडित होना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके कुछ साथी खिलाड़ी तुरंत तितर-बितर हो गए। आखिरकार लड़ाई का मतलब दोनों पक्षों के लिए मुसीबत था और वे आधिकारिक प्रशिक्षण के पहले ही दिन अपने रिकॉर्ड को खराब नहीं करना चाहते थे। हिम्मत है तो बहादुरी दिखाओ, हम्फ। लुओ शियाओकियोन ने निराशा में अपना पैर पटका और चुक्सिया के बगल में दौड़ती रही। चुक्सिया उसे खाने के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन उसका गला इतना सूखा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी और वह जानती थी कि इस समय उसकी कोई भी बात लुओ शियाओकियोन को समझ नहीं आएगी। इसलिए उसने उसे अपने साथ-साथ दौड़ते रहने दिया। उसका वास्तविक स्वरूप इस शरीर से कहीं अधिक मजबूत था। उसने सोचा था कि प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद वह प्रशिक्षण की गति को बनाए रखने में सक्षम होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा आशावादी थी। इस बारे में सोचते हुए घर पर वह अपना समय ले सकती थी, लेकिन यहाँ स्थिति अलग थी। शुरू से ही हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक था। दौड़ में आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी शुरुआत तेज हो और अंत धीमा हो, लेकिन अगर सभी तेज दौड़ रहे होते तो वह अकेले ही पीछे नहीं रह सकती थी। बेशक वास्तविकता में अगर वह शुरू से ही धीरे-धीरे दौड़ती तो शायद वह कोर्स को अभी के समय से कम समय में पूरा कर लेती, लेकिन तर्क स्पष्ट होने के बावजूद जब बाकी सभी लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो वह खुद को अलग नहीं कर सकी और अपनी गति से नहीं चल सकी। जब तक लोगों को अत्यधिक असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि वे क्या नहीं कर सकते। लुओ शियाओकियोन पूरी तरह से चुक्सिया के साथ रहने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तभी अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने मुड़कर लिन मेंगरान को देखा। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।